हेलो हाय गुड मॉर्निंग टू नमस्कारम। कहाँ लेट? 1 मिनट आगे पीछे हो, उसमें थोड़ी लेट किया। लेट तो 8 बजे का क्लास 8:30 को शुरू करे तो उसको लेट कहते हैं। सिक्स सिग्मा रूल फॉलो करना लगता है मुझे। सिक्स सिग्मा है ना वो, हर 6 लाख पे एक टाइम आउट होता है या गलती होती है या। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुप्रभात सुप्रभात। हाँ, डेली करेक्ट टाइम पे आता है। आज 1 मिनट आगे पीछे हो गया। सुदर्शन सर जल्दी आ जाते हैं सर, वो एग्जैक्ट टाइम पे आते हैं, जल्दी आते हैं। अच्छा, 2 मिनट जल्दी आ जाए। नहीं, मैं बीच में जल्दी आता था, मतलब नॉर्मली इवनिंग क्लास में 10 मिनट जल्दी आता था, पर वहाँ फिर पीछे खींचना होता ही है ऑलरेडी, तो फिर मैं भी 2 5 10 मिनट जल्दी नहीं आता हूँ। आपकी क्लास में भी यही है कि पीछे हम ज़्यादा एक्सटेंड करते हैं, सुबह सुबह तो जल्दी आना पड़ा, लेट हो जाता है। हाँ, क्योंकि 8 10 10 साढ़े 10 10 40 तो हो ही जाता है अभी। आंसर आंसर लिखा कि नहीं लिखा? हाँ जी सर। देयर टू देबुल्स ना, 2 देबुल्स है ना दोस्त। एक देबुल सिंध में था, समझे, और एक महाराष्ट्र में था। एक दबुल था, एक देबुल था सर, समझे नहीं? कल ओपन नहीं हो रहा था क्या टेस्ट? नहीं, लिंक तो चल रही थी, एरर आई थी क्या लिंक में? हुआ था ना? ओपन नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं ओपन हुआ, क्यों? मैं लिंक मतलब कल देखी नहीं थी, सबमिट नहीं हुआ। आई जस्ट चेक विद द टीम। कोई कह रहा हुआ था, कोई कह रहा नहीं हुआ था। हाँ, आज तो कर ही सकते हैं ना, आपको 7 डेज के अंदर सबमिशन मिल जाएगा सर, मतलब कर देना होता है, और एक बार लिंक ओपन कर देनी है 1 घंटे में। तो कुछ सर्वर का कुछ होगा, देख लीजिएगा एक बार। चलिए सर, अपन वापिस आते हैं एंड वापिस आके लेट अस रिस्टार्ट दी स्टोरी लाइन अबाउट मिडिवल इंडिया। खत्म करके बाबर को लेके आना है सर। मतलब प्लान तो ये था कि 4 तारीख तक ही बाबर आ जाए, और 4 तारीख तक विजयनगर डायनेस्टी और बहमनी के बीच में संघर्ष होता रहा। अरे भाई साहब, मतलब कितना पढ़ा है सर, तो भी लगता है कि अधूरा रह गया, समझे? स्टिल स्टिल इट फील्स दैट कि यार कुछ टॉपिक में हमने मतलब न्याय देना रह गया, या न्याय थोड़ा अधूरा रह गया। बट ठीक है, बट वो तो क्या है कि है ना, सब कुछ तो क्या कितना करेंगे, हिस्ट्री ऐसा वास्ट सब्जेक्ट है। बट वी मेक श्योर कि भाई हो सके उतनी कवरेज आपको मिलता है, सो दैट और ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो सके। तो वापस आते हैं अपन एंड लेट अस स्टार्ट द स्टोरी लाइन ऑफ द प्रोविंशियल किंगडम्स इन एंशिएंट मिडिवल इंडिया। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोविंशियल किंगडम्स इन मिडिवल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत। सो व्हेन द दिल्ली सल्तनत वाज गोइंग ऑन, हमने देखा था कि तैमूर के आक्रमण के बाद और तुगलकों के लेटर स्टेज के अंदर ही डिसइंटीग्रेशन हुआ। ये डिसइंटीग्रेशन में 2 प्रकार के स्टेट्स क्रिएट हुए। एक वैसे स्टेट थे जो मूलतः से एकता के रूप में या प्रोविंसेस के रूप में चल रहे थे विद इन द दिल्ली सल्तनत, और दूसरे वैसे भी स्टेट हुआ करते थे जो इंडिपेंडेंटली निकल के आए सर, ठीक है। और जो दिल्ली के सल्तनत का पार्ट ऐसे सीधे सीधे रूप में नहीं है, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस वैसा निकल के आया था, तो उसका लाभ इन्होंने लिया एंड दे वर एबल टू एस्टैब्लिश देयर ओन हेजेमनी सर, ओके। तो इसमें हमने कल ईस्ट कोस्ट में मतलब ईस्टर्न पार्ट में देख लिया, हमने साउदर्न देख लिया था, हमने ऑलमोस्ट ये वाले रीजन को देखा था। आज थोड़ा वेस्ट देखेंगे और उसके बाद फिर बाबर की एंट्री को ला देंगे कि क्या हुआ था। अब देखिए कि इस प्रोविंशियल किंगडम्स के अंतर्गत गुजरात भी एक स्टेट हुआ करता था, और गुजरात की भी इंपॉर्टेंस आपको मिलेगी, मालवा की इंपॉर्टेंस मिलेगी, मारवाड़ की इंपॉर्टेंस, सॉरी मेवाड़ की इंपॉर्टेंस मिलेगी आपको सर, ठीक है। तो वी शुड आल्सो नो अबाउट द स्टेट ऑफ गुजरात, द स्टेट ऑफ मेवाड़, हाउ इट केम टू द पिक्चर, उसका क्या इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस रहा है। एंड फाइनली हम बाबर सेंट्रिक अब देखेंगे। अब देखिए, इनमें से कुछ-कुछ राज्य ऐसे होंगे जिनको बाबर जीतेगा, मतलब है ना, काइंड ऑफ हम लोग कह सकते हैं कि जो डायनास्टिकल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको देखेंगे, तो इट विल बी विन ओवर बाय द मुगल्स, ओके ना, समझे। तो ये स्टेट्स निकल के आए थे इन द लेटर स्टेजेस ऑफ दिल्ली सल्तनत, या उस पीरियड के अंदर ही अपनी हेजेमनी एस्टैब्लिश करते हैं, और फिर दिल्ली के सुल्तान उसको कभी डोमिनेट नहीं कर पाते क्योंकि इनकी पिपड़ी बजी हुई है। तो देन द मुगल्स विल बी विनिंग ओवर, है ना। जैसे मेवाड़ है, जैसे गुजरात है, आप देखोगे मालवा है, ये सब वैसे स्टेट्स है, दे वर नेवर सब्जुगेटेड बाय द सुल्तान, ओके। एंड मेवाड़, मालवा, गुजरात, ऑल दिस वर एक्चुअली इन कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट द मुगल्स। तो जैसे बाबर आएगा, बाबर के बाद फिर अकबर आएगा, है ना, समझे, मतलब हुमायूं आएगा, अकबर आएगा, तब जाके इनका डोमिनेशन खत्म होगा सर, ओके। तो ये स्टेट्स को इस कंटेक्स्ट में देखना है कि दे आर इन द इवोल्यूशनरी स्टेज, है ना। इवोल्यूशनरी स्टेज का मतलब ये है कि अभी ग्रो कर रहे हैं, और जैसे ही इनको मौका मिलेगा ये चौका मारेंगे सर, ओके। तो बंगाल हो गया था, या साउथ इंडिया के स्टेट्स आप देख लोगे, उसमें भी यही कहानी आपको मिलती है सर। तो कहानी इसमें गुजरात की है। गुजरात के अंदर हिस्टोरिकल ऐसा है कि ये जो इक्तेदार हुआ करते हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करते हैं, और ये इंडिपेंडेंस के चक्कर में गुजरात में एक इक्तेदार था जिसका नाम था जफर भाई सर, ओके ना। तो जफर भाई ने मुंह घुमा दिया, मतलब ऐसे याद रखता हूं मैं, उसका बेसिकली नाम पड़ गया मुजफ्फर सर, ओके। तो वी विल फाइंड कि ये जो जफर है, ये जफर अल्टीमेटली गवर्नर के रूप में एस्टैब्लिश था, और ये गवर्नर अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देता है, तो वहां से ही पड़ता है मुजफ्फर सर, ठीक है, समझे। तो उसने एक डायनेस्टी की स्थापना की थी जिसका नाम था मुजफ्फरी डायनेस्टी। ये मुजफ्फरी डायनेस्टी अल्टीमेटली गुजरात के अंदर एस्टैब्लिश हुई। ये इसका जफर खान या मुजफ्फर शाह के रूप में टाइटल दिया। ये एक्जैक्टली तैमूर के बाद ही इंडिपेंडेंट हुआ। मतलब आप समझिए कि ये सब कुछ डायनेस्टीज जो भी है, ये तैमूर के आगे पीछे के पीरियड के अंदर ही ट्रांजिशन में आएगी सर, ठीक है। क्यों? क्योंकि तैमूर जैसे ही अटैक करके गया, और तैमूर का जिस तरह से कॉन्क्वेस्ट हुआ नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो इट बिकेम अ वेरी लाइक नो एट्रिशन पॉइंट फॉर द सेंट्रिपिटल फोर्सेस, कि उनको मौका मिल रहा था तो चौका मार रहे थे सर, ठीक है। सो दे वर एबल टू डोमिनेट एंड गेट इंडिपेंडेंस एज वेल, कि देखो अब उनको कोई रोकने वाला था नहीं सर, ठीक है, समझे। तो देयर वाज नो वन टू स्टॉप देम आउट एज वेल सर, ओके। तो इस तरह से गुजरात इंडिपेंडेंट हुआ। गुजरात में भी हमें वही 3 4 5 चीजें याद रखनी है, पॉलिटिकल हिस्ट्री से तो सवाल आएगा नहीं। गुजरात के कंटेक्स्ट के अंदर आपको ये याद रखना है कि हाउ दी गुजरात डायनेस्टी वाज एबल टू प्रोक्लेम इट्स इंडिपेंडेंस। सेकंडली हमें ये भी देखना है कि इस पीरियड के अंदर क्या आर्किटेक्चर का स्टाइल निकल के आया था, कल्चरल डेवलपमेंट गुजरात हुआ। तीसरी कहानी इसके अंदर से वो है गुजरात के शासकों की लेटर पीरियड के अंदर संघर्ष किसके साथ हुई। ये संघर्ष के अंतर्गत वी विल कम टू नो कि मालवा के साथ संघर्ष होगी, मेवाड़ के साथ संघर्ष होगी, है ना, दक्कन के साथ संघर्ष होगी, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट है जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मतलब है ना, नॉर्थ साउथ और वेस्ट के बीच में आया है सर, ओके। तो एवरी रूलर विल ट्राई टू डोमिनेट ओवर गुजरात की। देखो गुजरात के अंदर हम लोग बेसिकली डोमिनेट करें अपना। और फिर पोर्चुगीज के साथ भी ये थोड़ा बहुत रिलेटेड है, क्यों? क्योंकि पोर्चुगीज जब एंटर हुए थे भारत में, तो इसी पीरियड के अंदर बेसिकली आएंगे, है ना। और ऐसे तो ये डायनेस्टी बहुत पुरानी है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि वे गुजरात के अंदर ही इनका बेस बनने के लिए संघर्ष होता है। ये संघर्ष अगर आपको मुख्यतः याद होगा तो 1508 1509 के बाद शुरू होगा, जब दीव को लेकर लड़ाई होती है सर, ठीक है। तो बैटल ऑफ दीव हमें मिलता है, अल्मेड़ा करके गवर्नर हुआ करता था। फिर उसके बाद 1530 तक आते-आते फाइनली वी विल कम टू नो कि ये क्या कह सकते हैं कि जो बहादुर शाह करके रूलर थे, उन्होंने फिर फाइनली पोर्चुगीज को गुजरात दे दिया कि भाई चलो यार तुम गुजरात के कुछ विस्तार दे दिए, मतलब सबके सब तो नहीं दिए थे। और ये पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए कि क्या-क्या चीजें निकल के आई थी सर, ठीक है। तो वापस आते हैं अपन गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था गुजरात में, एंड हाउ गुजरात बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्टेट ओवर पीरियड ऑफ टाइम सर, ठीक है। तो देखिए गुजरात में हमें हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉलिटिकल हिस्ट्री उसमें तो 3 4 चीजें समझ में आनी चाहिए। ये जो जफर भाई थे ये मुजफ्फर बन गए सर, ठीक है। और जफर भाई के बाद ये डायनेस्टी इंडिपेंडेंट हुई थी, और 1530 तक आते-आते फिर इसको सब्जुगेट किया जाएगा। पहले पोर्चुगीज सब्जुगेट करेंगे और 1560 तक आता है मुगल्स आके उनको खत्म कर देंगे सर, ठीक है। सो व्हेन वी विल सी कि द मुगल्स केम टू पावर,
द मुगल्स विल बी एनिहिलेटिंग गुजरात सर, ओके। पर शुरू तो 1530 से ही होना शुरू हुआ था, जब बहादुर शाह के कार्यकाल के अंदर पोर्चुगीज इनकी पूरी बजा देते हैं सर, ठीक है। तो हमें पहले तो इतनी कहानी पता होनी चाहिए रीजनल स्टेट्स के पॉइंट ऑफ से कि क्या-क्या चीजें हुई थी, कहाँ से आया था सर, ठीक है। तो स्टोरी ये है कि ये जो मुज़फ़्फ़र शाह है या वी विल सी कि ज़फ़र खान जो है वो मूलतः से गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझिए तो उसका गवर्नर हुआ करता था, एंड बीइंग अ गवर्नर ही वाज एबल टू प्रोक्लेम हिज इंडिपेंडेंस आफ्टर तैमूर इन्वेजन सर, है ना। तो 1398 के अंदर जब तैमूर का इन्वेजन हुआ तो उसको मौका मिल गया, उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया। ये ज़फ़र की अपॉइंटमेंट जो थी ये फिरोज़ शाह तुगलक ने ही की थी सर, ओके। और गुजरात के ऊपर पहले भी खिलजी का प्रभाव रहा था, यहाँ से ही मैंने आपको बताया था वो मलिक कफूर इनको मिला था 1000 दिनार 1000 रुपए के अंदर इन्होंने खरीद के लिया था सर, ठीक है। तो शासकों के लिए गुजरात जीतना बहुत जरूरी है, और गुजरात जीतने में बीच में आता है मेवाड़ सर, ओके। तो मेवाड़ भी जीतना उतना ही जरूरी था, इनफैक्ट दिल्ली सल्तनत से ही ये संघर्ष शुरू हो गई थी और ये फिर मुगलों के अंदर भी चलती रही सर, है ना, समझे। तो होता यह है कि गुजरात में ये गुजराती की सल्तनत इंडिपेंडेंट हो जाएगी, ये मूलतः से दिल्ली सल्तनत का ही एक एक्सटेंशन था। ये एक्सटेंशन के अंदर ज़फ़र के बाद राजा अहमद शाह, वही अहमद शाह जिसने अहमदाबाद की स्थापना की, है ना। तो अहमद ने आबाद किया सर, ओके। तो अहमद ने जो शहर को आबाद किया वो क्या बन गया, अहमदाबाद सर, है ना, समझे नहीं समझे। तो बादशाह अहमद शाह के द्वारा आबाद किया हुआ शहर साबरमती नदी के किनारे, जहां से बैठ के अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, दर्शन पढ़ रहे हैं, और भी आप में से कोई होंगे तो मुझे पता नहीं, बट ये शहर का निर्माण इस तरह से ज़फ़र खान के बाद या ज़फ़र के मुज़फ़्फ़र के बाद उसी के ही डायनेस्टी से एक राजा के द्वारा किया गया था, जिसका नाम था अहमद शाह। एक्चुअली अहमद शाह वाज द सेकंड रूलर ऑफ अहमदाबाद सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड वी विल कम टू नो कि ये जो सेकंड रूलर था ये मुज़फ़्फ़र के बाद ही पावर के ऊपर आया। तो मुज़फ़्फ़र तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता है सर, ओके, समझे। बट देन वी विल फाइंड कि इसने नए शहर के निर्माण कराई और इस तरह से एक इंडिपेंडेंट स्टेट का निर्माण हुआ। एक्चुअली अहमदाबाद के आजू-बाजू के आउटस्कर्ट्स में इनका पहला भी फोर्ट हुआ करता था, बट एक नए फोर्ट को फाउंडेशन के रूप में इसने डेवलप किया। तो ये मुज़फ़्फ़र का पोता हुआ करता था, ही वाज अ ग्रैंडसन सर, ओके। एंड ही एक्चुअली इंडिपेंडेंटली एस्टैब्लिश्ड गुजरात एज़ अ स्टेट। इनफैक्ट इसने ही अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश किया, क्योंकि इस टाइम पे गुजरात की सल्तनत बड़ी कमजोर थी। कमजोर क्यों थी? क्योंकि दिस इज एन एरा वेयर वी विल कम टू नो कि दे आर स्टिल फाइटिंग फॉर द स्ट्रगल और डोमिनेशन ऑफ सौराष्ट्र, काठियावाड़, साउथ गुजरात एंड द कॉन्फ्लिक्ट विद मेवाड़ एंड इवन आल्सो विद मालवा एज़ वेल सर, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि आजू-बाजू वाले विस्तार के अंदर अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश करेगा, लोकल डायनेस्टीज़ के सामने संघर्ष करेगा, ये दक्कन तक जाता है, खानदेश तक लड़ाई करता है, खानदेश में भी बेसिकली लोकल रूलर्स हुआ करते थे और इस तरह से इनको सप्रेस कर देगा सर, ठीक है ना, समझे। दूसरी कहानी इसने रिपुटेशन किया व्हाट वी विल सी कि दिल्ली सुल्तान सेड सर, ओके। अब देखिए गुजरात में अलाउद्दीन खिलजी ने पहले भी जीता था, बट एट दैट टाइम लोकल गवर्नर्स के थ्रू सिस्टम चलती थी और लोकल रूलर्स स्टिल यूज्ड टू एक्जिस्ट, ओके। सो बाय द टाइम ऑफ अहमद शाह इसने फिर से एक थियोक्रेटिकल स्टेट बनाने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट आपको ये पूछा जा सकता है कि डिस्कस हाउ द प्रोविंशियल किंगडम्स इन द दिल्ली सल्तनत रिफ्लेक्टेड द आइडेंटिकल पॉलिटी of the Delhi Sultanate, yeah, how the polity was common with respect to Delhi Sultanate, and how the provincial kingdoms in Delhi Sultanate had similar character, है ना। तो आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए कि भाई इसमें कुछ-कुछ जगह पे सिमिलरिटी मिलेगी, कुछ-कुछ जगह के ऊपर आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा। जैसे सिमिलरिटी के अंदर थियोक्रेटिक स्टेट बनाने की कोशिश ज्यादातर सुल्तान करने की कोशिश करेंगे, जस्ट टू एस्टैब्लिश देयर होल्ड एंड हेजेमनी एंड गेट रिकॉग्निशन फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स क्लासेस ऑफ द टाइम सर, ओके। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि इसने एक साइड के ऊपर थियोक्रेटिक सिस्टम बनाई, जैसे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करना, जिज़िया को इंपोज करना, है ना। अब वी विल कम टू नो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसने अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश करने के लिए जहां जो क्लासेस थे उसके ऊपर रिलीजियस प्रकार की एडमिनिस्ट्रेशन लागू की। दूसरी साइड के ऊपर हमको ये भी पता चल रहा है कि नो डाउट थियोक्रेटिक स्टेट लागू तो करेगा, बट ही विल आल्सो बी फाइटिंग अगेंस्ट द सुल्तान्स ऑफ दक्कन एंड ही विल बी आल्सो बी फाइटिंग अगेंस्ट द सुल्तान्स ऑफ मालवा एज़ वेल सर, ठीक है। तो भाई एक साइड के ऊपर ये काम कर रहा है कि मैं खानदेश के ऊपर और मालवा के ऊपर डोमिनेशन एस्टैब्लिश करूं। अब मालवा वाज रूल्ड बाय द खिलजी डायनेस्टी सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल कम टू नो कि खिलजी डायनेस्टी के द्वारा रूल किया जा रहा है, उसके ऊपर अटैक कर रहा है। तो ऐसा भी नहीं था कि कंप्लीटली ही वाज थियोक्रेटिक इन नेचर, उसको ये था कि किंगशिप नोस नो किंगशिप सर, गेटिंग अपॉइंट, ओके। तो ये भी इंटरेस्टिंग कहानी आपको यहाँ से मिलती है। इनफैक्ट इसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हिंदू ये भी थे, मंत्री भी हुआ करते थे सर, ओके। तो ऐसे भी कहानी मिलेगी, नगर शेठ हुआ करते थे, व्यापारी थे, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड किया गया था। तो यू विल फाइंड बोथ दिस पार्ट्स, ओके ना, समझे, जस्ट टू मेक देयर डोमिनेशन ये सब कार्य करेंगे। इनफैक्ट अहमदाबाद का फाउंडेशन किया तो अहमदाबाद में आर्किटेक्चर चीजें भी बनाई। अब जैसे यहाँ पे पंडुआ है, गौर की मस्जिद के बारे में मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था, बहमनियों ने गुलबर्ग और लीदर में आर्किटेक्चर बनाया है, शर्कीस ने जौनपुर के अंदर बनाया है, तो ये अहमदाबाद में भी बनाएगा सर, ठीक है ना, गेटिंग अपॉइंट, ओके। तो होता क्या है कि अहमदाबाद में तब तक जैन आर्किटेक्चर तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है सर, ओके, क्योंकि ट्रेडिशनली ये सब प्लेसेस हुआ करती थी। इसने अहमदाबाद सिटी का निर्माण किया, अहमदाबाद में पूरा फोर्ट बनाया सर, ठीक है, समझे। सो देयर इज अ ह्यूज फोर्ट, फोर्ट हैड मल्टीपल गेट्स, ओके ना, समझे, बहुत सारे गेट्स आपको हुआ करते थे, खिड़कियां भी हुआ करती थी, खिड़की नहीं मिलती आज की तारीख में दरवाजे मिल जाते हैं सर, ठीक है। ये दरवाजे बेसिकली एंट्री एग्जिट के लिए आपको मिलेंगे सर, गेटिंग अपॉइंट, ओके। तो इसमें से तीन दरवाजा है, आपको बड़ी पॉपुलर प्लेस आपको मिलेगी, या वी विल सी जमी मस्जिद का निर्माण कराया, जमी मस्जिद इसी के टाइम का है। एंड इनफैक्ट दिल्ली के जमी मस्जिद के बाद एक टाइम के ऊपर अहमदाबाद का जमी मस्जिद सबसे बड़ा हुआ करता था, मतलब जो शाहजहां ने बनाया था उसके ट्रांजिशन से, मतलब कंपैरिजन में देखोगे तो ये दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट, ओके ना, समझे, जमा मस्जिद ऑफ द टाइम, ओके। तो इस तरह से उसने अहमदाबाद का निर्माण किया, नई पॉपुलेशन को सेटल कराया और ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलता है कि जैन आर्किटेक्चर ट्रेडिशंस भी इसने फॉलो किया। एक्चुअली जैन आर्किटेक्चर ट्रेडिशंस में वही कुतुब मीनार वाली भी कहानी आपको मिलेगी। सो मेनी मॉन्यूमेंट्स जहां पे जो ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स थे, है ना, उसका ही मटेरियल रीयूज करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट किंगशिप नोस नो किंगशिप की कहानी आपको यहाँ मिलती है अहमद शाह के कार्यकाल में, और इसके ऊपर एक कंप्लेन आई थी अपने ही जमाई को लेके कि इज इन्वॉल्वड इन सम काइंड ऑफ करप्शन वर्क एंड अदर थिंग्स एज़ वेल। अब ही हैड अ वेरी धर्म संकट है ना, एक प्रकार से वो कंफ्यूज था कि अब क्या किया जाना चाहिए सर, गेटिंग अपॉइंट, ओके। तो फाइनली वी विल सी कि ये प्लान करता है कि उसकी भी सर्विस करेंगे सर, है ना, समझे नहीं समझे। तो इस तरह से विल फाइंड कि इज नोन फॉर इंपार्टिंग जस्टिस। इनफैक्ट इसकी कहानी के अंदर आपको एक चीज मिलेगी कि इसने थ्रू आउट मालवा के ऊपर अटैक किया है। मालवा जो बेसिकली मध्य प्रदेश का रीजन है, मंडू से लेके बाकी सारे रीजन में, धार, मंडू, और वहां पे वी विल फाइंड कि महमूद शाह खिलजी जो लोकल खिलजी डायनेस्टी थी उसके साथ ये संघर्ष करता रहेगा सर, गेटिंग अपॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि ये इंटरेस्टिंग कहानी आपको यहाँ से मिलती है। इसके ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स थे, एक तो वी विल फाइंड कि रिलीजियस ऑब्जेक्टिव्स थे जिसके थ्रू इसकी लेजिटिमेसी मिलेगी, और दूसरे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलेंगे सर, ठीक है ना, समझे। तो इस तरह से वी विल फाइंड कि ही वाज नॉट एबल टू विन ओवर द अदर पार्ट्स ऑफ गुजरात, बट ही वाज एबल टू कंसोलिडेट इन द मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज, ओके, समझे। अब आप देखिए कि इसके बाद की कहानी आगे चलती है और फिर इसमें और भी रूलर्स आएंगे, जैसे मोहम्मद शाह करके आता है, अहमद शाह टू करके आता है। अब ये सबके सब संघर्ष में उतरते रहेंगे, सो दे कीप ऑन फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर सर, गेटिंग अपॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि हम सबके ऊपर तो जाएंगे नहीं, वी विल नॉट गो इनटू द होल डिटेल्स, बट दे विल बी एक्सपांडिंग द स्टेट ऑफ गुजरात, है ना। स्टेट ऑफ गुजरात का मतलब ये है कि भाई एक-एक करके ये कार्य करते रहेंगे। जैसे अहमद शाह के बाद मोहम्मद शाह करके एक राजा आया सर, ठीक है ना, समझे। एंड वी विल फाइंड कि ये जो राजा आया है इसको अपनी ही नोबिलिटी ने पसंद नहीं किया सर, ओके। तो ऑब्वियस है कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मोनार्की वर्सेस नोबिलिटी की एक इंपॉर्टेंट थीम है सर, है ना, जो दिल्ली सल्तनत में रिपीट होगी, वही रिपीटेशन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा सर, ठीक है। सो कैरेक्टर ऑफ द दिल्ली सल्तनत कैन बी सीन इवन इन द प्रोविंशियल किंगडम्स दैट गॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम देम, है ना। तो हमें एक चीज इसके अंदर से कैरेक्टर में याद रखनी है कि भाई देखो ये अल्टीमेटली इक्तेदार थे, ये इक्तेदार के रूप में ही अपने आप को इंडिपेंडेंट करते हैं, तो इनके खुद के नोबल्स भी एस्पायर करेंगे कि अपने भी बड़ा करना है सर, ठीक है ना, समझे। तो इस तरह से वी विल फाइंड कि मोहम्मद शाह राजा के रूप में पावर के ऊपर तो बैठा, बट देन इसकी भी पूरी बजा दी गई सर, गेटिंग अपॉइंट, ओके। ये नोबिलिटी ही थी जिसने अहमद शाह 1 को या अहमद शाह 2 को सत्ता के ऊपर लेके आया सर, गेटिंग अपॉइंट, ओके। एंड वी विल फाइंड कि इस तरह से वी विल सी कि इनकी कहानी आगे चलती है। ये चलते 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 फाइनली वी विल सी कि महमूद शाह या बेगड़ा करके राजा आया,
और यहाँ से ही वी विल फाइंड कि गुजरात की हिस्ट्री के अंदर एक नई कहानी शुरू होगी सर। ओके, अब बेगड़ा मतलब बेगढ़ है ना, बेगढ़ का मतलब है दो गढ़ सर, है ना, समझे समझे। एंड वी विल फाइंड कि इस बिजनेस के रूप में ये बेगड़ा जो था उसने फिर से रीएस्टैब्लिश किया, रिकंसोलिडेशन किया एंड करीबन अगले 50 साल तक ये रूल करते करते गुजरात की जो डोमिनेशन है वो बेसिकली फिर से रिवाइव करने की कोशिश करेगा सर, गेटिंग ओके। तो वी विल फाइंड कि इस तरह से इसकी कहानी शुरू होती है और गुजरात के अंदर जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, ये पॉलिटिकल क्राइसिस को ये अंत लाएगा सर, है ना, समझे। तो एक किताब है जिसका नाम है मीरात ए सिकंदरी सर, ठीक है। मीरात ए सिकंदरी के अंदर महमूद बेगड़ा के बारे में लिखा गया है और लिखा गया है कि भाई देखो महमूद बेगड़ा किस तरह से अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश कर रहा था और कैसे वो सत्ता के ऊपर आया था सर, गेटिंग ओके। तो वी विल फाइंड कि महमूद बेगड़ा की पर्सनल हैबिट्स के ऊपर लिखा गया है, वो कैसे पावर के ऊपर आता है सर, गेटिंग ओके। धीरे-धीरे उसने कैसे लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया है सर, ओके। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि ये किंग मेकर के रूप में निकल गया। अब देखिए ये 1450 से लेके 1500 का पीरियड है। उस टाइम पे बहमनी किंगडम दक्कन में बहुत प्रोमिनेंट हुआ था और बहमनीज जो थे ये वी विल सी की अटैक करने की शुरुआत करते हैं फ्रॉम दक्कन इवन टू सेंट्रल इंडिया सर, ठीक है। तो बहमनीज हैड फॉट अगेंस्ट द खिलजीज ऑफ मालवा एट दैट टाइम एज़ वेल सर, ठीक है। मीरात ए सिकंदरी सर, नेम ऑफ द बुक। सो वी विल फाइंड कि द खिलजीज ऑफ द मालवा एंड द बहमनी किंगडम हैड अ फाइट एट दैट टाइम और तब जाके महमूद बेगड़ा को जानकारी मिली कि भाई देखो यहाँ दक्कन के शासक लोग आए हैं और ये लड़ते-लड़ते वी विल फाइंड कि बड़ी प्रोमिनेंस के ऊपर आ गए हैं और इनकी जो लड़ाई है वो खिलजीज के साथ हो रही है। तो आई नीड टू मेक श्योर कि मुझे भी अपना रोल प्ले करना चाहिए सर, गेटिंग ओके। ये रोल प्ले के अंदर ये बहमनियों के फेवर में आएगा क्योंकि खिलजीज इसके वो आर्क राइवल हुआ करते थे, मैंने आपको बताया। आगे के राजा भी कंटिन्यूअसली खिलजीज के साथ लड़ते रहे हैं। तो इस तरह से ही विल बी सेफगार्डिंग एंड ही विल बी हेल्पिंग द बहमनी किंगडम टू फाइट अगेंस्ट द खिलजीज एज़ वेल सर, गेटिंग ओके। ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसने क्या किया कि अपना ध्यान है ना पूरा सौराष्ट्र की तरफ डाल दिया। सौराष्ट्र क्यों? क्योंकि उसको समझ में आया कि कोई भी राजा जो है गुजरात के ऊपर रूल कर रहा है पर सौराष्ट्र के ऊपर नहीं रूल करेगा तो क्या करेगा सर, ठीक है। तो इसने पहले सौराष्ट्र को जीता, वहां पे अपना गढ़ बना दिया सर, ठीक है, समझे, अपना फोर्स बनाया, गेटिंग ओके। ये दो जगह के ऊपर फोर्स बनाते हैं, इसके लिए इसको बेगड़ा कहते हैं ना, बेगड़ा है ना, बेगड़ा गढ़ का मतलब होता है किला, बे का मतलब गुजराती में दो होता है सर, ठीक है, बे 3 4 5 अपना, ठीक है, तो सिमिलर टू दैट ओनली सर, ठीक है। सो बेगड़ा मतलब लोग कहते हैं कि इसकी मूंछें नथुलाल जैसी हुआ करती थी एंड वी विल फाइंड कि इसके लिए बेगड़ा मतलब है ना, बे गढ़ के रूप में उसके दो ऐसे मूंछों के ताव देने वाली आपको बातें मिलेगी, बट ये तो कहानी के रूप में है। बट इसने दो फोर्स को कैप्चर करके इसके लिए बड़ा फायदा हुआ। दो फायदा क्यों हुआ आप समझने की कोशिश करिए कि गुजरात के इस रीजन को जीतना इनके लिए बड़ा प्रोमिनेंट था सर, ठीक है ना, समझे। एंड वी विल फाइंड कि बाय डोमिनेटिंग ओवर गिरनार दे वर एबल टू डोमिनेट ओवर द कोस्टल पार्ट्स एज़ वेल सर, ओके। दूसरा इसने फोर्स बनाया था चांपानेर के पास, है ना, चांपानेर इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ओके। वहां पावागढ़ का मंदिर है, शक्तिपीठ आया हुआ है सर, ओके। और ये जो चांपानेर में उसने जो फोर्स बनाया वहां से ही वाज एबल टू डोमिनेट ओवर मालवा क्योंकि बड़ौदा के पास है, ये बड़ौदा के पास है और वहां से आप देखोगे तो मालवा जाने में, दक्षिण गुजरात जाने में, दक्कन की तरफ जाने का रूट खुलता है। तो ही एस्टैब्लिश्ड टू फोर्ट्स, बाय एस्टैब्लिशिंग टू फोर्टिफिकेशन ही वाज एबल टू डोमिनेट ओवर द रीजन्स एंड वहां पे जितने भी लोकल रूलर्स थे इन सबको उसने डिफीट किया। ऊपर से जो पायरेसी चल रही थी समुद्र किनारे से, है ना, तो बाय विनिंग ओवर सौराष्ट्र ही वाज एबल टू डोमिनेट द रीजन्स ऑफ द कोस्टल पार्ट्स एज़ वेल सर, गेटिंग ओके। तो वहां द्वारका और उसके आजू-बाजू में काफी पायरेसी होती थी सर, है ना, सटासटी हो जाती थी। तो इसने ये ध्यान रखा है कि भाई देखो इन सबको सप्रेस करके अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश करे। चांपानेर का उसने री-एस्टैब्लिशमेंट किया, मतलब बेसिकली जो फोर्स था वो तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था बट उसको फिर से रीडेवलप करके बड़ी मात्रा में उसको बनाया और जूनागढ़ और चांपानेर दोनों के अंदर फोर्ट बनाने के बाद ही वाज एबल टू डोमिनेट दिस रीजन्स और यहां से ही फिर उसका फायदा ये हुआ कि उसको महाराष्ट्र और दक्कन और बाकी सारे विस्तार के ऊपर भी अपना होल्ड बनाने का मौका मिल जाता है सर, ठीक है, समझे। अब देखिए कि होगा क्या, ये 1450 के आसपास का पीरियड है। 1450 से जैसे आगे जाएगा 1500 का पीरियड आपको मिलेगा और 1500 के पीरियड तक आता है तो पोर्चुगीज आ गए हैं, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। और 1498 में ही पोर्चुगीज एंट्री हुई है। तो जब पोर्चुगीज एंट्री हुई तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम पोर्चुगीज स्टार्टेड डोमिनेटिंग द रीजन्स ऑफ कोस्टल पार्ट। अब इसको ऐसा था कि गुजरात का समुद्र किनारा उसके हाथ में होना चाहिए। इस दौर में 1507 में अगर आपको याद होगा तो वी विल फाइंड कि इसकी पोर्चुगीज के साथ संघर्ष हो गई। क्यों संघर्ष होती है? तो ड्यूरिंग दिस टाइम वी विल फाइंड कि द पोर्चुगीज वर ट्राइंग टू बिल्ड द डोमिनेशन एट दीव और इसकी जो डोमिनेशन थी वो बेसिकली पोर्चुगीज की जो डोमिनेशन थी दीव में उसको पसंद नहीं आ रही थी सर, ओके। दूसरी कहानी ये भी है कि उस पीरियड में और भी व्यापारी थे, है ना, जैसे आप देखोगे इजिप्शियन व्यापारी थे, ऑटोमन सुल्तान को इसकी चिंता हो रही थी, ऑटोमन सुल्तानत नई-नई बन के आई थी। सो ऑल ऑफ दिस पीपल डिसाइडेड कि पोर्चुगीज को डिफीट किया जाए सर, गेटिंग ओके। और इस तरह से 1507 के बाद ये संघर्ष शुरू हुआ। 1508 में वी विल फाइंड कि यहाँ पे बैटल ऑफ दीव होती है। ये जो बैटल ऑफ दीव थी इसमें फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का जो छोकरा था जिसका नाम था डॉन अल्मेडा, उसकी पिपुड़ी बच गई सर, गेटिंग ओके। या डॉन अल्मेडा लॉरेंसो ऐसा नाम है उसका एंड वी विल फाइंड कि इसकी पिपुड़ी बच जाती है। इसकी पिपुड़ी बचने के बाद ओवर पीरियड ऑफ टाइम पोर्चुगीज बौखला गए, है ना, और फ्रांसिस्को अल्मेडा इतना बौखला गया कि उसने 1509 में फिर से एक लड़ाई की सर, है ना। ये सेकंड बैटल के अंदर ही वाज एबल टू डिफीट द रूलर्स ऑफ गुजरात, ही वाज आल्सो एबल टू डिफीट द कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ द इजिप्शियंस एंड द वेनिशियन मर्चेंट्स हु वर सेंट देयर आर्मी एज़ वेल सर, ठीक है। तो इस तरह से गुजरात की कहानी आपको यहाँ से मिलती है। गुजरात में लेटर ऑन पोर्चुगीज ने एक छोटी फैक्ट्री साइट बनाई थी, है ना, पर अभी भी पूरी तरह से नहीं बना पाते हैं सर, ठीक है। उसके बाद गुजरात का इतिहास जो है वो थोड़ा कमजोर हो गया। कमजोर होते फाइनली वी विल सी कि जो पोर्चुगीज डोमिनेशन और मुगल डोमिनेशन उसमें गुजरात खत्म हो जाएगा सर, ठीक है। तो इसमें फिर एक राजा है मुजफ्फर टू। मुजफ्फर टू बेसिकली इसी का ही बेटा था, है ना। इसकी संघर्ष में विल सी कि फिर से पोर्चुगीज के साथ इनकी कॉन्फ्लिक्ट होती रही, मालवा के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट करते रहे। मालवा और गुजरात तो था ही, इस पीरियड के अंदर मेवाड़ भी निकल के आया था, तो दे विल फाइटिंग अगेंस्ट मेवाड़ एज़ वेल सर, ठीक है, क्योंकि दिस अ पीरियड जहां कंटेम्परेरी पीरियड के अंदर राणा संगा भी अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश कर रहे थे मेवाड़ के अंदर से और ये पूरी स्टोरी लाइन हमको यहाँ से मिलती रहेगी। इसी स्टोरी लाइन में आगे आते हैं बहादुर शाह सर, है ना। बहादुर शाह वाज द लास्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ गुजरात। लास्ट प्रोमिनेंट रूलर इसके लिए बता रहा है क्योंकि इसके बाद गुजरात में कोई प्रोमिनेंट रूलर्स आपको मिलेंगे नहीं सर, ठीक है। बहादुर शाह ने भी मालवा के साथ संघर्ष किया सर, वी विल फाइंड बहादुर शाह ने भी मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया। इनफैक्ट इस दौर में बाबर आ चुका है 1526 में। पानीपत की लड़ाई हो चुकी है एंड पानीपत की लड़ाई के बाद चंदेरी की लड़ाई भी हो चुकी है और खनुआ की लड़ाई भी हो चुकी है। तो चंदेरी की लड़ाई अगर आपको बताओगी तो बाबर ने मालवा में की थी और खनुआ की लड़ाई अगर आपको पता होगा तो मेवाड़ स्टार्ट मतलब राणा संगा के सामने की गई थी सर, ओके। एंड देन वी विल सी दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि बहादुर शाह बिकेम वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ गुजरात, ओके। प्रॉब्लम इज दैट कि बहादुर शाह ओवर पीरियड ऑफ टाइम हैड टू फाइट अगेंस्ट द हुमायूं एज़ वेल, ओके। एक्चुअली होता क्या है कि बहादुर शाह की इस दौर में अच्छे रिलेशंस हो गए थे यहाँ बंगाल और बिहार के रूलर जिसका नाम था सूरी, शेरशाह सूरी, हमने कल के क्लास के अंदर थोड़ा डिस्कशन किया था। और 1530 से 1540 का ट्रांजिशन जो पीरियड है इसमें शेरशाह सूरी और बहादुर शाह ये दोनों के दोनों टर्न बाय टर्न हुमायूं को टपली दाव करते थे, है ना। हुमायूं बंगाल की तरफ देखता था तो बहादुर शाह उसको यहाँ से टपली दाव कर देते थे। हुमायूं गुजरात की तरफ देखता था तो शेरशाह सूरी पीछे से यहाँ से कौन मारा सर, ठीक है। तो इन सब के चक्कर के अंदर वी विल फाइंड कि इन्होंने हुमायूं को नाक में दम कर दिया था सर, ठीक है। तो उसके बाद वी विल सी कि हुमायूं बौखला गया। हुमायूं ने पहले वी विल सी कि शेरशाह सूरी को निपटाया, उसको साइडलाइन कर दिया, बंगाल के अंदर रखा, तो इधर नहीं आएगा। तो सूरी वाज एबल टू लाइक नो क्रिएट वंस अगेन एम्पायर इन ईस्टर्न पार्ट। उसके बाद हुमायूं वी विल सी कि गुजरात आया, गुजरात आके वो जीत भी गया। प्रॉब्लम ये था कि जीत के वापस गया गुजरात फिर से इंडिपेंडेंट हो जाता है सर, ओके। तो कहानी आपको ये देखने को मिलती है कि हुमायूं वाज एबल टू विन ओवर गुजरात। इनफैक्ट बहादुर शाह के समय पे ही गुजरात बिकेम पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर, ओके। बट देन वी विल सी दैट ये पूरी स्टोरी लाइन है इसमें हुमायूं जैसे वापस जाएगा एक साल के बाद रिबेलियन हो जाता है सर, ओके। तो इसकी कहानी फिर ऐसी निकल के आती है जहां वी विल सी कि बहादुर शाह रिवाइव किया, वो ही वाज एबल टू रिकवर द टेरिटरीज विद द हेल्प ऑफ द राजपूत किंग्स, द सेम राजपूत किंग्स अगेंस्ट व्हिच फोरफादर्स हैज फॉट फॉर, ओके। मतलब आप देखिए कि गुजरात में ऐसा हुआ कि मुगल्स ने जब एंट्री करनी शुरू की तो गुजरात के जो लोकल रूलर्स थे वो बहादुर शाह के फेवर में आ गए। ये वही रूलर्स थे जिन्होंने वी विल सी कि पहले
गुजरात की सल्तनत को नहीं स्वीकारा था ना, राजपूत डायनेस्टीज थी, बट उनको लग रहा था कि मुगल आर ग्रेटर थ्रेट देन बहादुर शाह, ओके, कि बहादुर शाह तो हमारा मैसेज बन गया क्योंकि 100 साल से इनकी डायनेस्टी चल रही है, 1400 से लेकर 1530 का पीरियड आ गया है, देन व्हाट इज द पॉइंट, है ना, समझे? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये सब के सब बहादुर शाह को फिर से सत्ता में बैठाने में हेल्प करते हैं टू रिकैप्चर गुजरात, है ना, समझे? तो हुमायूं ने अपने भाई को अपॉइंट किया था गवर्नर के रूप में, मिर्जा असगरी का नाम सुना होगा आपने सर, ठीक है? तो शराब शबाब और कबाब के चक्कर में ही बेसिकली फेल हो गया, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि उसको भगवा दिया गया, भाग गया सर, ओके। इसकी कहानी फिर आगे चल के आती है सर, ठीक है? आगे की कहानी में ये है कि बहादुर शाह वाज एबल टू विन ओवर गुजरात, है ना, एंड उसका प्लान ये था कि मैं फिर से दिल्ली जाके कैप्चर करूँ, आगरा जाके कैप्चर करूँ, जस्ट लाइक वो शेर शाह सूरी उस टाइम पे बंगाल से कर रहा था सर, ठीक है ना, ओके। अब होता ये है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम बहादुर शाह ने जब दिल्ली वाला प्लान बनाया, तब उसका ध्यान पोर्चुगीज के ऊपर पड़ा क्योंकि पोर्चुगीज डोमिनेट कर रहे थे, है ना, और 1535 तक आते-आते द पोर्चुगीज हैड वन ओवर द रीजन्स ऑफ दमन, द रीजन्स ऑफ चाउल एज़ वेल, है ना, व्हिच इज सिचुएटेड इन द कोस्टल एरिया ऑफ महाराष्ट्र सर, ओके। तो वी विल फाइंड कि बहादुर शाह वाज फेसिंग सम ऑफ द प्रॉब्लम्स एट दैट टाइम एट द हैंड्स ऑफ द पोर्चुगीज। सो व्हाट बहादुर शाह डिड, ही स्टार्टेड राइटिंग सीक्रेट कम्युनिकेशंस, ओके ना, लेटर लिखना शुरू कर दिए थे। अब उस टाइम पे एन्क्रिप्टेड चैट तो हुआ नहीं करती थी सर, ठीक है ना, समझे? और एन्क्रिप्शन भी खाली नाम का है, आपको भी पता है सर, ठीक है ना, समझे? तो ऐसा लिखने के लिए कहते हैं कि एन्क्रिप्शन है, पर एन्क्रिप्शन होता नहीं है, याद रखना सर, ठीक है? तो कुछ भी भेजो आगे पीछे सर, है ना, समझे? थोड़ा सोच समझ के भेजिएगा क्योंकि कोई ना कोई तो देख ही सकता है उसको सर, है ना, समझे? ये तो खाली बोलने वाली बात है, स्क्रीनशॉट छोड़ दीजिए, ये आप समझ जाओ सर, है ना, अथॉरिटी जो है वो देख सकती है सर, हम और आपके लिए एन्क्रिप्शन है सर, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आपको? हाँ, जुकरबर्ग को पानी-पानी कर दिया था, एप्पल वाले एग्जीक्यूटिव को पानी-पानी कर दिया था बीच में सर, है ना, एक्चुअली अमेरिका ऐसे ही थोड़ा सर्वर वहाँ पे रख रखा हुआ है। डेटा और डेटा की जो लोकलाइजेशन की जो हम लोग कब से मांग कर रहे हैं सर, ठीक है, और मांग कर भी देंगे तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा? टेक्नोलॉजी तो उनके हाथ में है ना सर। अगर आप डेटा लोकलाइज़ भी कर रहे हो, इट डज़न्ट मैटर सर, ठीक है, चलो आप यहाँ सर्वर बना के अपने यहाँ डब्बा डाल दिया सर, ओके। बट अल्टीमेटली जो टेक्नोलॉजी का इंटरफेस हो रहा है वो तो राउटिंग तो यूएस के थ्रू ही हो रहा है सर, ओके। तो ये तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन तो हमारे थोड़ा ऐसा बताने के लिए सर, ठीक है ना, समझे कि देखो अच्छा है तुम्हारा डेटा नहीं जाएगा कुछ, है ना, तुम किसी को क्या कुछ मैसेज भेज रहे हो सर, ओके। देखने वाला तो देख ही लेगा। तो पोर्चुगीज़ उस पीरियड में भी देख लेता है, बोले कैसा देखेगा? तो बहादुर शाह हैड रिटन लेटर्स टू द लोकल किंग्स ऑफ डेक्कन, खानदेश में और बाकी सारे किंगडम्स के अंदर कि भाई ये फिरंगों पे त्रास बहुत बढ़ गया है सर, है ना, और इनको मूल से पकड़ना चाहिए और इनके सामने लड़ना चाहिए। तो पोर्चुगीज़ को एक निनोडी कुन्हा करके गवर्नर था सर, ठीक है, और कुन्हा को ये लेटर मिल गया सर, ठीक है, समझे नहीं समझे? होता है ना, आपने किसी को लिखा होगा और जिनको मिलना चाहिए उसकी जगह उसके माँ-बाप को मिल गया तो क्या हालत होगी, उसके भाई को मिल गया तो क्या हालत होगी सर, ठीक है ना, समझे? तो यू वांटेड टू राइट टू समवन एल्स, ओके ना, गेटिंग ओके, बट हिज ब्रदर कॉट, है ना, हिज ब्रदर और एल्डर सिस्टर व्हाटएवर मे बी द सिचुएशन, फिर तो सर्विस होगी आपकी सर, ठीक है, बोले क्या लिखे जा रहे हो सर, है ना, गेटिंग ओके। तो यहाँ पे भी यही कहानी आपको मिलती है। तो कुन्हा करके जो आपका जो पोर्चुगीज़ गवर्नर था, ही वाज एबल टू कैच होल्ड ऑफ व्हाट द लेटर्स बहादुर शाह हैड रिटन सर, ठीक है। तो इन्होंने लेटर्स सब बाकी सारे राजाओं को लिखे थे सीक्रेट लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस के रूप में। तो पोर्चुगीज़ को समझ में आया कि बहादुर शाह गेम कर देगा हमारे सामने सर, गेटिंग ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम पोर्चुगीज़ गवर्नर और क्या कह सकते हैं कि बहादुर शाह के बीच में प्लान ये किया गया कि बहादुर शाह को मिलने बुलाते हैं और फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन लाएँगे। तो कुन्हा खुद अभी आया सर, ठीक है। कुन्हा ने कहा कि चलो, है ना, समझे, अपन बहादुर शाह से मिलते हैं, उसका थोड़ा मूड गेज करते हैं कि क्या करेगा सर, ठीक है। और कहानी उल्टी हो जाती है सर, गेटिंग ओके। कहानी ये हुई कि ये लोग पोर्चुगीज़ जो लोग थे वो बहादुर शाह को बुलाते हैं कि तुम आओ यहाँ समुद्र के अंदर अपन थोड़ा क्रूज़ पार्टी करेंगे सर, ठीक है ना, आपके लिए अच्छा खासा क्रूज़ मंगवाया गया है। अब देखिए ऑब्वियसली तुम ज़मीन के राजा हो तो ज़मीन पे रहो, तुमने आगरा के अंदर हुमायूं को भी पानी पिलाया हुआ है, तुम गुजरात फिर से रिकैप्चर करके हुए हो, है ना, तुम्हारी शक्ति जहाँ है वहाँ प्रदर्शित करना चाहिए, तुम्हारी शक्ति है ही नहीं तो वहाँ क्या करोगे सर, ठीक है। और आग और पानी के साथ तो बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। तो ये भाई साहब पानी में चले गए, चले तो गए ऐसे लोगों के साथ गए जिनका पानी में सबसे बड़ा दबदबा था। पोर्तुगल से भारत आना वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर, है ना, आज से 600-700 साल पहले, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। हाँ, आज से 600 साल पहले पोर्तुगल से भारत आना, है ना, 100-150 फीट की नाव की साइज़ को साथ में लेते हुए, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग माय फ्रेंड्स, है ना, समझे? क्योंकि इट्स नॉट ईज़ी टू, मतलब जो भी बोलिए सर, है ना, डिस्कवरी, मतलब इट्स मोर ऑफ अ डेयरडेविल टास्क, ओके। क्योंकि समुद्र में यार कैसे-कैसे जीव आज की तारीख में भी कैसे मिलते हैं सर, ठीक है ना, समझे? हाँ, तो कितना डर भी लगता है आपको सर, है ना, उफान के ऊपर समुद्र रहता है सर, वो निगल जाएगा तुम्हें। और ये आए तो सही सर, है ना, तो ये उनकी शक्ति थी सर, समझे? और ये शक्ति में वी विल फाइंड कि तुम उनको कह रहे हो कि मैं पानी में जाके इनके साथ डिस्कशन करूँगा। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम बहादुर शाह वो इन्होंने क्लियर किया, है ना, तुम मेरे साथ आओ सर, गेटिंग ओके। उसके बाद बहादुर शाह को अपने ऑफिशियल्स ने कहा भी सही कि देखो राजा मत जाना, एक्चुअली ये दिस इज सिमिलर टू व्हाट जलालुद्दीन खिलजी हैड द मिस्टेक, है ना। तो सल्तनत के गलतियां यहाँ लोकल रूलर्स भी यही करेंगे क्योंकि मूल तो इन्हीं के कच्चे चिट्ठे थे, है ना। तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ सर, है ना, समझे कि नहीं समझे? एंड यहाँ पे भी यही रिपीटेशन कैसे होता है, ये रिपीटेशन हुआ विद रिस्पेक्ट टू जलालुद्दीन खिलजी क्रॉसिंग द गेंजिस रिवर एंड गोइंग टू मीट अलाउद्दीन एट कारा। द सेम हैपेंड ओवर हियर इन द कोस्टल पार्ट ऑफ गुजरात। एंड बहादुर शाह जब यहाँ मिलने गया तो इनके बीच में डिस्कशंस हुई। डिस्कशंस में किसी ने आके भाला गोप लिया इसको, है ना, और भाला मारने के बाद उसी की धक्का मारा, गिर गया पानी के अंदर सर, ठीक है, समझे? गिरा तो गिरा, पोर्चुगीज ने अपने को भी गिराया, बोले तू भी गिर, बोले सर सर अरे तू गिरता लग रहा चाहिए, नेचुरल है सर, ठीक है, वरना जॉली भी ऐसा केस हो जाएगा सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि पानी में फेंक के मार दिया इसको सर, ओके। तो यू कैन इमेजिन कि हाउ बहादुर शाह बिकेम फुल ऑफ हिमसेल्फ, है ना, खुद का ही वो, मतलब उसको पागल बन गया सर, ठीक है। और पागल करने के चक्कर के अंदर हमें पता चलता है कि बहादुर शाह की जो स्टोरी है वो खत्म हुई। बहादुर शाह की स्टोरी के बाद उसके बाद हमें पता चलता है कि कोई ज्यादा प्रोमिनेंट रूलर नहीं आएगा सर, है ना, समझे? एंड दिस इज हाउ वी विल कम टू नो कि पूरी की पूरी जो स्टोरी लाइन है गुजरात की खत्म हुई। 1572 तक आता है अकबर ने इसका नेक्स्ट कर, एक्चुअली 1568 में ही पहले लड़ाई कर दी थी अकबर ने सर, ओके। तो अगले 30 साल तक गुजरात वाज गोइंग थ्रू ह्यूज एनार्की, सो व्हेन द मुगल्स केम दे वर एबल टू गेट होल्ड ऑफ दिस एरिया, दे वर एबल टू विन इट आउट, एंड 1570 टू 73 में उसने गुजरात जीता। जीता तो जीता साहब, है ना, समझे नहीं समझे? बट वो गुजरात के गेटवे को नहीं जीत पाता है सर, एक्चुअली 1568 में उसने मेवाड़ किया, बट मेवाड़ में 1568 में जब पहली लड़ाई की तो नहीं हो पाई, फिर उसने गुजरात को साइडलाइन करते हुए जीता। बट देन वो घूम के बहुत आना पड़ता था, इसके लिए उसने मालवा भी जीता। देखिए मालवा वाज वन ऑफ द फर्स्ट कैंपेन्स ऑफ अकबर, बस बहादुर करके रूलर आपको मिलेगा मालवा के अंदर सर, ठीक है ना, सबसे पहला कैंपेन हुआ करता था। ये क्यों था? क्योंकि उसको पता था कि दक्कन जाना हो या गुजराना हो, मेवाड़ के अंदर राजपूत राजा हमेशा रेजिस्ट करेंगे मुझे, और गुजरात से तो इकोनॉमी चलती है सर, ठीक है ना। तो 1572 में इसका एनेक्सेशन हुआ। ये एनेक्सेशन के बाद फिर ओवरऑल गुजरात के ऊपर उसने डोमिनेशन एस्टैब्लिश किया, आगे क्लासेस के अंदर थोड़ा देखेंगे, बट इट वाज वेरी मच नेसेसरी फॉर द रूलर्स, ओके ना। तो इस तरह से गुजरात की डायनेस्टी 1400 से शुरू हुई थी, 1536-37 में खत्म हो गई ऑलमोस्ट। 1572 में इसका इंडिपेंडेंस जो था वो खत्म करके मुगल्स ने अपने होल्ड में ले लिया सर, ठीक है। तो गुजरात की सल्तनत तो ये बड़ी सब है ना, मिडीवल इंडिया की ज्यादातर सल्तनत 100 साल की सल्तनत है, शर्कीज देख लो या इधर गुजरात देख लो, है ना, नीचे बहमनीज देखो, बहमनीज और विजयनगर तो लंबे चले सर, ठीक है। बाकी तो आप देखो सुबह उठोगे सुल्तान बदल गया है, बोले काहे, बोले स्टेबिलिटी नाम की चीज ही नहीं है इनके अंदर सर, कंटिन्यूअसली लड़ते रहे सर। खैर, तो ये पूरी कहानी है गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट हैपेंड विद रिस्पेक्ट टू गुजरात सर, ठीक है। अब गुजरात के साथ दूसरे जो स्टेट्स इस पीरियड के अंदर इंडिपेंडेंट हुए, वो मेनली आपको देखने को मिलता है इंडिपेंडेंट, मतलब काइंड ऑफ वैसे स्टेट्स जिनका निर्माण इस पीरियड के अंदर हुआ, उनमें से एक था मेवाड़ सर, ठीक है ना, समझे? तो मेवाड़ की स्टोरी क्या है एंड हाउ मेवाड़ बिकेम अ सेपरेट स्टेट एंड व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ मेवाड़ ओवरऑल सर, ओके। तो मूल तो हमने अलाउद्दीन खिलजी के समय से भी पढ़ा था मेवाड़ को सर, ठीक है। एंड वी हैड स्टडीड इवन इन द खिलजी पीरियड दैट खिलजी हैड सीज्ड द स्टेट ऑफ मेवाड़ सर, ठीक है ना, उसने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण भी किया था, तो वी हैड डिस्कस्ड ना सर, ओके। तो मूल तरह से हमें ये पता चलता है कि इसकी जो डोमिनेशन है खिलजी के समय से, खिलजी के पहले भी वी विल फाइंड कि इल्तुतमिश ने भी इसके ऊपर आक्रमण किया था, चित्तौड़ के ऊपर सर, ठीक है। तो इट्स अ वेरी वन ऑफ द ओल्डेस्ट वी कैन से रूलिंग डायनेस्टीज हमको यहाँ से मिलेगी सर, वेरी ओपन, ओके। सो वी विल फाइंड कि सिसोदिया राजपूत क्लैन आपको यहाँ से प्रोमिनेंस के ऊपर मिलता है। मूल तरह से गहलोत डायनेस्टी के साथ जुड़े हुए लोग थे शासक के रूप में सबसे पहले वाले सर, ठीक है ना, समझे? और पहले चित्तौड़ से भी पहले
हमें पता चलता है कि नगरा करके एक जगह है सर, ठीक है ना, वहाँ पे ये लोग शासन करते थे सर, ठीक है। फिर धीरे-धीरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता चला कि जैसे मिडीवल इंडिया के अंदर चेंजेस है, नए फोर्ट्स क्रिएट किए गए सर, ओके। तो इल्तुतमिश को इन्होंने रेजिस्ट किया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि अलाउद्दीन खिलजी के सामने इनकी संघर्ष होगी सर, नगरी मोहम्मद में। एंड वी विल फाइंड कि चित्तौड़ और बाकी सारे एरियाज़ के ऊपर आरोप ये लगाया गया था कि आपने मंगोलों की हेल्प की थी सर, ओके। तो राणा हमीरदेव अगर आपको याद होगा, तो ही वाज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सिसोदिया रूलर्स हु वाज़ अक्यूज्ड इन द ट्रांजिशन ऑफ खिलजी टू तुगलक एडमिनिस्ट्रेशन कि ही वाज़ हेल्पिंग द ब्रांच ऑफ द मंगोल्स टू इन्वेड ओवर इंडिया, है ना? हमने पढ़ा था शायद तक कि मंगोलों को मदद करने में ये मेवाड़ और बाकी सारे राजाओं के ऊपर आरोप लगाया जाता है सर, ठीक है ना समझे? कि भाई देखिए ये जितने शासक हैं, ये बाहर के लोगों को हेल्प कर रहे हैं सर, ठीक है ना समझे? रणथंभौर के रूलर थे। तो बेसिकली होता क्या है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पहले गहलोत ब्रांच थी, वहाँ से फिर सिसोदिया राजपूतों की ब्रांच सत्ता के ऊपर आई सर, ठीक है? तो इस तरह से इनकी पूरी कहानी है। ये कहानी में करीबन 1300 से 1400 के पीरियड में इनकी डायनेस्टी अपने आप को एस्टैब्लिश करेगी सर, ठीक है ना समझे? ये डायनेस्टी के अंतर्गत वी विल फाइंड कि इनका ये मानना था कि भई देखो हम अकेले शासन नहीं कर रहे हैं, बट हमारी जो हिस्ट्री है उसमें एकलिंग जी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है सर, ठीक है? तो इसका ओरिजिनल नाम मेदपत हुआ करता था, है ना समझे? मेदपत वाज़ द ओल्ड नेम ऑफ मेवाड़ सर, ओके? एंड वी विल फाइंड कि मूल तो गोहिलत या गहलोत डायनेस्टी के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। एंड इनका ये भी कहना था कि भई देखो हम बेसिकली एकलिंग जी के सेवक हैं और एकलिंग जी ही हमारे कस्टोडियन है। एकलिंग जी का टेंपल आया हुआ है सर, ओके? आप उदयपुर जाओगे तो उदयपुर के बाहर एकलिंग जी टाउन है सर, ठीक है? 15 किलोमीटर सामने एक बहुत बढ़िया बाघेलार लेक है। लेक के किनारे मतलब अब तो थोड़ा अंदर की तरफ है, पर लेक के किनारे ही है सर, ठीक है? पिछले साल की दिवाली मैं उधर गया था सर, इस साल तो दिवाली एक्चुअली आपका 75 महीनों से ना सर, तो बीच में एक मंथ एक्स्ट्रा आ गया, वरना तो दिवाली लास्ट टाइम अक्टूबर में ही आ गई थी सर। इस बार मिड नवंबर में आई है। मैं पहले छोटा होता था ना, आई यूज्ड टू थिंक दिवाली की डेट फिक्स है सर, हर एक त्योहार की डेट फिक्स होती है। मैंने बोला यार ये पिछले साल तो अक्टूबर में आई थी, इस महीने मतलब है ना समझे नहीं समझे, ये ऐसा कैसे आ गया सर? मैंने बोला ये नवंबर में क्यों आ गया सर? वो दिमाग में ऐसा-ऐसा घूमता रहता है ना अपना सर, ठीक है? तो फिर उसके बाद पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं था सर, खैर। तो कहानी आपको ये मिली कि वी विल फाइंड कि इल्तुतमिश ने आक्रमण किया, उसके बाद फिर चित्तौड़ एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में निकल के आया। चित्तौड़ के शासकों को समझ में आया कि हमें क्या करना चाहिए सर, ठीक है? तो इसमें सिसोदिया ब्रांच निकल के आई सर, नगरी मोहम्मद, ओके? सिसोदिया राजपूत की ब्रांच आज की तारीख में भी रूल करती है सर, ओके? सो दे आर दी स्टिल रूलिंग डायनेस्टी, रूलिंग सर्विंग डायनेस्टी मेवाड़ तो नहीं है सर, ठीक है? और इनमें सैकड़ों राजा आपको मिलेंगे सर, है ना? तो आपको राणा हमीर मिलेंगे, फिर क्षेत्र सीमा मिलेंगे और इन्हीं की ब्रांच से ही वी विल फाइंड कि राणा कुंभा मिलता है, ठीक है? हमें राणा कुंभा से कहानी पता होनी चाहिए कि राणा कुंभा और इनके कुछ जनरेशंस के बाद राणा संगा आएंगे सर, ठीक है? ये दोनों के दोनों सबसे प्रोमिनेंट है एंड वी विल फाइंड कि राणा, राय, रायका, रावल, है ना? राउत, दिस आर ऑल द टाइटल्स दैट वर टेकन बाय द राजपूत डायनेस्टीज़। तो मैंने आपको बताया था कि पहले जितने भी द ओरिजिन ऑफ राजपूत के ऊपर जो हमने थियरी डिस्कस की थी, उसमें बी चट्टोपाध्याय ने बहुत सारे फैक्टर्स दिए थे। याद आया कि नहीं आपको सर, ठीक है? कि व्हाट फैक्टर्स वर कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ द राजपूत इन इंडिया सर, ओके? हू वर द राजपूत? तो एक थियरी कहती थी कि ये वर नोबल मैन, है ना? दे वर नोबल पीपल, ओके ना? वो नोबिलिटी के साथ जुड़े। कोई कहा था कि मिलिट्री चीफ थे सर, ओके? कोई कह रहा था कि राजा के पुत्र थे सर, ठीक है ना समझे? So there were different theories related to that, okay? And then finally, B.D. Chattopadhyay gave this thesis about multiple factors about how matrimonial alliances, creation of forts, expansion of agriculture, expansion of kingdom via giving land grants, creating an hierarchy of web of local rulers, है ना? ये सब के सब lineage base के रूप में निकल के आए और वहाँ से ही चीजें निकल के आती है सर, ठीक है ना समझे? तो हुआ क्या कि कुंभा तक आते-आते इन्होंने चित्तौड़ के फोर्ट को बना दिया था सर, ठीक है ना? चित्तौड़ इसके पहले ही बन चुका था खिलजी के समय से, अगर आपको पता होगा। तो रावल रतन सिंह वाज द रूलर ऑफ मेवाड़ सर, ठीक है? एंड वी विल फाइंड कि तब से ही चित्तौड़ की इंपॉर्टेंस आपको मिलती है सर, गेटिंग ओके? सो इट इज सीन दैट इवन फ्रॉम द 1200 सर, जब से इल्तुतमिश रूल कर रहा था तब से ही चित्तौड़ की प्रोमिनेंस आपको मिल जाएगी। एंड वहाँ से ही विल सी कि मेवाड़ की हिस्ट्री है। देखिए इसमें कुंभा वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर ऑफ मेवाड़ सर, ओके? क्यों? क्योंकि इनके समय पे 1430s के दौर में ये सत्ता के ऊपर आए और अगले 30 साल तक, है ना? 1433, 38 से लेके ऑलमोस्ट 1468 तक कुंभा विल बी मेकिंग श्योर कि मेवाड़ के अंदर इंटरनली जो क्राइसिस थे वो भी सॉल्व करे। दूसरा वी विल फाइंड कि आजू-बाजू के जो राजपूताना स्टेट्स थे उनको भी कंसोलिडेट करे। तीसरी कहानी मालवा और गुजरात के ऊपर भी डोमिनेशन एस्टैब्लिश करे और साथों के साथों ही विल आल्सो बी कंट्रीब्यूटिंग टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मेवाड़ एज़ वेल सर, ठीक है ना समझे? अब पहली बेसिकली कुंभा के लिए सबसे बड़ी जो चैलेंज हुआ करती थी दैट वाज़ विद रिस्पेक्ट टू द लोकल राजपूताना स्टेट्स ऑफ राजस्थान। जैसे बुंदी हो गया है, कोटा हो गया है, मतलब इट इज इन द ईस्टर्न साइड ऑफ राजस्थान, ना एमपी से सटे हुए विस्तार के अंदर। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो अंबर मतलब बेसिकली जयपुर के रीजन आपको मिल जाएंगे। नीचे डूंगरपुर मिलता है, राजस्थान गुजरात की बॉर्डर के ऊपर डिस्ट्रिक्ट है डूंगरपुर, फिर आपका ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट आता है जहाँ से मेवाड़ बेसिकली शुरू हुआ सर, ठीक है ना? फिर ऊपर की साइड के ऊपर रणथंभौर आपको मिल जाता है। तो दिस आर ऑल द एरियाज दैट दे वांटेड टू कंट्रोल सर, ओके? सो कुंभा वाज द वन, ही वाज द एम्पायर बिल्डर। देखो कुंभा से पहले मेवाड़ यूज्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट स्टेट और चित्तौड़ यूज्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट फोर्ट, ओके? बट द टेरिटरी दैट इट एनकम्पास वाज लिमिटेड इन नेचर, ओके? सो इट वाज इन द पीरियड ऑफ राणा कुंभा ओनली ही वाज एबल टू होल्ड आउट अ ह्यूज टेरिटरी एज़ वेल, ओके? ये टेरिटरी के असल में वो बेसिकली मालवा के साथ भी लड़ाई करेंगे सर, है ना? क्यों? क्योंकि आप देखिए कि मालवा उस पीरियड में इंडिपेंडेंट हो रहा था। तो महमूद खिलजी ऑफ मालवा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनके साथ संघर्ष करेंगे। ये संघर्ष के रूप में दोनों एक-दूसरे के ऊपर विक्ट्री क्लेम करते हैं। ये क्लेम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल फाइंड कि राणा संगा या सॉरी राणा कुंभा ने ये काम किया कि अपनी जो पॉलिटिकल और मिलिटरी विक्ट्री है सर, है ना? उसको जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया सर, ठीक है? तो कुंभा की कहानी ये है कि विक्ट्री पिलर की स्थापना कराएंगे सर, ठीक है? ये विक्ट्री पिलर आपको इस तरह के आपको मिलते हैं सर, है ना? गेटिंग ओके? एंड ये कहते हैं कि भई देखो मैंने विजय स्तंभ की स्थापना कराई, एक ऐसा विजय स्तंभ जो दर्शा रहा है कि मेरी जो डोमिनेशन है इन सब रीजन्स के ऊपर होगी सर, ओके? इंटरेस्टिंग कहानी कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से और आर्किटेक्ट के पॉइंट ऑफ से ये भी है बिकॉज़ ही वाज एबल टू विन ओवर द लोकल स्टेट्स ऑफ राजस्थान। तो उनको ये भी चीज़ पसंद थी और पहले से ही पता थी कि आई हैव टू कंटिन्यू माय होल्ड, है ना? ऐसा नहीं कि मैं जीत के आ गया तो खत्म हो गया। तो आई हैव टू क्रिएट माय होल्ड ओवर देम सर, ओके? और कैसे कर पाएंगे? तो क्रिएशन ऑफ फोर्ट्स वाज वेरी मच इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी रूलर्स वी कैन से पॉलिटिकल एंड फ्यूचर कंसोलिडेशन पॉलिसी, है ना? आप किला बनाते हो ना एक बार जगह जीतने के बाद तो फिर आप परमानेंट हो जाते हो वहाँ पे। सो कुंभा वाज द वन जिन्होंने वी विल फाइंड कि चित्तौड़ के फोर्ट को हटाया। कहा कि देखो इसके ऊपर बहुत अटैक हो गए, ऑलमोस्ट 200-250 साल पुराना फोर्ट था। तो वी नीड टू शिफ्ट इट आउट एंड वी नीड टू क्रिएट अ न्यू कैपिटल सर। एंड वी आल्सो नीड टू मेक श्योर कि वी शुड क्रिएट गुड नंबर ऑफ फोर्ट्स जहाँ पे अपना हेजेमनी बना रहे हैं सर, ठीक है? तो राजस्थान के अंदर वी विल फाइंड कि कुंभा की कंट्रीब्यूशन आपको ये भी मिलती है कि इन्होंने 5 जगह के ऊपर उसी के फोर्ट्स बना दिए। ये फोर्ट्स ऐसी जगह के ऊपर बनाए जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर थे। ये स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के कारण चित्तौड़ को और कंसोलिडेशन मिलता है सर, है ना? और आजू-बाजू के एरिया जो थे वहाँ से जो अटैक होने की शक्यता थी वो सब धीरे-धीरे कम हो जाएगी सर। गेटिंग ओपन, ओके? तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंगली डन बाय राणा कुंभा टू लेजिटिमाइज हिज रूल एज़ वेल एंड वी विल आल्सो सी दैट टू क्रिएट हिज हेजेमनी इन द वॉर पार्ट एज़ वेल। ये कार्य करेंगे सर, ओके? तो कुंभा के लिए ऐसा कहते हैं कि 5 तो मुख्य फोर्ट थे। टोटल इन्होंने 30 के आसपास फोर्ट्स बनाए थे। कितने? मोर देन 30 सर, है ना? तो दिस शोज़ कि कुंभा's प्रेजेंस एंड विजन सर, है ना? मोर देन 30, 32 है एक्जेक्टली सर, ठीक है? एंड ही वांटेड टू कंसोलिडेट हिज हेजेमनी एंड पावर ओवर हियर एज़ वेल सर, गेटिंग ओपन, ओके? तो हमें ये पता चलता है कि पहली कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसोलिडेशन करने का काम किया। इन्होंने कीर्ति स्तंभ या मैंने आपको बताया विक्ट्री पिलर बनाने की भी कोशिश की। विक्ट्री पिलर इज अगेंस्ट द रिवाइवल ऑफ हिज डोमिनेशन ओवर मालवा। एक्चुअली दोनों लोग विक्ट्री पिलर बनाते हैं। महमूद खिलजी भी बनाएगा, महमूद खिलजी भी कहेगा कि देखो मैंने बनाया और राणा कुंभा की कहेगा कि मैंने बनाया, मैं जीत गया था। मोस्ट प्रोबेबली दोनों जीते होंगे अलग-अलग बैटल्स के अंदर। इसके लिए ये बनाने की कोशिश की गई होगी सर, गेटिंग ओपन, ओके?
दूसरी राणा कुंभा की कहानी आपको ये भी देखने को मिलती है वेयर वी विल साइमल्टेनियसली सी कि ही हैड इंटरेस्ट इन कल्चर, ही हैड इंटरेस्ट इन वैदिक लिटरेचर, ही हैड इंटरेस्ट इन द उपनिषद्स एज वेल सर, ओके। एंड इंटरेस्टिंगली ही वाज अ वेरी पॉलीग्लॉट ऑफ अ पर्सन, पॉलीग्लॉट मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस जानते थे। तो ही न्यू संस्कृत, ही न्यू प्राकृत, ही न्यू महाराष्ट्री, यानी कि जो महाराष्ट्री प्राकृत बोली जाती थी वो, ही आल्सो न्यू द मेदपति, यानी कि जो मेवाड़ के अंदर जो भाषा बोली जा रही है ना, मेवाड़ी भाषा है सर, ओके, लोकल डायलेक्ट्स आपको मिल जाएगी। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस ही हैड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दिस लैंग्वेज। दिस अंडरस्टैंडिंग हेल्प्ड हिम टू ट्रांसलेट सो मेनी वर्क्स अंडर हिज पैट्रोनेज, आल्सो कंट्रीब्यूट टू द न्यू लिटरेचर एज वेल सर, ठीक है। सो ही विल बी राइटिंग अबाउट द कमेंट्रीज इन मल्टीपल वर्क्स, ओके। अब देखिए कि जैसे वेदों के ऊपर कमेंट्री लिखना, उपनिषद के ऊपर कमेंट्री लिखना है ना, समझे, ये राणा कुंभा को किसी ने इनहेरिट करके दिया होगा सर, मतलब समझाया तो होगा ना कि दिस इज द ग्रामर, दिस हैज बीन द हिस्ट्री लाइन। ये मूलतः से कुल गुरुओं का काम था सर। कुल गुरु का मतलब बेसिकली जो फैमिली के जो प्रीस्ट थे या पुरोहित हुआ करते थे, है ना, ये बेसिकली टीचिंग के अंदर भी हेल्प करते थे ना सर, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ। तो राइट फ्रॉम हिज टेन्योर राणा कुंभा का मतलब जिस तरह से बचपन निकला होगा, मोस्ट प्रोबब्ली इसके साथ ही ये जुड़ने की आपको बातें देखने को मिलेगी सर, ठीक है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस ही विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू द कमेंट्री पार्ट। कमेंट्री इज मेनली द टीका, जो लिटरेचर के रूप में आपको यहाँ से मिलता है, और ये सब संस्कृत में लिखी गई है सर, ठीक है ना, समझे। और संस्कृत में लिखने का मतलब ये है कि भाई उनको संस्कृत का ज्ञान था सर, कहीं तो उनके कोड के अंदर आपको ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी मिलती है। आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है, क्योंकि आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है, इसलिए फोर्टिफिकेशन क्रिएट किया। इनके अंदर से ही हमें ये पता चल रहा है कि इनको म्यूजिक में भी इंटरेस्ट था सर, है ना। तो मैंने बताया कि पॉलीग्लॉट और पॉलीमैथ हुआ करते थे, इसके लिए इन्होंने ये काम किया कि सबके ऊपर कंट्रीब्यूशन करूंगा। भाषाएं बहुत सारी जानते थे, इंक्लूडिंग कर्नाटक भाषा जानते थे, मतलब जो दक्षिण के अंदर बोली जाती है वो भी आपको मिलती है। ड्रामास लिखते हैं, खुद वीणा बजाते थे, और इन्होंने ही टाइटल दिया था संगीत शिरोमणि का सर, ठीक है। अब इसमें दो प्रकार की कहानी है। एक है कि भाई राणा कुंभा ने खुद को टाइटल दिया था संगीत शिरोमणि, कोई कह रहा है कि कोई कंटेम्परेरी कोर्ट ऑथर थे जिन्होंने संगीत शिरोमणि का टाइटल दिया है सर, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि ही इज कंट्रीब्यूटिंग टू द म्यूजिकल ट्रेंड्स ऑफ द टाइम सर, ओके। खुद भी वीणा, और बेसिकली वीणा बजाते हुए आप देखिए जितने भी राजा लोग वीणा बजा रहे हैं बड़ा खतरनाक है सर, ठीक है। समुद्र भी वीणा बजाता था सर, है ना, कविराज था वो भी। यहाँ राणा कुंभा भी विल फाइंड कि राजस्थान को कंसोलिडेट करता है सर, ठीक है। एंड वी विल फाइंड कि ये भी वीणा बजाते थे सर, समझ नहीं समझे। तो इस तरह की कहानी आपको मिलती है। इनफैक्ट इनके कोर्ट में अच्छे आर्ट भी इन्होंने आचरा दिया, पेट्रोनेट दिया सर, बिकॉज़ ही क्रिएटेड द एम्पायर इन राजस्थान एंड मेवाड़ सर, ओके। So that is one of the reasons he will be inviting scholars to his court, okay. So within the scholars you will find Mahesh and Atri. They were the two scholars who were involved in calligraphic activities, है ना, समझिए okay. Calligraphic activities का मतलब बेसिकली इन्होंने जो विक्ट्री पिलर बनाया था ना, मैंने बताया विजय स्तंभ बनाया है, ये एक्चुअली पूरा विक्ट्री टावर है, ये स्तंभ नहीं है सर, ओके। इट्स ऑलमोस्ट 6-7 फ्लोर हाई, ओके। तो आप चित्तौड़ जाओगे तो आपको मिलेगा सर, ठीक है। एंड इसके ऊपर इंस्क्रिप्शन है सर, ओके। ये इंस्क्रिप्शन के अंतर्गत ये महेश और अत्रि की वो क्या है कि राइटिंग्स है, जिसके थ्रू इन्होंने बताने की कोशिश की कि क्या-क्या चीजें इसके कॉन्टेक्स्ट में लाई गई है सर, ओके। तो हुआ क्या कि राणा कुंभा वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज ऑफ मेवाड़ टू कम टू पावर, एंड अलोंग विद पॉलिटिकल कंक्वेस्ट ही वाज आल्सो ग्रेट पैट्रन ऑफ म्यूजिक एंड लर्निंग एज वेल, है ना। तो यूपीएससी ने आपको सवाल क्या पूछा? यूपीएससी ने आपको सवाल ये पूछा है ना कि मेक एन एस्टीमेट ऑफ राणा कुंभा एज पैट्रन ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट्स, ठीक है। कि भाई लिटरेचर और आर्ट के अंदर क्या था, है ना, समझे। तो आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूजिक हो गया, म्यूजिक के साथ-साथ अब डांस तो होगा ही पीछे, मतलब आप देखिए कि कोर्ट के अंदर कोर्ट डांस ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है सर, ओके। ये आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल आल्सो सी दैट हम लोग जब देखेंगे तो हमें क्या कह सकते हैं कि रिलीजियस आर्ट के बारे में पता होना चाहिए। मेनली वी विल फाइंड कि एकलिंग जी नो डाउट यूज्ड टू बी इष्ट देव, मतलब जो इनके कुल देवता थे सर, ओके। बट इनके द्वारा ही वी विल फाइंड कि जो काफी सारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी उसको इंटैक्ट रखा गया है कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। साहित्य में वी विल सी दैट इनका कंट्रीब्यूशन था इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, ओके ना। सो ही हैड ट्रांसलेटेड सर्टेन बुक्स एंड क्रिएटेड कमेंटरीज ऑन वेदास, उपनिषद्स, इंक्लूडिंग द गीत गोविंदा, वो भी हमको यहाँ से मिल जाता है सर, करेंगे ओके। वी विल आल्सो सी दिस पार्ट कंटेम्परेरी पीरियड के अंदर की आर्ट फॉर्म में देखो क्या-क्या चीजें हम लोग करेंगे, है ना। आर्ट में आर्किटेक्चर आता है, स्कल्पचर आ सकता है सर, है ना, और पेंटिंग आ सकता है सर, ठीक है, समझे नहीं समझे। इनफैक्ट इनके पीरियड में इन्होंने एक बसंतपुर करके एक शहर का निर्माण किया था सर, ठीक है। एंड वी विल फाइंड कि उसके आजू-बाजू में खास करके आप अरवली चले जाओगे सर, है ना, तो एकलिंग जी और उसके आजू-बाजू में ज्यादातर जो आपके क्या कह सकते हैं कि लेक्स है वो सब मैन मेड लेक्स है सर, ठीक है, समझे। मैन मेड लेक्स मतलब पहाड़ों के बीच में वी विल सी कि इनको जैसे ही विजन आता था कि देखो जैसे मैंने आपको उदयपुर के बारे में बताया सर, ठीक है। उदयपुर के लेक्स मतलब वो तो थोड़ा लेट बना उदयपुर सर, है ना, 600 के बाद बन गया है। बट स्टिल द रूलर्स है ना, उदय सिंह जी के समय का ये विचार था कि नहीं भविष्य के शहर को पानी मिलना चाहिए, तो इस तरह से उन्होंने लेक्स बनाया। तो ये कुंभा से ही शुरू हो गया था सर, ठीक है ना, समझे। तो राणा कुंभा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं सर, ठीक है ना, समझे। एक तो वी कैन डिवाइड विद रिस्पेक्ट टू लिटरेचर। लिटरेचर में दो प्रकार का काम किया, एक तो न्यू वर्क्स इंट्रोड्यूस किया, 4 ड्रामास लिखे। ये ड्रामा का नाम याद रखिएगा, स्लाइड्स में है नहीं पर गूगल कर दिएगा, जस्ट गूगल इट आउट सर, ठीक है। दूसरी इन्होंने कमेंट्रीज लिखी सर, है ना, समझे। ये कमेंट्रीज में वेद, उपनिषद एंड वी विल सी कि गीत गोविंद के ऊपर भी हमको यहाँ से मिल जाती है, और स्मृति के ऊपर सर, ठीक है, समझे। ये लिटरेरी ट्रेडिशंस के अंदर बिकॉज़ ही हैड मल्टीपल नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस, ही वाज एबल टू इंपार्ट नॉलेज इन द कोर्ट एज़ वेल सर, है ना। तो लैंग्वेजेस में ये 5 एक लैंग्वेजेस मैंने बताया, मेदपति यानी कि मेवाड़ की जो मेवाड़ी भाषा है। एक्चुअली राजस्थान में मेवाड़ी लोगों को लगता है मारवाड़ी एक ही है, पर मेवाड़ी इज़ अ सेपरेट रीजन, मारवाड़ी इज़ अ सेपरेट रीजन सर, है ना, समझे। है ना, हदोती इज़ अ सेपरेट रीजन, मतलब काइंड ऑफ जो कोटा बूंदी वाला रीजन है, तो वहाँ डायलेक्ट अलग है सर, ठीक है ना, समझे। कहीं तो ये दिव्यराज शेखावती इज़ अ डिफरेंट रीजन सर, ओके। तो इन जो जहाँ जहाँ रह रहा है उनको पता होगा कि एक ही भाषा, बाहर वालों को लग रहा है कि भई सब एक ही है, तो मारवाड़ी चलता है, नहीं सर, ठीक है। सो एवरी रीजन जैसे, है ना, समझे। महाराष्ट्र में आप जाओगे तो कोंकणी अलग है सर, ठीक है ना, कोंकण की तरफ जाओगे, समझ में आया कि नहीं आपको। नासिक की तरफ आओगे मराठी अलग देखने को, पुणेरी अलग मिलती है सर, ठीक है। मुंबई वाला बंदा मराठी बोलेगा और नासिक वाला बोलेगा, पुणे वाला बोलेगा, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होगा सर, ठीक है, समझे। महाराष्ट्र में रहते हैं, पहले मेरे को लगा मराठी पूरे स्टेट के अंदर है, अब नहीं, शब्द भी अलग-अलग है, बोलने का टोन भी अलग होता है सर, ठीक है ना। मुंबई वाले बड़े सॉफ्ट स्पोकन होते हैं सर, ठीक है, उनकी मराठी बड़ी सॉफ्ट होती है, सुनने में बड़ी सॉफ्ट लगती है। पुणेरी थोड़ा देखोगे थोड़ा टफ, नासिक की तरफ आओगे तो कतई ज़हर है सर, ठीक है ना, समझे। तो नासिक वाली जो मराठी है मतलब वो थोड़ी मज़ा आती है सुनने की सर, आपको लगेगा कि तनका होगा सर, खैर। तो विल फाइंड कि वैसे ही राजस्थान में है सर, ठीक है। तो राजस्थान में ये मेरपति जानते थे, मतलब बेसिकली जो यहाँ क्या कह सकते हैं कि जो लैंग्वेजेस थी उसमें मेवाड़ की भाषा आपको यहाँ से मिलेगी सर, ठीक है, समझे। हाँ, नागपुर में जैसे वी विल फाइंड कि डायलेक्ट है थोड़ी अलग है। इनफैक्ट नागपुर विदर्भ सेंट्रिक आया है, तो उसकी अंदर आपको हिंदी इन्फ्लुएंस, है ना, समझे, आपको बहुत सारा देखने को मिल जाएगा सर। तो डिपेंड्स होगा, समझे। वैसे ही आपको यहाँ पे भी लैंग्वेजेस के पॉइंट ऑफ से चीजें मिलेगी सर, गेटिंग ओके। तो ही न्यू द मेरपति, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ मेवाड़ एज़ वेल। प्राकृत संस्कृत भी जानते थे सर, है ना, महाराष्ट्री भी जानते थे, मतलब मोस्ट ऑफ द मराठी भाषा तक इनका भी प्रभाव आपको मिलेगा सर, ठीक है। तो ये भी लिटरेचर के अंदर और लैंग्वेजेस के पॉइंट ऑफ से हम लोग लिखेंगे। इसके साथ-साथ लिटरेचर में ही मैंने बताया कि महेश और अत्रि, इन दोनों की कहानी आपको पता होनी चाहिए। महेश एंड अत्रि, दे वर द कोर्ट ऑथर्स, है ना। तो और भी ऑथर्स को इन्होंने पैट्रोनेट तो दिया ही होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि पैट्रोनेट नहीं दिया सर, ठीक है, समझे। तो ये सब साहित्य के पार्ट हो गया, है ना। दूसरी कहानी हम लोग ये लिखेंगे कि आर्ट फॉर्म्स के अंदर भी इनको इंटरेस्ट था। आर्ट में एक तो परफॉर्मेंस आर्ट्स में म्यूजिक एंड डांस की कहानी आपको मिल जाएगी। म्यूजिक एंड डांस के अंतर्गत अभी मैंने आपको बताया कि जो ड्रामा लिखे गए थे, ये ड्रामा का परफॉर्मेंस भी होता होगा कि नहीं होता होगा सर, ठीक है। फिर इसके साथ-साथ खुद भी वीणा बजाते थे, है ना। इसके साथ-साथ हमने देखा कि ये वी विल सी कि संगीत शिरोमणि का टाइटल देते हैं, है ना, तो ही वाज़ अ एक्सपर्ट म्यूजिशियन एज़ वेल, ओके। एंड साइमल्टेनियसली वी विल सी कि परफॉर्मिंग आर्ट के साथ जब हम लोग विजुअल आर्ट को देखेंगे, मतलब तो उसमें स्थापत्य आएगा। ये आर्किटेक्चर के अंदर फोर्ट्स बनाना,
ये फोर्ट्स की कल्चरल, स्ट्रेटेजिक और विल सी की हिस्टोरिकल इंप्लिकेशंस भी थी। तो टोटल 32 से ज्यादा फोर्ट्स बनाए इन्होंने। उसमें 5 सबसे प्रोमिनेंट है, अचलगढ़ है, कुंभलगढ़ है, सर है ना, विराट का है सर, ठीक है ना, मदन है, कोलाना है, ये 4-5 फोर्ट्स का नाम आप लिख सकते हो। ये 5 स्ट्रेटेजिक फोर्ट्स है सर, समझे। यहाँ इन्होंने बहुत स्कल्प्टर्स को और आर्किटेक्ट्स को यहाँ पे जॉब दिया सर, ठीक है, क्योंकि ये फोर्ट्स खुद तो बनाए नहीं थे। इनफैक्ट कुंभलगढ़ की फोर्ट की तो खासियत ये है सर, है ना, कि ध्रुव को राजस्थान कुछ ऐसा दिखा, ध्रुव स्थान सर, है ना, समझे नहीं समझे, हाँ, मोहन को राजस्थान कुछ ऐसा दिखा, मोहस्थान सर, ओके, समझे नहीं समझे, यू सॉ दैट एड सर, ठीक है ना, समझे। डेडो डेडो बावड़ो गोल मटोर बावड़ी सर, माटी मांगे पैजनी सर, सुना कि नहीं सुना सर, ओके। वी विल फाइंड कि राजस्थान टूरिज्म की ऐड आया करती थी सर, ओके। उसमें अलग-अलग लोगों को राजस्थान के अलग-अलग विस्तारों में भेजा गया, है ना, घुमाने के लिए। तो कोई बूंदी की तरफ गया तो वहाँ ग्रीनरी ग्रीनरी मिली सर, है ना। किसी का कोई कुंभलगढ़ गया तो कुंभलगढ़ में पता चला कि ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया है ये तो सर। सब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद सबसे बड़ी वॉल तो यहाँ पे बनी थी राणा कुंभा ने। सब 32 किलोमीटर लंबी वॉल को बनाने का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको सर, ठीक है। ये पेट्रोलियम नहीं तो क्या है? समझे? तो कोई कह रहा है कि प्रोविंशियल किंगडम में कुछ हुआ ही नहीं था भारत के अंदर, तो वी विल फाइंड कि कितने हज़ारों लोगों को नौकरी रोजगारी मिली होगी सर, समझे। और बेसिकली ये फोर्ट्स फोर्ट्स थोड़ी है सर, ओके। फोर्ट्स का अगर आप आर्किटेक्चर देखो तो बौखला जाओगे आप सर। क्योंकि फोर्ट्स स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फोर्ट्स में बेसिकली वॉल तो होती है आपकी, पर अंदर कितनी वो क्या कह सकते हैं, कोर्टयार्ड्स होते हैं और ओपन प्लेसेस होती है और राजा का महल होता है, रानी का महल होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होती है, पॉपुलेशन रह रही होती है आपकी सर, ठीक है। एंट्री गेट्स, एग्जिट गेट्स, सीक्रेट रूट्स होते हैं, मतलब अंदर आप किले में तो बौखला जाओ सर। यू वोंट बी एबल टू विन आउट अ फोर्ट सर, ओके, समझे। और उसको ये उदयपुर में उधर में गया था सर, चित्तौड़ के फोर्ट में भी। बीच में रास्ता अंदर जाते-जाते इतना सकड़ा हो जाता है ना, उधर ही धर दिए जाओगे तुम सेना लेके घुसे ना, तो पहले ये लोग रास्ता थोड़ा ब्रॉड रखते थे, राजा लोग जानते थे, आने दो छोड़ो। फिर जैसे अंदर जाएँगे ना दुश्मन, फिर विल फाइंड एक साथ फट करके अंदर इतना नैरो हो जाएगा, ऊपर ही खिड़कियाँ 2-4 होती हैं। ऊपर से तेल-वेल, रगड़ा-बगड़ा जो भी है, आग-वाग का गोला डाल दो, उधर ही धर दोगे तुम सर, कोई हिम्मत ही ना करे अंदर घुसने की। तो स्मार्ट है ना सर, ठीक है ना, तो इट्स विजन ना सर, ठीक है। तो बेसिकली शासनों आर्किटेक्ट्स हुआ करते थे। बट इंटरेस्टिंगली आर्किटेक्ट से राजा का भी विजन होता है कि कैसे इसको यूज करना है सर, है ना। एवरी फोर्स, इवन आप छत्रपति शिवाजी महाराज की फोर्स देखोगे तो ऐसे ही आपको मिलेंगे, हर एक फोर्स। तो बेसिकली इसमें स्कल्पटर्स को बेसिकली जॉब दिया, है ना। इसमें क्राफ्ट्समैन को उन्होंने पेट्रोनेट दिया सर, ठीक है ना। एंड फोर्ट्स वर वेरी एक्चुअली लिविंग एंटिटीज ऑफ दैट टाइम सर। लिविंग एंटिटी का मतलब ये है कि उसमें लोग रहते थे। इवन आज के तारीख में भी कुछ-कुछ फोर्ट्स में लोग रहते हैं। चित्तौड़ में तो नहीं रहता आई गेस, बट ये जोधपुर के फोर्ट में एंड देयर आर अदर 2-3 फोर्ट्स जहां स्टिल द पॉपुलेशन सेटलमेंट इज गोइंग एंड दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द अर्स्टवाइल पीपल सर, पुराने जैसे। सिटी पैलेस भी आप देख लो सर, उदयपुर का सिटी, उसमें आधा जो है वो अभी भी जो रॉयल फैमिली ऑफ राजस्थान, मतलब मेवाड़ की जो है लक्षराज सिंह मेवाड़ और उनके फादर साहब जो है वो अभी भी रह रहे हैं सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि दे आर लिविंग एंटिटीज ऑफ दैट टाइम, है ना। बीइंग लिविंग एंटिटीज दे वर एबल टू क्रिएट आउट, है ना। तो एक हेरिटेज क्रिएट किया है राणा कुंभा के द्वारा सर। तो ये आ गया है। फिर विक्ट्री पिलर हमने बताया सर, ठीक है। इनफैक्ट विक्ट्री पिलर बहुत ही प्रोमिनेंट था, क्योंकि देयर इज अ रिवाइवल ऑफ द अथॉरिटी ऑफ पावर एज़ वेल। नॉर्मली ये पहले नहीं मिलता था आपको। आप समझिए कि ऑलमोस्ट अशोक के बाद, मतलब अशोक के ट्रांजिशन और गुप्ता तक आते-आते विक्ट्री पिलर खत्म हो गए सर, ठीक है। बट वी विल फाइंड कि मेवाड़ ने फिर से रिवाइव किया कि नहीं हम बनाएंगे सर, ठीक है। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट पार्ट था। इन्होंने फोर्ट्स तो बनाए, न्यू सिटीज और न्यू सेटलमेंट्स भी बनाए बहुत सारी जगह के ऊपर आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक सिटी बनाया था जिसका नाम था बसंतपुर सर, है ना, समझ। तो बसंतपुर की स्थापना की इन्होंने, बहुत सारी जगह के ऊपर पॉन्ड्स बनाए, लेक्स बनाए हैं सर, ठीक है। बेसिकली एकलिंग जी के फॉलोअर्स के रूप में मानते थे, इसके लिए इन्होंने एकलिंग जी के टेंपल्स बनाए। एक तो मेन टेंपल तो था, पर बाकी सारी जगह के ऊपर टेंपल्स बनाएंगे। तो इस तरह से काफी सारे पब्लिक प्लेसेस भी बनाते हैं सर, ठीक है। सो दे विल बी मेकिंग, वी विल फाइंड कि पब्लिक प्लेसेस ओवर हियर एज़ वेल सर, ओके। तो ये भी हमारे लिए बड़ी प्रोमिनेंट पार्ट है विद रिस्पेक्ट टू राणा कुंभा। एंड राणा कुंभा के द्वारा वी विल सी कि बहुत सारे वर्क्स इन्होंने बनाए थे। संगीत मीमांसा करके एक बुक लिखी थी, संगीत रत्नाकर करके एक बुक लिखी थी। तो ये सब भी हम लोग इनके अंदर से लिखेंगे सर, ठीक है। तो ओवरऑल पैटर्न के रूप में अगर आपको सवाल आता है कि भई देखो राणा कुंभा की कंट्रीब्यूशन इज अ पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड कल्चर एज़ वेल, तो हम आराम से लिख सकते हैं ना सर, ठीक है, समझे। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी संगीत रत्नाकर, संगीत मीमांसा, है ना। दूसरा था संगीत रत्नाकर सर, ठीक है ना। ये दोनों की दोनों किताबें और एक और वर्क था सर, ठीक है ना, जो राणा कुंभा के द्वारा लिखा गया था। हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि इनकी लेगेसी राजस्थान के और ओवरऑल कंसोलिडेशन में बहुत हेल्पफुल रही सर, ओके। बट एज़ ऑलवेज दिस हैपेंस इन मल्टीपल डायनेस्टीज, ओके। तो द राजपूताना किंगडम्स, ओके, ऑलवेज यूज्ड टू सफर फ्रॉम वी कैन से सिविल वॉर्स, ओके। और ये सिविल वॉर फिर इनके फैमिली के अंदर भी हुआ सर, ठीक है ना, समझे। और कुंभा की अपने ही लड़के के साथ फिर लड़ाई हो जाती है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड देन वी विल सी दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये संघर्ष होने की शुरुआत होगी। संगीत रत्नाकर, हाँ, एक तो सारंगदेव ने लिखी थी, एक कुंभा के द्वारा भी लिखी गई थी सर, ठीक है ना। सारंगदेव तो मैंने आपको बताया था, वो तो सेना डायनेस्टी के कोर्ट में बैठते थे। तो भाई साहब, है ना, सारंगदेव यूज्ड टू बेसिकली लिव इन द कोर्ट ऑफ द सेना डायनेस्टी, जो कि यादवासिया सेना। और वी विल फाइंड कि ये जो है ये यहाँ से आपको मिलता है। देयर इज वन मोर बुक आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, वो कहीं नोट्स में मेरे होंगे पर अभी याद नहीं आ रहा है सर, ओके। तीसरी कौन सी है? संगीत रत्नाकर, संगीत संगीत नहीं, संगीत सुधाकर नहीं थी सर, ठीक है, समझे। संगीत राज थी सर, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, ओके। बट ये 3-4 बातें याद रखना, बाकी इसके ऊपर लिखिएगा सर, ठीक है ना। इस कमेंट्रीज इंक्लूड द कमेंट्रीज ऑन पॉलिटिकल साइंस और फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, क्योंकि फोर्स क्रिएशन आल्सो रिक्वायर्ड द डायमेंशंस एज़ वेल, ना। ये किला बनाना मतलब कि उसमें गणित है ना पूरा। तो बेसिकली उसको भी आप थोड़ा बहुत इंक्लूड कर सकते हो। ओवरऑल पैटर्नेज के रूप में इनकी कंट्रीब्यूशन को याद रखेंगे सर, ओके। तो इतनी राजस्थान के अंदर है। अब इसकी आगे की कहानी क्या होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग है सर, क्योंकि कुंभा के बाद फिर इनके अंदर सिविल वॉर हो गया। किस बात का सिविल वॉर हो गया? सुप्रबंध थी शायद तक, है ना, शायद तक सुप्रबंध थी, ओके। सो व्हाट हैपेंड विद रिस्पेक्ट टू राणा कुंभा इज दैट कि देयर वाज अ फैमिली स्ट्रगल विद इन हिज डायनेस्टी सर, ओके। एंड वी विल फाइंड कि ही गॉट किल्ड बाय हिज ओन सन्स, ओके। तो राणा उदय आए, उदय बेसिकली आते तो है, उदय के अंदर भी उसके बाद उसी की फ्रेट्रिसाइडल वॉर चलती रही। ये फ्रेट्रिसाइडल वॉर में दूसरे राजा राइमल करके, फिर राइमल भी हट जाते हैं और उसके बाद भी संघर्ष चला। और राइमल के संतान पावर के ऊपर है जिनका नाम था संग्राम सिंह, है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि संग्राम सिंह तक आते-आते चीजें ठीक चलती है सर, समझे। संग्राम सिंह मोस्ट प्रोबब्ली कुंभा के पोते लगते थे, मतलब बीच में एक जनरेशन आई थी, उसको लेके फ्रेट्रिसाइडल वॉर हुई थी भाइयों के अंदर सर, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी लाइन है। ये संग्राम सिंह ही राणा संगा बनते हैं और इन्हीं के पीरियड के अंदर फिर से मेवाड़ का रिवाइवल हुआ। ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये संघर्ष करते रहे। ये संघर्ष फिर मालवा के साथ करेंगे, गुजरात के साथ करेंगे, ऊपर मुगलों के साथ भी करेंगे, क्योंकि बाबर आ चुके थे तब तक सर, ठीक है, समझ गए, ओके। तो ही विल बी फाइटिंग अगेंस्ट लोधी, ही विल बी फाइटिंग अगेंस्ट बाबर, ही विल बी डोमिनेटिंग। इनफैक्ट अगर आपने राणा संगा को देखा भी होगा तो एक इनकी आंख नहीं थी सर, डैमेज हो गई थी। हाथ भी इनका एक काम नहीं कर रहा था सर, ठीक है ना, समझे। शरीर में बहुत सारे घाव थे, उसके बाद भी इनफैक्ट इनकी स्पिरिट को दाद है सर, गेटिंग ओके। एंड वी विल फाइंड कि हाँ, एक पैर भी इनका डैमेज काइंड ऑफ हुआ करता था, उसके बावजूद भी ही वाज एबल टू डोमिनेट इट आउट सर, गेटिंग ओके। तो इन्होंने मालवा के ऊपर अपना डोमिनेशन हेल्ड किया। इनफैक्ट मालवा के ऊपर डोमिनेशन भी हेल्ड किया और उसके बाद उन्होंने मालवा की हेल्प करने की भी शुरुआत की सर, गेटिंग ओके। तो इंटरेस्टिंगली ऐसा हुआ कि जब खानवा की लड़ाई, पहले इन्होंने
युवराज मोदी को हराया सर, ठीक है। गुजरात में मुजफ्फर शाह को डिफीट कर दिया। बेसिकली वी विल सी दैट इसके बाद गुजरात जो है वो कमजोर होना शुरू हो गया था। एंड साइमल्टेनियसली वी विल सी कि इनकी फिर संघर्ष मेदिनी राय के साथ हुई। तो खानवा में तो ये पराजित हो गए थे, अगर आपको पता होगा। खानवा में एक्चुअल सेंस में ये हुआ कि इन द अर्ली बैटल्स बाबर वाज एबल टू, बाबर वाज एट द रिसीविंग एंड, ओके ना, समझे। बट देन बाबर फिर रात को अपने सैनिकों को मोटिवेट करता है दारू वारू पी के, सर, समझे, और कहता है अपन गाजी बनने आए हैं, ये करेंगे। उस रात अपन 2 बजे तक पिया। तो उसके बाद फिर खानवा में इनकी गेम पलट गई। इनफैक्ट खानवा में इंटरनल सैबोटेज भी हुआ था इनके अंदर से। तो फाइनली राणा संग्राम सिंह जब खानवा में पराजित हुए तो उसके बाद ही वेंट टू मालवा। मालवा उनका दुश्मन था, पर उन्होंने कहा कि देखो अब एक ही स्टेट है जो इनको रोक सकता है, और उनके दुश्मन मेदिनी राय यूज्ड टू बी काइंड ऑफ आर्क राइवल, ओके, क्योंकि महमूद खिलजी के सेनापति थे मेदिनी राय। मेदिनी राय बेसिकली लोकल रूलर भी थे चंदेरी के, एंड ही वाज आल्सो द काइंड ऑफ सेनापति और द मेन वजीर ऑफ द मालवा स्टेट एज वेल, ओके। तो राणा संगा ने कहा कि देखो हमारी इंटरनल डिफरेंसेस दूर की बात है ना, वी हैव आवर इंटरनल इश्यूज, ओके, हम पहले से लड़ते आ रहे हैं, पर अभी बाबर को रहना है सर, गेटिंग ओके। तो इस टाइम पे राणा ऑल्सो सीक द हेल्प ऑफ गुजरात, मतलब बहादुर शाह की भी हेल्प मांगने की कोशिश की गई कि भाई अपन साथ में इकट्ठे होकर कुछ करते हैं और पूरा संगठन बनाएंगे सर, ठीक है। तो मेदिनी राय को हेल्प करने के लिए वी विल सी ओवर पीरियड ऑफ टाइम आए, और बाबर के साथ फिर उन्होंने संघर्ष भी किया। इनफैक्ट राणा बड़े वो थे, एम्बिशियस भी थे, ही थॉट कि भाई हम यहाँ अपनी गेम कर सकते हैं सर, है ना, समझे। बट फिर वही हुआ जो पहले होता है, जैसे राणा कुंभा के अंदर ये हुआ, वैसे ही राणा को या राणा संगा को या संग्राम सिंह को बेसिकली इंटरनली अपने ही वी विल सी की सेना के अंदर से मार दिया गया सर, ठीक है, समझे। तो ही वाज मोस्ट प्रोबब्ली पॉइजन्ड आउट, बट ये हिस्ट्री आपको ट्रेडिशंस के रूप में आपको मिलती रहेगी। और उसके बाद वी विल फाइंड कि मेवाड़ जो है उसके ऊपर फिर अकबर का ध्यान पड़ेगा सर, ठीक है। तो 1576 तक आते-आते अकबर फिर हल्दीघाटी करता है और फिर जहांगीर आएगा। तो इसके ऊपर आगे डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ था हल्दीघाटी के अंदर, क्या कहानी थी। इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है सर, ठीक है। मेवाड़ के जो ट्रेडिशंस जहाँ से निकल के आए थे, खास करके मैंने बताया कि कुंभा ने जो भक्ति ट्रेडिशंस को रिवाइव किया था, काइंड ऑफ रिवाइव इसके लिए क्योंकि जयदेव की गीत गोविंदा और बाकी सारी किताबों को लिखने के बाद बहुत ही कल्चरल रिवाइवल हुआ था ऑफ द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ दैट टाइम। तो इसमें भक्ति ट्रेडिशंस का भी रिवाइवल हुआ। ये भक्ति ट्रेडिशंस में वी विल कम टू नो कि संग्राम सिंह के कोर्ट से ही उनकी ही बहू या उनकी ही डॉटर इन लॉ ये मिलेगी मीराबाई से, ठीक है ना, समझे। तो मीराबाई स्टार्टेड फॉलोइंग ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि कृष्णा, एंड हमें ये पता चलता है कि उसके बाद मीराबाई भक्ति परंपरा की तरफ चली जाती है सर, है ना, समझे। और फिर लेटर पीरियड के अंदर संग्राम सिंह के कोर्ट से ही निकल के आएंगे महाराणा प्रताप, जो फिर हल्दीघाटी की लड़ाई और ये सब करेंगे सर, है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि इस तरह की मेवाड़ की हिस्ट्री रही है। मेवाड़ कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, ओके। मेवाड़ वाज द ओनली शाइनिंग लाइट, है ना, समझे। इनफैक्ट जहांगीर ने भी जब इनके साथ ट्रीटी करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लासेस के अंदर, तो मेवाड़ के शासकों ने कह दिया था कि देखो हम आगरा नहीं आएंगे सर, ओके। लेट अस एस्टैब्लिश अ ट्रीटी बट वी विल मेक श्योर कि वी वोंट बी कमिंग टू आगरा सर, ओके। नॉर्मली क्या था कि सबको मनसबदार बनाया जाता था। मनसबदार बनने के एक नियम ये था कि आपको आगरा आके राजा को सलाम कहना पड़ेगा। मेवाड़ ने कहा कि कोई बात नहीं, अपन अपने संघर्ष को खत्म करते हैं, बट विल नॉट बी प्रेजेंट एट आगरा, नाइदर विल सरेंडर एनी ऑफ आवर राइट्स, ओके। तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, पर हमारे अधिकार नहीं जाएंगे सर, है ना, समझे। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस विल सी दैट मेवाड़ कंटिन्यू टू रेजिस्ट द मुगल रूल ओवर पीरियड ऑफ टाइम। वो कंटिन्यू होता रहा और फिर मेवाड़ ने फिर से रिवाइव किया। आगे डिस्कस करेंगे मुगलों के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर ऐसे स्टेट्स थे सर, ओके। वैसे ही मारवाड़ था सर, है ना। मारवाड़ बेसिकली आप समझने की कोशिश करिए तो ये वो डायनेस्टी थी जो कन्नौज के साथ जुड़ी हुई है, गढ़वाल के साथ, करेंगे अपन, ओके। तो वहां से वी विल सी कि जोधा करके किंग आए थे 14th सेंचुरी में, जो जोधपुर की स्थापना की। एंड ग्रेजुअल सेंस में वी विल फाइंड कि मालदेव आए, ये वही मालदेव है जिनकी शेरशाह सूरी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी। मारवाड़ ही स्टेट था जो मूलतः से अगर आप देखोगे तो पहले सोच रहा था कि हुमायूं की मदद की जाए टू फाइट अगेंस्ट द अफगान्स एज वेल, ठीक है, समझे। एंड देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चलता है कि हुमायूं यहाँ पे रेफ्यूज भी लेता है, बट फिर शेरशाह सूरी ने कहा कि अगर तुम हुमायूं को आसरा दोगे तो हमें तुम्हारे ऊपर भी अटैक करना पड़ेगा। तो फिर मारवाड़ ने कहा कि बेटा हुमायूं तुम यहाँ से जाओ, यहाँ ठीक नहीं लग रहा है सर, ठीक है, समझ गए, ओके। बट ये पूरी स्टोरी है। यहाँ से ऐसे बहुत सारे राजपूताना स्टेट्स मिलेंगे आपको, अंबर करके यानी कि आज का जयपुर का स्टेट मिलेगा आपको, बीकानेर का स्टेट मिलेगा आपको, रणथंभौर मिलेगा आपको, जैसलमेर मिलेगा। सबके ऊपर तो हम नहीं जाएंगे। अंबर या जयपुर का जो स्टेट है बड़ा प्रोमिनेंट है क्योंकि ये वही स्टेट है जहाँ कछावा राजपूत से, एंड वी विल फाइंड कि ये कछावा राजपूत ही अल्टीमेटली विल सी कि मुगल के सबसे पहले अलाइज बनते हैं आउट ऑफ सर्टेन पॉलिटिकल, मिलिटरी एंड इकोनॉमिक कंपल्शंस एज वेल, ठीक है, समझे। तो हमें ये पता चलता है कि ये स्टेट विल सी कि मैट्रिमोनियल अलायंसेस की शुरुआत करता है और फिर मिडिवल इंडिया की जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है वो पूरी तरह से बदलेगी सर, है ना, समझे। तो बीकानेर जो है वो भी राठौड़ ने शुरू किया, जोधपुर भी राठौड़ ने शुरू किया, है ना। तो जोधा जो थे जो फाउंडर हुआ करते थे मेनली, मतलब ऐसा कहते हैं मारवाड़ की जो पूरी फाउंडेशन उन्होंने रखी, तो इनके समय से ही आपको वी विल फाइंड कि फिर दूसरे स्टेट्स जैसलमेर है, बीकानेर है, ये सब बेसिकली निर्माण होने की शुरुआत हुई। तो लंबी कहानी है, हम सबके ऊपर तो जाएंगे नहीं सर, ठीक है, उसके लिए आपको रास्ता की हिस्ट्री देखनी है और आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए कि इनमें से बहुत सारे स्टेट्स अब मुगलों के साथ लड़ेंगे भी और उनके अलाइ भी होंगे सर, ओके। तो रीजनल किंगडम्स कुछ पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, कुछ का एग्जिस्टेंस बाद में हुआ सर, है ना। देयर वर टू काइंड ऑफ रीजनल किंगडम्स, ओके। सो वंस वर दोस किंगडम्स दैट वर एक्जिस्टिंग इवन इन द दिल्ली सल्तनत, एंड वन वर दोस किंगडम्स व्हिच एक्जिस्टेड एज अ पार्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। एंड बोथ दिस किंगडम्स एक्चुअली जो इंडिपेंडेंट भी थे और दिल्ली सल्तनत के अंडर में इंडिपेंडेंट हुए, इन सबको जीतने के लिए आगे के पीरियड में मुगल्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ, समझे। इसमें खानदेश भी आता है सर, ठीक है। खानदेश के ऊपर हम गए नहीं है, बट खानदेश की भी स्टोरी ये है कि ये भी 1390s में, मतलब वही पीरियड जो आपका क्या कहते हैं तैमूर के आक्रमण के समय के, तब की ही कहानी आपको यहाँ से मिलेगी। इनका भी जो राजा था इसको भी फिरोज शाह तुगलक ने अपॉइंट किया था और उसको ऊपर पता चला कि फिरोज शाह तुगलक मर गया, तैमूर का इन्वेजन हुआ, तो इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया था, गेटिंग ओके। प्रॉब्लम ये होता है कि खानदेश कभी प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाया क्योंकि वो एक ऐसी लोकेशन के ऊपर था जहां मालवा का रूलर और गुजरात का रूलर उसको ना रंगदारी मारता रहता था, समझे नहीं समझे। क्यों? क्योंकि इनकी एक एंट्री गेट थी दक्कन की तरफ, यहाँ बहमनी स्टेट भी हुआ करता था। तो खानदेश के ऊपर सुजेरिटी जो है, ये सुजेरिटी बेसिकली नॉर्मली गुजरात के शासकों की ज्यादा रही है सर। लेटर पीरियड में ये जो बहमनी और जो दक्कन के स्टेट्स है वो खानदेश को खत्म कर देते, बोले क्या करोगे। दक्कन के स्टेट्स के बाद फिर अकबर आया, अकबर कहता है बोले तुम क्या कर रहे हो यहाँ एंट्री के रूप में सर, ओके। तो फिर फाइंड की उसके बाद इनकी भी पूरी बच जाती है। तो इस तरह से हमें पता चला कि मिडिवल इंडिया के अंदर ये जितने भी रीजनल स्टेट्स थे इनको मोस्ट प्रोबब्ली मुगल्स या जो अदर किंगडम्स है वो खत्म करेंगे सर, है ना, समझे। इस कंटिन्यूटी में एक और स्टेट था, वो था मालवा। 5 मिनट मालवा की भी बात कर देते हैं कि व्हाट इज द स्टोरी ऑफ मालवा एंड हाउ मालवा वाज अ प्रोविंशियल स्टेट एट दैट टाइम एज वेल सर, ठीक है, समझे। तो आपकी लोकेशन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है ना सर, यू वोंट बी एबल टू डोमिनेट सर, ओके। क्योंकि आपके आजू-बाजू में ऐसे किंगडम्स है जो अपना एम्पायर बना रहे हैं। गुजरात वाज वेरी पावरफुल स्टेट, मालवा नीचे आप देखोगे बहमनी, तो तुम कैसे सर्वाइव कर पाओगे सर, है ना। योर लोकेशन मैटर्स ना, ओके। इधर फिर आपको क्या कह सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा और उस पीरियड में रिसोर्सेज जिसके पास होते थे वही मजबूत होता था सर, ओके। खाली अकेली लोकेशन से आप कुछ नहीं कर सकते। तो रिसोर्सेज तो थे नहीं इनके पास, किंगडम ही लिमिटेड एरिया के अंदर फैला हुआ है, तो क्या करोगे सर, ठीक है। ये पूरी स्टोरी लाइन आपको यहाँ से मिलती है, थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए सर। खैर अब देखिए कि खानदेश हो गया, ये हो गया, मालवा की भी स्टोरी यही है सर, ठीक है। मालवा वाज आल्सो द कनेक्टिंग रूट फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, मतलब आपको ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाना हो तो पहले भी मालवा को लेकर लड़ाई हर्षवर्धन ने भी किया था, गुप्ताज ने भी किया था, सब लोग ट्राई करते थे कि मालवा के ऊपर अपनी हेजेमनी रहे। नॉर्थ साउथ डिवीजन भी मालवा के थ्रू होता था, है ना, कि भाई मालवा से नीचे जाओगे खानदेश, पर मालवा जितना भी उतनी जरूरी है सर, ठीक है, समझे। तो कहानी है कि मालवा में 2 डायनेस्टीज ने रूल किया।
पहले थी घुरिद डायनेस्टी, है ना। घुरिद डायनेस्टी मतलब अपना मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन घुर वाली डायनेस्टी नहीं, पर एक और घुरिद डायनेस्टी थी। और उसके बाद ओवर पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी द खलजी डायनेस्टी विल कम टू पावर। सो द टू डायनेस्टीज इन मालवा, वन इज द घुरिद डायनेस्टी एंड सेकंड वन वाज द खलजी डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी में महमूद खलजी आया और घुरी में दिलावर खुरी करके एक राजा हुआ करते थे। दो कैपिटल थे इनके, एक इनिशियली धार था और दूसरा बन गया मंडू, है ना, समझे। सो देयर वर टू कैपिटल्स, वन वाज धार, सेकंड वाज मंडू सर। ये दोनों डायनेस्टी मालवा को रूल करेगी। इनका भी संघर्ष फिजिकली मेवाड़ के साथ होगा, गुजरात के साथ होगा, खानदेश के साथ होगा और उसके नीचे बहमनियों के साथ होगा, क्योंकि दे विल कीप ऑन फाइटिंग। ओके, मेडिवल इंडिया की पॉलिटी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, समझे। तो सबको भैंस चाहिए थी, है ना, रिसोर्सेज चाहिए थे, अपने हिसाब से लाठी चलाते रहते थे सर, करिंग पर। तो इस तरह से 1400 में मालवा एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में बन गया और 1400 से लेके 1530 1540 तक हमें मालवा देखने को मिलेगा। उसके बाद मालवा के ऊपर पहले बाबर ने आक्रमण किया, बाबर के बाद बची कुछ कसर जो थी वो हुमायूं और अकबर पूरा कर देंगे, है ना। तो उसके बाद मालवा की पूरी बच जाती है और मालवा का एनेक्सेशन हो जाएगा, समझे। क्योंकि अकबर को ये चीज बहुत पहले से क्लियर थी कि देखो मालवा को जितना बहुत जरूरी है वो दक्कन का एंट्री गेट है, गुजरात को भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। तो उसने अपने वो स्टेप ब्रदर को भेजा था, है ना, आदम खान को। तो उसने जाके कांड कर दिया वहाँ पे। तो उसके जाके पता चला अकबर को, बोले तो उसने जाके बहुत वहाँ कत्लेआम किया है। तो बोले अकबर ने कहा इसको बुलाओ आगरा के किले पे, बोला उसको आगरा के फोर्ट से गिराओ। बोले सर गिराएंगे तो हाथ पैर टूटेंगे, बोले दो बार गिराओ सर, पहली बार हाथ पैर तोड़ो, दूसरी बार सर फोड़ो उसका, सर ठीक है। तो सिंघम पिक्चर में वो लिखा गया ना, दो बार गिराते अच्छे माले से, वो एक्चुअली सही में हुआ ना, पिक्चर में भी दिखाया है सर। पहली बार गिराया तो हाथ पैर टूट के थोड़ा माथा फूटा, और गिराओ सर, फिर गिराओ सर, ठीक है। तो विल फाइंड कि बस बहादुर को फिर अकबर ने फिर अपना गवर्नर बना दिया। द लास्ट रूलर ऑफ मालवा वाज बस बहादुर, है ना। तो बस बहादुर को अकबर कह रहा है कि देखो यार मुझे तुमसे लड़ना नहीं है, नहीं तो गलत था ये आदम खान, मेरे एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाओ, ठीक रहेगा। क्योंकि मालवा जीतोगे तो हमारे लिए फायदा ये है कि तुम हमको सेंट्रल इंडिया जीत के दोगे, है ना। गोंडवाना या बेसिकली ये जो रीजन है खास करके सेंट्रल इंडिया का, मतलब आज का बस्तर और छत्तीसगढ़ वाला, जहाँ डोमिनेशन करना बहुत मुश्किल है, लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहाँ की भी किंगडम से सर गढ़कटंगा, तो वो भी तुम हेल्प कर दोगे मेरे लिए सर, ठीक है। तो इस तरह से मालवा के ऊपर 1400 से ये स्टेट का निर्माण हुआ। 1400 से लेके 1500 के बीच में या 1530 तक पहला फेज रहा और 1530 से लेके 1560 तक आते आते अकबर आके उसको खत्म कर देगा सर, ठीक है। इसका भी स्थापना 1400 के आसपास ही हुआ। तो आप देख सकते हो कि पोस्ट तैमूर ये हुआ, समझे नहीं समझे। ये देखो ये बेंचमार्क है आपके लिए, आपको जो फैक्टर्स पूछता है ना कि डिस्कस द ग्रोथ और डिस्कस द राइज ऑफ द रीजनल किंगडम्स ऑफ प्रोविंशियल किंगडम, तो एक थंब याद रखना है कि तैमूर के आक्रमण के आजू बाजू में सब कुछ होगा। तैमूर के आक्रमण के पहले प्रॉपर कोई स्टेट कार्व आउट हुए थे, वो बहमनी और विजयनगर स्टेट ही आपको मिलेगा। बाकी नॉर्थ इंडिया और तीसरा बंगाल था, क्योंकि बंगाल ट्रेडिशनली दिल्ली से थोड़ा दूर रहा था। तो वी विल सी कि बाकी सारे विस्तार के ऊपर सीधा दबदबा ही आपको मिल जाता है। और जैसे ही 1390 का पीरियड आएगा या फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो रही है और तुगलक की मृत्यु तैमूर तो 10 साल में हुआ। 1388 में तैमूर मतलब एफएसटी की मृत्यु हो गई, 98 में तैमूर के। तो बाय दैट टाइम द डैमेज हैड बीन डन। तो जितने भी गवर्नर्स इनको मौका मिला सर, है ना, समझे। आजकल टीवी पे ऐड नहीं आती, नहीं मौका मौका सर, समझे। खैर तो अब आए तो ठीक रहेगा सर, खैर समझे। बीच में बहुत आई थी ना टीवी तोड़ने वाली एडवर्टाइजमेंट। चलो तो कहानी क्या है, मालवा में हमको क्या याद रखना है। एक तो कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट गुजरात, कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट मेवाड़, कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट खानदेश एंड बहमनी किंगडम, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, टू कैपिटल्स धार एंड मांडू। सो इफ देयर विल टू कैपिटल्स दे विल आल्सो बी क्रिएटिंग आर्किटेक्चर विद दैट। आर्किटेक्चर बनाएंगे नहीं बनाएंगे, तो फिर आर्किटेक्चर बनाएंगे लोग। तो धार और मांडू का स्थापत्य बड़ा प्रोमिनेंट रहा, है ना। एमपी गजब है के कैंपेन के अंदर, है ना, मांडू के फोर्ट की बात की गई है, धार के पैलेसेस के बारे में बात की गई है, हवा महल की बात की गई है सर। ओके, एमपी गजब है का कैंपेन जो है बहुत चला है ना सर बीच में, मध्य प्रदेश बहुत रेवेन्यू ग्रोसर हो गया था टूरिज्म में, अब बीच में ठंडा हो गया, फिर से रिवाइव होगा सर, ठीक है। तो विल फाइंड कि ये मालवा की एक डायनेस्टी दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो बाकी कुछ है नहीं मालवा के अंदर से सर। ओके, मुगल जीत जाएंगे सब में ना, घुमा फिरा के एक ही कहानी आपको मिलेगी। तैमूर के बाद इंडिपेंडेंट हुए और अकबर तक आके लपेटे में हुए। द जर्नी फ्रॉम तैमूर टू अकबर इज द हिस्ट्री ऑफ द प्रोविंशियल डायनेस्टीज ऑफ नॉर्थ इंडिया इंडिपेंडेंट गॉट इंडिपेंडेंट इन द मिड 14th 15th एंड 16th सेंचुरी, 14th एंड 15th सेंचुरी। तैमूर हमको आजादी दी, अकबर ने कहा कि ये क्या, ये सब क्या चल रहा है सर, अपने को साम्राज्य बना। तो कुल मिला के 100 सवा 100 150 साल का इतिहास होगा मैक्सिमम सर। दक्कन वाले थोड़े ज्यादा चलेंगे क्योंकि दक्कन के ऊपर मुगलों को होल्ड आते थे, बहुत टाइम लग गया। तो पहला जो इतिहास है वो 100 साल में निपट जाता है इनका। अब शर्कीज देखिए पूरी सेंचुरी भी नहीं मार पाए। शर्कीज आप समझने की कोशिश करें, पूरा 100 साल भी उनका नहीं चला, है ना। लोधी आके खा गए उनको, जो 1400 में इंडिपेंडेंट हुए शर्की, मलिक सरवा हुसैन शर्की। और आई गेस 1490 तक आते आते तो बहलूल लोधी और इब्राहिम सिकंदर ने कांड कर दिया, बोले, है ना, समझे। चलो है ना, तुम कहाँ इंडिपेंडेंट। तो ये पूरी जर्नी ऐसी रही है सर। ओके, तो जितने प्रोविंशियल किंगडम्स है ना, जो खास करके वी विल फाइंड की फ्यूडेटरी चीफ्स हुआ करते थे या डिसइंटीग्रेशन के रूप में निकल गए, उनकी सर्वाइवल बहुत टफ थी सर। अंडरस्टूड द कंटेक्स्ट, ओके ना, नेचर ऑफ पॉलिटी समझ जाओ, बाकी तो कितना याद रखोगे इसमें, पगला जाओगे आप लोग सर। ओके, तो इसमें वी विल कम टू नो कि मालवा की जब हम लोग इतिहास देखेंगे तो इसमें दिलावर खान गुरी करके गवर्नर था 1390 के अंदर, एफएसटी ने बनाया। एफएसटी इसको बनाया था, वही कहानी है सर, थीम याद रखता हूं मैं तो एक्जेक्टली ईयर भी याद नहीं रहता बहुत ज्यादा, कुछ में याद रह जाता है पढ़ाते पढ़ाते, सब में तो याद बौखला जाएंगे। एफएसटी के समय पे और ज्यादातर गवर्नर एफएसटी ने अपॉइंट किए थे, उसको मलिक सरवार को भी यहाँ पे यही किया था ना, समथिंग है ना, सरकार डायनेस्टी में। यहाँ पे भी आप देखोगे गुजरात में जफर भाई को भी एफएसटी ने किया था, है ना, गद्दारी कौर बेसर हो गया, ये सब के सब उसी के गवर्नर से वही लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ओके, तो इसने धार की स्थापना की, धार में इसका मुख्य कैपिटल था। इसमें ही फिर इसका छोकरा आएगा अल्प खान। अल्प खान ने टाइटल लिया होशंग शाह। इसकी लड़ाई उस पीरियड के अंदर गुजरात के साथ हो रही थी क्योंकि गुजरात इंडिपेंडेंट हुआ 1400 के अंदर ही, तो बोला मैं ना छोड़ो तेरे को, मैं ना छोड़ो, तो फिर की फाइटिंग सर, समझ नहीं। तो इसने होशंग शाह ने होशंगाबाद की स्थापना करवाई सर, होशंगाबाद इज अ टाउन सर, ठीक। फिर ये चलते चलते इस साइड भी गया, इसको कुछ मिला नहीं है उड़ीसा की तरफ, बट देन मांडू एंड धार बिकम द टू प्लेसेस। आर्किटेक्चर बनेगा, टेंपल्स बनेंगे, पैलेसेस बनेंगे, मॉस्क बनेंगे सर, वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से कंटिन्यूअसली इनके अंदर डायनेस्टी में पहली डायनेस्टी आई, घुर डायनेस्टी, घुर को टॉप कर दिया खिलजी ने, है ना। तो वी विल फाइंड की कहानी आपको ये देखने को मिली विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ मालवा। द फर्स्ट डायनेस्टी, द घुरिद डायनेस्टी, रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 30-40 इयर्स, 40 साल तक रूल करती है। और उसके बाद वी विल सी कि खिलजी कम टू पावर, खिलजी से लाइक क्या करोगे तुम सर, वेरी इंपॉर्टेंट। होशंग शाह वाज सीन एज अ पर्सन जो काफी सिंपैथेटिक था। इसने टॉलरेंस भी दिखाया, इसने टेंपल कंस्ट्रक्शन भी करवाया, इसके कोर्ट के अंदर जो राजपूत थे वो भी रहते हैं। इसके समय के अंदर वी विल फाइंड की जैन आर्किटेक्चर को भी पैटर्न दिया गया, है ना। तो काफी सारी चीजें ये डेवलप करवाने की कोशिश करेगा। मांडू में फोर्ट बनाया और बहुत सारी चीजें हमको यहाँ से क्रिएट करने की कोशिश करेगा। बट हुआ क्या कि होशंग शाह के बाद उसका जो लड़का था वो बहुत ही इनएफिशिएंट था। इसका लाभ उठा के खिलजी केम टू पावर सर, ना। खिलजी बेसिकली इनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही थे, इन्होंने रिवाइव किया और कहा कि इसको निपटा दो। इसमें आया महमूद खिलजी। महमूद खिलजी अपने आप को एस्टैब्लिश करता है, फिर यहाँ से और भी राजा मिलेंगे जिनकी लड़ाई गुजरात और बहमनियों के साथ होती रहेगी, समझ में आया आपको, है ना। तो इसमें महमूद खिलजी 1, महमूद खिलजी 2, दो खिलजी है, एक महमूद खिलजी 1, एक महमूद खिलजी 2। दोनों की कहानी आपको देखने को मिलती है कि गुजरात के साथ और मेवाड़ के साथ और बहमनियों के साथ लड़ने में ही चली जाएगी। जैसे ये बहमनियों के साथ लड़ता है, इसने भी विक्ट्री पिलर बनाया। अब जैसे मैंने आपको बताया था राणा कुंभा,
के साथ लड़ाई करके ये विक्ट्री पिलर बनाते हैं कुंभा अपने लिए, वैसे ही अपने लिए भी बनाए, बोले मैं भी बनाऊँ, ठीक है ना, फीलिंग ऑफ ओके। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि मोहम्मद खिलजी वन जो था, ही बी फाइटिंग अगेंस्ट द कुंभा एंड ही बी फाइटिंग अगेंस्ट द बहमनीज एज़ वेल। इसके समय पे इसने जो धार और मांडू है उसको और डेवलप करवाया। और उसके बाद मोहम्मद खिलजी 2 का टाइम बड़ा खराब था, क्योंकि इसके मोबिलिटी इसके सामने विद्रोह कर रही थी, ज़्यादातर राजपूत नोबल्स थे, क्योंकि पुराने टाइम से राजपूत मोबिलिटी एस्टैब्लिश हुई है। तो मोहम्मद खिलजी 2 के ट्रांजिशन में या मोहम्मद शाह 2 के ट्रांजिशन में वी विल फाइंड कि मेहदी राय ने अपना इंडिपेंडेंस फियर कार्व आउट किया। मेहदी राय कौन थे? तो चंदेरी के रूलर थे, राजपूती थे, उनकी फैमिलीज़ वहाँ से सेटल थे सब सालों से। एंड वी विल फाइंड कि जब लड़ाई हुई, तो लड़ाई के समय के अंदर वी विल कम टू नो कि फिर बाबर आया, और बाबर आता है तो फिर यहाँ चंदेरी की कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी सर, गेटिंग ओके। इस तरह से वी विल फाइंड कि खिलजी डायनेस्टी फिर कमजोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि चंदेरी की लड़ाई के बाद खिलजी का जो इमीडिएट सपोर्ट बेस था, जो राजपूत किंग से वो तो डिफीट हो गए थे। इसका लाभ उठाया गुजरात के राजा ने, बहादुर शाह ने, मैंने बताया बहादुर शाह जरूर गुजरात है ना, इसके पहले बेगड़ा था, बेगड़ा के भी इनके साथ लड़ाई थी। तो कहानी ये हुई कि इसका लाभ फिर बहादुर शाह ने उठाया, वो पोर्चुगीज को मार देंगे 5-6 साल के बाद। और 1530-31 के अंदर वी विल सी कि बहादुर शाह विल बी डोमिनेटिंग ओवर मालवा फॉर अ ब्रीफ पीरियड, ओके समझे। इस तरह से 1550 के दौर के अंदर हमें पता चलता है कि मालवा वाज गोइंग थ्रू ह्यूज क्राइसिस। तब मालवा के अंदर 1550s के अंदर एक रूलर है जिनका नाम था बस बहादुर। ये जो बस बहादुर थे, ये सोच रहे थे कि मालवा को फिर से मैं रिवाइव करूं, क्योंकि अब गुजरात का थ्रेट नहीं है, ना ही मेवाड़ का थ्रेट है। मेवाड़ में क्यों? क्योंकि राणा संगा के बाद मेवाड़ में कोई प्रोमिनेंट रूलर टाइम भी नहीं मिलते हैं। दूसरे गुजरात में भी बहादुर शाह नहीं मिलते हैं। बस बहादुर ने प्लान तो ये किया था कि मैं मालवा का रिवाइवल करूंगा, रिवाइवल करके अपने आप को रीएस्टैब्लिश करूंगा। बस बहादुर के कोर्ट में आर्टिस्ट, पेट्रोनेज, ये सब कुछ डेवलपमेंट हुआ। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अकबर का ध्यान इनके ऊपर पड़ा। बोले ये क्या हो गया भाई, है ना? बोले सेंट्रल इंडिया के अंदर एक नया स्टेट कैसे निकल के आ रहा है? तो किसी ने कहा कि भाई समझे, बोले वो पुराना खिलजी सर उनके बंदे, बोले निपटा दो। तो आदम खान को भेजा, तो आदम खान वहाँ पे गया, आदम खान ने जाके वीएलसी की सर्विस करवा दी। ऐसी सर्विस कराई की बात मत करिए सर, नहीं हो पाती। रानी रूपमती, द क्वीन ऑफ बहादुर शाह, शी पॉइजन हरसेल्फ, उन्होंने जहर खा लिया अपने आप के लिए। बोले इसके हवाले तो मैं हूँ ना सर, समझे। और इस तरह से बस बहादुर वी विल फाइंड कि अपने आप को बचाते हुए निकल जाते हैं। अकबर को इस चीज़ की जानकारी मिली कि ये तो गलत कर दिया इसने सब, ठीक है, आदम खान ने, और वहाँ जिस प्रकार का कत्लेआम हुआ वो करने के लिए तेरे को भेजा नहीं गया था सर, ओके। तो बोले इसको निपटाओ। बस बहादुर को लेटर ऑन अकबर अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ले लेता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड कि मालवा व्हिच हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम 1400s, ओके, वो 1560 तक आते खत्म हुई। और उसके बाद वी विल सी कि मालवा बिकेम द सूबा ऑफ मुगल एम्पायर, द मुगल्स, ओके। मालवा ने आर्किटेक्चर बहुत बनाया है ना, तो बेसिकली इस्लामिक डायनेस्टी थी तो इस्लामिक आर्किटेक्चर बनाएगा। इसमें हिंदू राजपूत का भी रोल था, तो वो भी टेंपल्स और वो सब बनाएंगे। इस्लामिक आर्किटेक्चर में मॉस्क बनेगी, जमी मस्जिद बनेगी, है ना। लोकल ब्लेंड भी आपको देखने को मिलता रहेगा सर, ठीक है। क्वीन थी रानी रूपमती, मैंने आपको बताया, जिसको लेके आदम खान बौखला गया था सर, ओके। तो रानी रूपमती का भी बेसिकली पैविलियन आपको देखने को मिलता है वहाँ पे आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बस बहादुर की क्वीन हुआ करती थी। और वी विल फाइंड कि इनके दौर के अंदर वी विल सी की स्टेबिलिटी आई, स्टेबिलिटी के कारण चंदेरी जो है वहाँ पे भी टेक्सटाइल का काफी ग्रोथ हुआ, है ना। तो चंदेरी की जो टेक्सटाइल है उसको जीआई टैग भी मिला है, अगर आपको पता होगा तो सर। ये मांडू आर्किटेक्चर और चंदेरी का जो प्लेस है वो बहुत ही प्रोमिनेंट आपको मिलता है, तो हमें आर्किटेक्चर में चीजें पता होनी चाहिए। तो धार, मांडू, 2 प्लेसेस। चंदेरी बिकॉज इट वाज द कैपिटल ऑफ द राजपूत, है ना, दे वर द नोबिलिटी ऑफ द खिलजीस ऑफ दैट टाइम, वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इनकी खासियत क्या है? ये भी पिलर का यूज नहीं करेंगे, ये भी स्लोपिंग वॉल्स का यूज करेंगे, दिख रहा है आपको सर, ठीक है ना, स्लोपिंग वॉल्स है ना, बटरेस या बटर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया था। सो दे हैव गॉट काइंड ऑफ तुगलक फीचर्स, है ना, बैटर्ड वॉल कहते हैं उसको सर, कैरिंग ऑन, ओके। इसमें आर्क और बीम दोनों का यूज किया जा रहा है, यहाँ आर्क भी है, ऊपर आप देखोगे तो लिंटल बीम का भी यूज करेंगे सर, है ना। लिंटल भरना सर, लोकल लैंग्वेज में लिंटल भर रहा है, लिंटल, भाई उसको लिंटल कहते हैं। स्लैब को भी लिंटल भरना, बोले लिंटल भरा जा रहा है, उसको स्लैब कहते हैं सर, ओके ना, समझे। सब जगह लिंटल लिंटल नहीं होता, कैरिंग ऑन ना। लिंटल नॉर्मली इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ अ बिल्डिंग व्हिच इज लाइक पुट अक्रॉस द विंडो एंड, मतलब आपकी 6 साढ़े 6 फीट की हाइट के बाद बिल्डिंग को, क्योंकि दीवार बहुत ऊंची होती है ना, 15 फीट 20 फीट की, अगर 10 फीट की हाइट है तो बीच में 6 फीट के ऊपर एक लिंटल जाता है सर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है जो आरसीसी से बना होता है। नॉर्मल ये क्यों बना होता है उसके पीछे का कारण है कि बिल्डिंग को स्ट्रक्चर, क्योंकि ईंटों की दीवार में मजबूती नहीं होती उतनी सर। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि लिंटल इज बीइंग यूज्ड, है ना। आज की तारीख में आप देखोगे तो आपकी जो वॉल होगी ना, वॉल के बीच में आपको एक कंपोनेंट मिलेगा सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ, सरिये भी डाले होंगे 2 4 उसमें, तो वो बेसिकली लिंटल है सर, वो बीम नहीं है। ये जैसे दीवार है आपकी, या ये घर है, ये दरवाजा है, दरवाजे के ऊपर आपको यूं एक कंपोनेंट मिलेगा, यूं जाते हुए मिलेगा, दीवार के बीच में से मिलेगा सर, ठीक है। यहाँ आपकी वॉल है, ये खिड़की है, ये दरवाजा है, ये बेसिकली लिंटल है सर, क्योंकि स्लैब तो ऊपर है साहब आपका, तो स्लैब इज ऑन द टॉप सर, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तो आपका आएगा ही, और स्लैब को सपोर्ट करने के लिए नीचे एक और कंपोनेंट होगा, उसको कहते हैं बीम सर। तो बीम बेसिकली अगर स्लैब यूं है, लॉन्जिट्यूडनल है, तो बीम आपका इस तरह से उसको सपोर्ट करने के लिए यूं जाएगा सर। तो वी विल फाइंड इस तरह से, यहाँ नीचे फिर पिलर बना देना, यहाँ पिलर बना देगा कोई, यहाँ पिलर बना देगा, तो इस तरह से पूरी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो है वो बेसिकली आपकी हेल्प होगी, उसको लिंटल कहते हैं सर, ओके। ये लिंटल इस तरह से ऊपर थे, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्क एंड बीम टुगेदर, समझ आ रहा है नहीं आ रहा। So it was very novice because it was very new of that time, क्योंकि नॉर्मली दिल्ली सुल्तान के अंदर आपको इस प्रकार की चीजें नहीं मिलती है। सो दिस आर्किटेक्चर वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइबिएट एंड आर्किवेट मेथड टुगेदर सर, क्योंकि लोकल इन्फ्लुएंस भी था ना यहाँ पे। लोकल इन्फ्लुएंस में विल सी कि इंडिया में ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस जो था वो आपको कहाँ क्या कह सकते हैं हम लोग, जो आर्किटेक्चर का पार्ट वो ट्राइबिएट था सर, समझे। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन वी विल सी कि ट्राइबेट आर्किटेक्चर का निर्माण कराएंगे सर, ठीक है। तो ये भी एक प्रोमिनेंट पार्ट इसके अंदर से आपको मिलता है सर, करेंगे ओके। आर्टिस्टिक वे के अंदर बनाएंगे, और फिर बेसिकली प्लिंथ आपको मिल जाएगी सर। तो इसमें सैकड़ों मॉन्यूमेंट्स है, बड़ी लार्ज विंडोज है, स्टेपल्स यूज किए, लॉफ्टी प्लिंथ बनाए, हाइट के ऊपर बनाने की कोशिश की है। और होशंगाबाद और धार और मांडू, ये 3 जगह के ऊपर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनेंगे सर, ठीक है। नॉर्मली ये मीनार्स यूज नहीं करते हैं, ये भी एक सिग्निफिकेंट पार्ट था इनका सर, ठीक है। सो दे डू नॉट यूज मीनार्स एज अ पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर स्टाइल, ओके ना। इसके पीछे शायद तक स्ट्रक्चरल रीजंस भी हो सकते हैं, या और भी रीजंस हम लोग कहेंगे सर, ठीक है ना, समझे। तो आर्किटेक्चर एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इनको स्टाइल से, या पठान स्टाइल का भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि काफी सारे बेसिकली क्योंकि खिलजी जो थे वो तुर्को पठान डायनेस्टी थी ना, तो खिलजी वो तुर्को पठान डायनेस्टी, ओके, बताया था आपको सर, ओके। तो ये भी एक रीजन इसके पीछे का होगा सर, है ना। तो ये चीज आपको मिलती है, बावड़ी का यूज किया गया है, लोकल मटेरियल है, और सैकड़ों मॉन्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। पीटी में याद रखना कि जैसे रानी रूपमती वाज द क्वीन ऑफ बस बहादुर सर, ठीक है। बट लेटर ऑन फिर ये तो मर गई सर, शी किल्ड हरसेल्फ, काइंड ऑफ जौहर जैसा था, जहर खा लिया था जस्ट टू सेवगार्ड हरसेल्फ व्हेन द इन्वेजन टुक प्लेस, ओके। तो ऐसी सब कहानी मिलती है। होशंगा का टॉम मिलता है ना, हिंडोड़ा महल है, जहाज महल है सर, ठीक है। तो ये प्रोमिनेंट प्लेसेस आपको यहाँ से मिलेंगे। मांडू के अंदर वी विल आल्सो फाइंड कि बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स भी मिली है सर, ठीक है। इनफैक्ट एवरी रीजनल स्टेट्स विल हैव देयर ओन लिटरेचर। जैसे कल बंगाल में हमने देखा कि बंगाली साहित्य बन रहा था, है ना, उड़ीसा में उड़िया लिटरेचर, सल्लादा से पोर्ट्स मिलते हैं, बहमनियों के अंदर हमें लिटरेचर मिलेगा, वैसे यहाँ पे भी मिलेगा सर। तो ये इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाते थे मिनिएचर्स के साथ, ओके। इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स मिनिएचर्स मूलतः से वी विल फाइंड कि मिडिवल इंडिया के अंदर बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आए।
और ये हॉरिजॉन्टल होते थे, मतलब यहाँ कुछ लिखा गया है, फिर आपको कहानी देखने को मिलती है सर, यहाँ कुछ लिखा गया है, फिर आपको एक कहानी देखने को मिलेगी सर, ठीक है। तो ये बड़ी प्रोमिनेंट स्टाइल आपको इसके अंदर से देखने को मिलेगी। एंड हमें ये पता होना चाहिए कि इस दौर में आर्किटेक्चर की स्टोरी क्या है, रीजनल आर्किटेक्चर के ऊपर से या बाकी सबके ऊपर से अगर आपको सवाल है तो आप लिख सकते हो सर, ठीक है ना। तो लिख पाएंगे ना सर? ओके, हाँ। आपको अगर ओवरऑल क्वेश्चन आएंगे कि भाई व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स और द रीजनल स्टेट्स, है ना। देखो जैसे ये आपको छज्जा मिलता है, काइंड ऑफ छतरी मिलती है, तो छतरी इज एन एग्जांपल ऑफ राजपूत इन्फ्लुएंस, राइट सर, समझे। ये छतरी का झरोखे के रूप में भी कभी-कभी यूज होता है। इसमें देखो आपको बटरेस या बेटर वॉल देखने को मिलेगी, आपको आर्क्यूएट भी देखने को मिलता है, और आर्क्यूएट के साथ-साथ विल आल्सो फाइंड द ट्राइबिएट सेंस ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से दिख रहा है ना, देखिए। तो वी विल फाइंड कि ये आर्क भी है और ट्राइबिएट शेप भी बनाने की कोशिश करेंगे सर। यहाँ पे भी आर्क है और ऊपर आपको ट्राइबिएट चीज मिलेगी सर, है ना, समझे। इनफैक्ट इनके डोम भी थोड़े कंपैरेटिवली अलग थे सर, समझे। सो वी विल फाइंड कि कोई भी डायनेस्टी आपको मिलती है जो मिडिवल इंडिया के अंदर खास करके इंडिजिनस आर्ट को भी उतनी ही पैटर्नाइज देगी सर, समझे। तो आपको ओवरऑल फीचर्स आपको यहाँ से पूछे गए हैं, कहानी पूछी गई है कि क्या है क्या नहीं, और दे हैव आस्क्ड यू विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चंस। अच्छा, इस क्वेश्चंस में इंटरेस्टिंगली एक तो राणा कुंभा के ऊपर पूछा, एक सवाल आया लेखा पद्धति के ऊपर, बहुत ही मतलब अलग सवाल था, एक्सपेक्टेड नहीं था, पर तो यूपीएससी पूछ देता है, तो ऑप्शन में निकल जाता है। देखो आपके पेपर में ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट होंगे, आप जो पढ़ के गए हो या हमने जो डिस्कस किया है, आप इधर-उधर की नोट्स में भी उठा के देखो, उसमें भी नहीं होगा, लिख के बता रहा हूँ सर, ठीक। एस्टैब्लिश्ड नोट्स के अंदर और बुक्स में भी नहीं होंगे सर। देखोगे पहले लगेगा कि वो है ना सूर्यवंशम की खीर खा लिया अपन सर, ठीक है। ये क्या इतना पढ़ने के बाद भी नहीं आ रहा है सर, आएगा। तो हिस्ट्री इज वेरी वास्ट नाउ, ओके। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है ना सारी भाषा में कि भाई 5 साल के पेपर करके जाओ तो रिपीट होंगे क्वेश्चन। तो यूपीएससी कहीं से भी निकालता है जो स्टफ, और मेनली पॉलिटिकल हिस्ट्री कम पूछ रहा है, कल्चरल हिस्ट्री, सोशियो पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें से ज्यादा आ रहा है सर, ठीक। इस साल का मैथ सेक्शन देखो, 6-7 साइट ऐसी आई, हमने डिस्कस भी किया था मैथ सेक्शन के अंदर कि कुछ भी नहीं हो पाया, मतलब वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, ओके ना। ऑनेस्टली बता रहा हूं, पर उसके सामने फिर उसने बैलेंस कर दिया जीएस के क्वेश्चन, मतलब ये बाकी सारे क्वेश्चंस को, कि बाकी सारे क्वेश्चन में ज्यादा नहीं पूछेंगे ना, ऑलरेडी फिर के ले लिया हमने 10 मार्क की। आप देखिए कि 6 लोकेशन ऐसी आड़ी-आड़ी दे दी उसने, तो मतलब 12 मार्क गए ना तुम्हारे आउट ऑफ 20। 12 भी नहीं सर, 15 मार्क है ना, 2.5 मार्क की लोकेशन है, तो वी विल फाइंड कि ऑलमोस्ट 15 मार्क तुम्हारे एक क्वेश्चन गया तुम्हारा, कंपल्सरी क्वेश्चन गया उसमें भी। नीचे दिया होता तो ऑप्शन में भी चला जाता ना, 1 एंड 5 तो कंपल्सरी होता है। तो 5 या 6 लोकेशन आपकी छूटी गई थी, वो कायदे से छूट गई थी सर, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं कि एक ही नहीं कर पा रहे थे सर, ठीक है। तो मैपिंग में तो क्या है कि जैकपॉट है, लगा तो लगा, और ऐसी लोकेशन है, पर उसमें द बेस्ट पार्ट आउट ऑफ दिस वाज कि किसी को नहीं आ रहा था। आपको लग रहा है मेरे को नहीं आ रहा, नहीं, किसी को नहीं आ रहा, सब मुंह ताड़ तुड़ के बाहर आके बोले क्या चल रहा है सर। यहाँ गुजरात से कैबिनेट मेंस लिख रहा था, तो उसके साथ बात हुई, मतलब क्या व्हाट इज द स्टेटस है ना, पुराना विद्यार्थी है। तो बोले सर मास्टर मैपिंग में तो सब यूं थोड़ा 2 बार मुंह ताड़ा इधर उधर, फिर समझ में बाहर निकल के बच्चों ने बात किया, बोले कुछ नहीं हुआ है। मैंने बोला तो ठीक है, क्योंकि इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको नहीं आ रहा है। देखो देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच विल बी इक्वल फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, इररिस्पेक्टिव वो कितना भी घिस के गया हो, मेहनत करके गया हो, समझे। तो वापस आते हैं एंड देखते हैं व्हाट इज लेखा पद्धति 13वीं सेंचुरी गुजरात के ऊपर से, और एक आया था चालू पंचशिका जो कल्चर का ही पार्ट है मिडिवल इंडिया के अंदर, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। छोटा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद ये टॉपिक के ऊपर आते हैं सर, ठीक। मेरे को लगा बाबर आ जाएगा 1 घंटे में, है ना। 1 घंटा 40 मिनट तक तो अभी तक आर्किटेक्चर और रीजनल आर्किटेक्चर ही खत्म नहीं हुआ अपना सर, ठीक है। तो एसएसटी वाला कहानी लेंगे, एसएसटी इस 5 मिनट सुबह आए कि नहीं आज के क्लास के अंदर, और दूसरी कहानी आईएसटी की है, आईएसटी 1 से 2 मिनट का अपन सर, है ना। मोहन सर का क्लास 10 बजे क्या सुबह सुबह? अरे काहे मीम बनाते हो सर? सर शाम को नहीं ले रहे क्या क्लास? हाँ, कोई कल बच्चा कह रहा था कि सर सुबह क्लास ले रहे हैं। अरे बेचारा सुबह को याद करके ले रहे हो तुम। अभी भी है, मैंने बताया वो जैसलमेर के बारे में, यस। सो देयर आर पीपल लिविंग ओवर हियर सर, है ना। एक्चुअली राजपूताना स्टेट्स की लेगेसी बहुत पुरानी है, मतलब जैसे बप्पा रावल देख लो सर, है ना। तो बप्पा रावल रावलपिंडी तक पहुंच गए थे सर, ओके। तो ही एस्टैब्लिश्ड द सिटी ऑफ रावलपिंडी सर। तो लेगेसी के रूप में दिस किंग्स वर वेरी पावरफुल वंस अपॉन अ टाइम सर। खैर हमारे इतिहास में मतलब आप देखिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या ओवरऑल इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। खैर चलिए, तो वापस आते हैं अपन एंड देखते हैं विद रेफरेंस टू द स्टोरी लाइन ऑफ 2 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आपको यूपीएससी ने पूछा कि असेस लेखा पद्धति एज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इवैल्यूएटिंग द सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ द 13th सेंचुरी स्पेशल रेफरेंस टू गुजरात, ओके। अब देखिए 13वीं शताब्दी में गुजरात क्या था और कौन कंट्रोल कर रहा था। तो 13th सेंचुरी में वी विल कम टू नो कि गुजरात पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो खिलजी के डोमिनेशन में आना शुरू हुआ। 13th सेंचुरी में खिलजी भी नहीं था सर, खिलजी के पहले की कहानी है। सो वी विल सी दैट इन द मिड 13th सेंचुरी द दिल्ली सुल्तान ट्राइड टू कंट्रोल गुजरात बट दे फेल्ड, राइट।
क्यों? क्योंकि ऐबक ने ट्राई किया, इल्तुतमिश ने ट्राई किया, इसके पहले 12th सेंचुरी में घोरी ने 1178 में ट्राई किया था। सो द बाघेलास और द बाघेलास समझे, दे वर द लास्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ गुजरात। उनके कार्यकाल के अंदर वी विल फाइंड कि गुजरात का रीजनल कल्चर डेवलप हुआ था। ये रीजनल कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल आल्सो सी दिस पार्ट साइमल्टेनियसली कि जो कल्चरल डेवलपमेंट हुआ उसमें गुजराती भाषा का भी निर्माण हुआ। ये गुजराती भाषा के अंदर वी विल फाइंड कि एक राइटिंग की स्टाइल निकल के आई जिसका नाम है लेखा पद्धति, लिखने की पद्धति। अब ये लेखा पद्धति में था क्या? देयर वर सो मेनी लेटर्स दैट वर रिटन डाउन एंड कंपोज्ड एट दैट टाइम। इन सबका कंपोजिशन अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल कम टू नो कि गुजरात के सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के ऊपर थोड़ा बहुत प्रकाश डाल रहा है। इसमें लेटर्स थे जो वी विल सी की वाइफ ने हस्बैंड को लिखे थे। इसी के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल साइमल्टेनियसली सी दिस पार्ट जहां सोलंकी और चालुक्य पीरियड मतलब बाघेला और चालुक्य पीरियड के अंदर कोई व्यापारियों के बीच में डिस्कशंस हुए हैं, कोई टीचर्स के बीच में डिस्कशंस हुए हैं, है ना, समझे नहीं समझे। इसमें वी विल सी कि दो व्यक्तियों के बीच में डिस्कशंस हुए हैं। ये सब कुछ अगर आप देखोगे तो कॉरेस्पॉन्डेंस के रूप में था। जैसे मालफूजत था ना, मालफूजत हमने पढ़ा था, मकतूबत एंड मालफूजत, याद है कि नहीं, है ना? ये जो मकतूबत और मालफूजत की जो स्टोरी है सर, ठीक है ना, समझे, ये स्टोरी के साथ ही वी विल सी कि इसके साथ चीजें देखने को मिलेगी। एंड इसी के कंटेक्स्ट के अंदर वी विल कम टू नो कि इसका बैकग्राउंड हमें पता चलेगा कि क्या क्या चीजें हाईलाइट करनी है सर, ठीक है, समझे। ओके, तो देवर डॉक्यूमेंट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, एक लिखने की पद्धति थी जिसमें एक सेंडर है, एक राइटर है, एक रिसिपेंट है और एक रीडर है, 4 लोग इंक्लूड हुए हैं। क्योंकि जो सेंडर था उसको लिखना नहीं आता था, जो रिसिपेंट था उसको कभी-कभी पढ़ना नहीं आता था, समझे। इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर पर्सनल मैसेजेस भी लिखे गए हैं, जैसे वाइफ ने अपने हस्बैंड को लिख दिया है कि, है ना, समझे, तुमने कहा था कि तुम 9 बजे घर पे आओगे, है ना, अभी 9 बज के 5 मिनट हुए हैं, अभी तक क्यों नहीं आए सर, समझे। इसका जवाब देना चाहिए सर, समझे। वेरी इंपॉर्टेंट, आज खाना नहीं मिलेगा सर, तो ऐसी सब कहानी मिलती है कि तुम घर की जिम्मेदारी नहीं दे रहे हो, ऐसी सब कहानी मिलेगी। ये लेटर्स थे तो ऑब्वियस है कि तारीख इसके अंदर आएगी, है ना, समझे, कि इस संवत के दिन इस घड़ी में लिखा गया है सर। ये लेटर्स थे कॉरेस्पॉन्डेंस के रूप में थे, तो कोर्ट के द्वारा भी इशू किए गए थे, चालुक्य के द्वारा। तो वी विल फाइंड कि चालुक्यन सोसाइटी और चालुक्यन कोर्ट और जो सिस्टम थी वो भी ये बताने की कोशिश करता है सर, समझे। वेरी इंपॉर्टेंट, तो बहुत सारी चीजें हैं सर, है ना। तो इट एनकम्पासेस द सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द टाइम। इट एनकम्पासेस मल्टीपल थिंग्स जिसके बेसिस के रूप में हमें लेखा पद्धति के बारे में पता चलेगा सर, ठीक है, समझे। सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ मॉडल फॉर्म्स ऑफ लीगल एंड अदर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम गुजरात रिटन इन 13th सेंचुरी। मेनली इट टॉक्स अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द चालुक्य वाघेला पीरियड। चालुक्य वाघेला पीरियड का मतलब क्या है कि ये उस दौर में जो चालुक्यन सोसाइटी है, वाघेला जो डायनेस्टी चालुक्य के बाद पावर के ऊपर आई, उसकी बात करता है। उसके कंटेक्स्ट के अंदर बताने की कोशिश करता है कि क्या-क्या चीजें इसके अंदर से हम बेसिकली इंक्लूड कर पाएंगे सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसमें किसने लिखा है एग्जैक्टली लेखा पद्धति को पूरी तरह से कंपाइल करके वो नहीं पता। सो बिकॉज़ इट्स अ फॉर्म ऑफ राइटिंग, तो देयर आर सो मेनी डॉक्यूमेंट्स, ओके। तो इसका कंपाइलेशन किसने किया है वो नहीं पता है, बट इसमें सैकड़ों डॉक्यूमेंट्स है जिसमें गवर्नेंस कैसे चलाना, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्या लेना अगर कुछ हुआ है, रेवेन्यू सिस्टम कैसे चलाना, टैक्सेस को कैसे कलेक्ट कराना, ट्रांजैक्शंस कैसे हो रहे हैं, पैसों का आवागमन, लेन-देन, जुडिशियल ऑर्डर्स है, ट्रांसफर ऑफ ऑफिशियल्स है, हर एक प्रकार के डॉक्यूमेंट्स में पॉलिटी में मिलेंगे। इसमें रेवेन्यू अरेंजमेंट्स बेसिकली इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट के रूप में कंसीडर किए गए हैं। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस में स्टेट का क्या रोल प्ले था वो भी इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट्स में किए गए हैं। टैक्स कलेक्शन इज आल्सो इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट्स, इवन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस वाज आल्सो लाइक नो इकोनॉमिक साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, जिसके थ्रू हमें जानकारी मिलती है। बिकॉज़ दे वर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड दे वर इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंस, ओके। इट आल्सो मेंशन्स अबाउट द डेट्स एज़ वेल। नॉर्मली क्या होता है कि सरकारी डॉक्यूमेंट की एक खासियत होती है, तारीख होती है। दूसरी लेटर्स भी थे तो उसमें भी तारीख होती है सर, क्योंकि लीगल टेक्स्ट में आज तारीख के बिना तो लिखी नहीं जाती है ना सर, ठीक है, कि आज सोमवार है सर, 9 नवंबर को सुबह 10 बज के या 9 मिनट के 9 बज के 50 मिनट के ऊपर ये तारीख लिखी गई है। तो इसमें डे एंड डेट्स के बारे में तो वी कम टू नो अबाउट द एग्जैक्ट इन सिटू कंडीशंस ऑफ दैट टाइम। इन सिटू मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में भेजा गया, आरटीसी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के बारे में सर, ओके। सो इट इंक्लूड्स द लेटर्स रिटन बाय द स्टेट, रॉयल डॉक्यूमेंट दैट विल बी द फॉर्म ऑफ गजेट्स। इट आल्सो इंक्लूड्स द डॉक्यूमेंट्स ऑफ लेटर टू फ्रेंड्स, समझे, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को लिखा है। टीचर्स के साथ संवाद हुआ है, गुरु शिष्य परंपरा के रूप में वो आपको मिलता है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को लिख रही है, बीवी हस्बैंड को लिख रही है। और मजे की बात ये है कि इसमें इंटरेस्टिंग एक एनालॉजी फॉलो होती है, क्योंकि सबको लिखना पढ़ना नहीं आता था। तो सामाजिक रूप से हमें एक जानकारी ये मिली कि इसकी एक फॉर्मेट चलती थी जहाँ एक सेंडर होता था, सेंडर बोलता था कि लिखो, है ना, तो बोल वो रहे हैं पर शब्द मेरे हैं, है ना, तो लिखने वाला दूसरा होगा सर। उसके बाद एक होगा रिसिपेंट कि किसको भेजा गया है, पर वो पढ़ना नहीं जानता होगा, तो मेनी टाइम्स रीडर यूज्ड टू बी अ डिफरेंट पर्सन। ये इनफैक्ट मॉडर्न पीरियड तक ऐसा ही चलता रहा, जब तक इंडिया के अंदर लिटरेसी थोड़ी बहुत इंप्रूव नहीं हुई। तो आई गेस ये वेलकम टू सज्जनपुर करके एक मूवी का मैंने थोड़ा बहुत पार्ट देखा था एक दिन टीवी के ऊपर। उसमें ये अपना श्रेयस तलपड़े करके कैरेक्टर है, अगर आपको पता हो, बहुत ही फाइन एक्टर है। उसमें उसका कैरेक्टर दिखाया गया है कि वो गाँव में जिसका भी लेटर आता है सबका लेटर पढ़ रहा होता है सर, कि तुमको ये हुआ, तुमको वो हुआ था, ठीक है ना। ये क्यों था? क्योंकि वी विल फाइंड कि नॉट एवरी पर्सन वाज एबल टू रीड एंड राइट। Not every person were able to comprehend what has been mentioned over here. ठीक है, समझे? So interesting analogy, or the first analogy that we find over here in लेखा पद्धति is this only. समझ में आया कि नहीं आपको? Where there is no notion of privacy or personal correspondence. We come to know about analogy of sender, writer, recipient and reader in sequence. Second part. The third significant part is कि this also show कि there is lack of literacy in the society. क्योंकि आपको तो सवाल देखना है ना कि लेखा पद्धति से हमें क्या इवैल्यूएशन में हेल्प मिली, समझे कि नहीं समझे? इवैल्यूएटिंग, तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई पहली सामाजिक दृष्टिकोण ये देखने को मिला कि सबको पढ़ना नहीं आता था, सबको लिखना नहीं आता था। एक सीक्वेंस में पूरी मैटर चलती थी। मैटर कैसे चलती थी? तो मैंने बताया कि एक सेंडर होगा, एक राइटर होगा, एक रिसीवर होगा, एक रीडर होगा। लेखा पद्धति में बहुत सारे लेटर्स लिखे गए गुरु शिष्य परंपरा के रूप में, टीचर्स ने स्टूडेंट को, स्टूडेंट ने टीचर्स को, तो इससे हमको गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुल की प्रथा के बारे में पता चला। लेखा पद्धति के अंदर सामाजिक रूप से कॉमन मैन की लाइफ पता चलती है, क्योंकि कॉमन मैन में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को लिखा है। लेखा पद्धति में वाइफ अपने हस्बैंड को लिख रही है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द मेजर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, क्योंकि इन द होल मिडिवल एरा वी ओनली सी कोर्ट लिटरेचर। लेखा पद्धति इज द ओनली फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट एनकम्पासेस द कोर्ट अलोंग विद द फोक लाइफ ऑफ दैट टाइम। समझ में आया कि नहीं आपको, है ना? कि बीवी विरह के रूप में अपने हस्बैंड को लिखती है एक लेटर और कहती है कि तुमने कहा था कि तुम वापस आओगे 1 साल के बाद, है ना, पर तुम आए नहीं हो, है ना, तुम गए तो गए सर, है ना, क्रिकेट खेलने, उसके बाद वापस तो घर की रिस्पांसिबिलिटी कौन लेगा सर? तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी है कि नहीं है सर? ठीक है, लड़के थोड़े ऐसे ही मतलब समझ लेना सर, ठीक है, आलसू होते हैं सर। और फिर वो अपनी दुनिया में वो गेम खेलने बैठ जाते हैं प्ले स्टेशन, तो फिर उनको फिर घर का बोले वो दूध लेने जाना है और आज वो पेपर वाले को पैसा देना है और ये करना है वो करना है, बोले कुछ नहीं सर, ठीक है। तो उस टाइम पे व्हाट्सएप तो था नहीं कि फोन करके तुमको बुलाया कि तुम गए थे 2 घंटे का बोल के तुम आए नहीं सर, समझे नहीं हो। तो यहाँ उल्टी कहानी आपको मिलती है। तो वाइफ इज राइटिंग अ लेटर टू हर हस्बैंड अबाउट मेकिंग हिम रिमेंबर अबाउट हाउस होल्ड ड्यूटीज, ओके ना, समझे कि भाई तुम दंपति हो, दाम्पत्य के रूप में तुम्हारा भी एक गोल है लाइफ के, तुम्हारा भी एक ड्यूटीज है, तुम्हें फॉलो करनी है। तो उसमें एक हस्बैंड था जो कमाने के लिए कहीं बाहर चला गया था, कहीं घर छोड़ के चला गया था, उसमें कहानी की है। और वो आ नहीं रहा था वापस, बोला अगले साल आऊंगा, 6 महीने के बाद आऊंगा। तो
वाइफ ने फिर धमकाया कि मैं क्या चली जाऊंगी, तुम देखते रहिए सर, समझे, झूठ बोले का हुआ करते सर, समझे। तो उसके बाद वो दौड़ दौड़ आया हुआ, तो बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन आपको लेखा पद्धति में मिली। दिस लेखा पद्धति एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्ट्स द नोशन ऑफ प्राइवेसी ऑफ दैट टाइम, क्योंकि ये पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस थी ना सर, हो गया ये सब चीजें बाहर कहाँ पता चले। पर मैंने कहा कि प्राइवेसी इज अ मिथ इवन इन दैट एरा, इवन इन दिस एरा। उस दौर में 13वीं शताब्दी में मिथ्या था, क्योंकि सबको पता आता नहीं था, आज तो बिल्कुल नहीं है सर, ठीक है। कहीं मौका तो चेहरे से समझ में आ रहा है कि देखो आज राड़ा हो गया सर, ना सब इसका कलेश हो गया सर, कुछ ना कुछ। तो प्राइवेसी तो आपका तुम कितना भी चेहरा बना दो सर, कलेश तो बाहर आता ही है सर अपने अंदर जो। तो ये लेखा पद्धति में ये कहानी आपको मिलती है सर, है ना। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में तारीख पता चलती है, इकोनॉमिक कंडीशन में टैक्सेशन के डॉक्यूमेंट्स, टैक्स कलेक्शन कैसे, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कैसे लेना, है ना, अलग अलग प्रकार की जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट कैसे करना, उसकी बात हमको पता चलेगी, ठीक है। तो देयर इज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल इन लेखा पद्धति, समझे नहीं समझे। सो एक में देयर इज अ रिक्वेस्ट सेंड बाय द टीचर टू द श्रावक, श्रावक इज अ स्टूडेंट, है ना। आचार्य सेंड्स लेटर टू द श्रावक, है ना, रिक्वेस्ट टू महेश्वरा, टीचर सेंड्स ब्लेसिंग टू द डिसाइपल, सेफरन लेटर्स, लेटर टू स्वामी, है ना, ये स्वामी सर, स्वामी को धमकाया नहीं यार, छोड़ दो, ठीक है। लेटर टू सर्वेंट, लेटर टू फ्रेंड, ओके। लेटर टू हैप्पी वाइफ, लेटर ऑफ हैप्पी वाइफ टू हस्बैंड, लेटर ऑफ एन एंग्री वाइफ टू हस्बैंड, बताया ना सर, ठीक है। A secret letter, a letter of secretly beloved one to her lover, है ना, होगा सर ना बचपन में भेजा होगा। लेटर टू वाइफ, लेटर ऑफ द डिस्प्लेस्ड हस्बैंड टू हिज वाइफ, कभी हस्बैंड भी नाराज हो जाते हैं, वो भी लिखी गई है। और लेटर ऑफ हस्बैंड विद अफेक्शन टू द बिलवड, तो देयर आर नेम्स रिटन, वो प्रिया प्रियतम है सर, समझे। तो आप देखिए कि यहाँ शुरू होता है कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ लेटर्स, जहाँ कभी हस्बैंड नाराज, कभी वाइफ नाराज, कभी वाइफ नाराज, कभी हस्बैंड नाराज, ठीक है ना। देखना पड़ता है व्हाट्सएप के एक के बाद एक इमोटिकॉन्स यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं सर, है ना। एक सिंपल है लेटर टू लाइफ सर, समझे। फिर अफेक्शन दर्शाने की कोशिश की, कितने सारे कॉरेस्पॉन्डेंस आपको यहाँ से मिलेंगे सर। सो ऑल ऑफ दिस आर पार्ट ऑफ दिस गेटिंग अपॉइंट, ओके। इसी के अंदर इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। लेटर टू द सन, फादर की भी, मदर की भी, फादर इन लॉ की भी, मदर इन लॉ की, एंड सन इन लॉ, मतलब जमाई से लेके, समझे कि नहीं समझे, साडू भाई से लेके और क्या है सर ना, पोते से लेके सबको लेटर्स लिखे जा रहे हैं। तो इससे हमको फैमिली इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता चला और फैमिली रिलेशंस के बारे में पता चला, है ना। हमको क्या ये नहीं लिखना होता है, हमको रीडिंग बिटवीन द लाइंस करना होता है। तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस करता है तो इवैल्यूएटिंग सोसाइटी, तो वी कम टू नो कि देयर वर पीपल हु वर राइटिंग टू ईच अदर, लिविंग फार ऑफ एरियाज, सो दे वर रिमेंबरिंग ईच अदर, है ना, समझे। फैमिली को बेसिकली रिकॉल करके रिमेंबर कर रहे थे कि देखो मैं लिख रहा हूँ, तुम लिख रहे हो, ये करो वो करो, ठीक है ना। बाप बेटे को लिख रहा है, बेटा बाप को लिख रहा है, इंक्लूडिंग फादर इन लॉ को लिखा जा रहा है, समझे नहीं समझे, मतलब ससुर जी को लिखा जा रहा है, मदर इन लॉ को, मतलब सासू को भी लिखा जा रहा है, जमाई को भी लिखा जा रहा है, समझे नहीं समझे, ओके। सो इंटरेस्टिंगली इट शोज द फैमिली रिलेशंस, ओके ना, समझे। इट आल्सो गिव्स द डिटेल अबाउट रिटन फ्रॉम अ सर्टेन प्लेस, जो अपने दोस्त को भेजा जा रहा है कि भाई, है ना, मैं गोवा पे बीच पे आया हूँ, मजा आ गई मेरे को सर, उस टाइम पे स्नैपचैट और इंस्टा था नहीं, तो ऐसे लेटर से जवाब दिया जा रहा था, अच्छा लग रहा था सर, गेटिंग अपॉइंट, ओके। तो इंटरेस्टिंग कहानी आपको यहाँ से मिलती है सर, ओके। ये तो आपके खाली और खाली सोशल रिलेशंस को दर्शा रहा है। इसके सामने अगर आप देखोगे इसकी इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स, ये भी हमको पता चलता है। एंड अंडर ये सोशो रिलेशन है, फैमिली रिलेशंस, गुरु शिष्य परंपरा, लेटर टू सर्वेंट, अपने सेवक को लेटर लिखे गए हैं सर, समझे। और साथों ही साथों विल फाइंड की इंट्रापर्सनल रिलेशंस आपको मिलेंगे इसके अंदर। दूसरी कहानी इसके अंदर से क्या पता चल रही है, वी कम टू नो अबाउट द इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स ऑफ दैट टाइम। दिस इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड्स द aspect of Mahaamatyas and Mahamandaléshwara as charter and Bajpak. Mahaamatyas whom sir, the ministers, chief ministers, Mandaleshwara, the governors or the bureaucrats of that time, चार्टर इशू किया किसी को, जजमेंट, जुडिशरी का जजमेंट, किसी ने जज ने नोटिस भेजा था, उसका रिप्लाई दिया, विलेज रेवेन्यू के बारे में पता चलता है ना, समझे नहीं समझे। वी विल सी की देयर इज अ एरिया कॉल्ड पांचाल कंट्री, पांचाल के बारे में लिखा गया, वहां बलारा कल के कोई है वो सेटल हुए थे। डॉक्यूमेंट फॉर मनी टेकन अगेंस्ट मॉर्गेज ऑब्रेट, समझे, आपने लोन लिया है, पैसा गिरवी रखे या सामान गिरवी रखे, सोना गिरवी रखे, है ना, मन्नापुरम गोल्ड लोन्स, समझे नहीं समझे। एनहांस रीपेमेंट इन वीट, हां, व्हाट डज दैट सिग्निफाइज, दैट शोज कि कैश और काइंड दोनों में सैलरी या टैक्सेस दिए जा रहे थे। ऑर्डिनल एज यूजुअल, है ना, ऑर्डिनल एज यूजुअल का मतलब है इट इज रिलेटेड टू द जुडिशियल एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम, जहां आपकी अग्नि परीक्षा, जल परीक्षा, वायु परीक्षा, समझे नहीं समझे ना, गर्म भजिया में या गर्म तेल में हाथ डालने की परीक्षा, यू नो दैट्स द एंशिएंट एरा वी हैड डिस्कस, जहर परीक्षा, है ना, छोटा जहर दिया जा रहा था, तुम सर्वाइव कर गए तो तुमने कोई पाप नहीं किया, जहर अगर तुम सर्वाइव नहीं कर गए मतलब तुम पापी थे, अरे भाई जहर है वो मर ही जाएगा ना सर, ठीक है, उसके थ्रू आप कैसे कह सकते हो कि बेचारे ने पाप नहीं किया सर, क्या। तो दिस आल्सो शोज द पत्थर परीक्षा, पत्थर के साथ बात के डुबाया जाता है, बोले देखो देखो पत्थर डूब गया, तुम अरे भाई क्या कर रहे हो सर, ठीक है, तुम गेटिंग ओवर, तो लैंड को टेक ओवर करने की बात की गई, डीड ऑफ सीजर है, कोई वस्तु को टेक ओवर किया होगा, कॉन्फिस्केटेड किया गया होगा सर, ठीक है। सो डीड ऑफ कॉन्फिस्केशन ऑफ लैंड गिवन इन मेंटेनेंस, एक्नॉलेजमेंट, रिसीट विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशल रिस्ट्रेंट एंड लेटर्स एंड अदर थिंग्स, ओके। तो ओवरऑल आप समझने की कोशिश करिए कि देयर इज अ वैरायटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इट गिव्स अबाउट द रेवेन्यू, विद इन द रेवेन्यू इट टॉक्स अबाउट द कैश एंड काइंड, within the revenue document we also come to know about the confiscation of land by the state, है ना, economic point of view से। under this documents we also come to know about money lending practices as well, समझे नहीं समझे। we also see about the village revenue administration works, समझ में आया कि नहीं आपको। तो कितनी सारी डॉक्यूमेंट्स हमको यहाँ से देखने को मिलती है, जो लेखा पद्धति का इंटरेस्टिंग पार्ट था। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी ये भी देखने को मिल रही है कि इसमें हस्बैंड वाइफ इंटरजेंडर रिलेशंस जो है वो कैसे हुआ करते थे, फादर सन के रिलेशंस कैसे हुआ करते थे, है ना, वो भी चीज़ हमको यहाँ से पता चली सर। सो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो उस पीरियड के अंदर सोशियो इकोनॉमिक डेटा हमको देता है। अब सवाल ये आता है कि क्या ये पूरी सोसाइटी फॉलो करती थी, समझे नहीं समझे, या बेसिकली एक नॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्स का रूप में प्रकार था, है ना। आपको इवैल्यूएट पूछा गया, आप देखिए यूपीएससी तो मतलब फिर लेता है आपसे, आपको कहता है कि इवैल्यूएट कीजिए, अरे भाई कहना क्या चाहते हो इवैल्यूएट करने का मतलब, उसका मूल्यांकन कीजिए, क्या वो उस पीरियड के अंदर उसकी सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण को सही तरह से पेश कर रहा था, समझे नहीं समझे, या इट वाज जस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉडल डॉक्यूमेंट्स, ओके। तो याद रखिएगा कि इट वाज अ कंपाइलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट वर वेरी मच इन मॉडल इन नेचर। इसकी लिमिटेशन ये थी कि इट वाज नॉट फॉलोड बाय ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, नो डाउट देयर वर सर्टेन क्लास ऑफ पीपल जो इसको फॉलो करते होंगे, सब लोग थोड़ी फॉलो कर पाएंगे, समझे नहीं समझे। इसमें सर्वेंट्स की बात की गई, उसका मतलब स्लेवरी भी एग्जिस्ट कर रही थी, मास्टर स्लेव के रिलेशंस हुआ करते थे, जैसे गुरु शिष्य की परंपरा है, ठीक है ना। इसमें लेखा पद्धति के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको देखने को मिलती है, वो है डिवोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वी कम टू नो अबाउट द डिवोर्स डिटेल्स ऑफ द टाइम एज वेल। तो इसमें ना हमको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ये जो टाइटल्स है एक्चुअली इसके ऊपर पूरी बुक लिखी गई है ना, ये बुक कभी कौन पढ़ने बैठेगा सर, मोटी बुक है, उसको पूरा एक्चुअली गुजराती में थे, तो उसका फिर ट्रांसलेशन हुआ, ट्रांसलेशन करके इसको लिटरेचर बनाया, पब्लिश की गई। पर हमारे तो क्या 10 मार्क 15 मार्क, दूसरी बार तो आएगा नहीं, आएगा तो वैरायटी ऑफ लिटरेचर में आप इंक्लूड कर सकते हो। हाँ, डिस्कस द वेरिएशन ऑफ द लिटरेरी एडिशंस दैट इज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, है ना, कि डिस्कस और हाईलाइट द नेचर ऑफ द लिटरेरी एडिशंस, व्हाट वैरायटी कैन बी सीन,
इन द लिटरेरी ट्रेडिशंस है ना, उसके ऊपर आप लिखिए तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि क्या है सर। ओके, तो व्हाट इज हैपनिंग कि इट इंक्लूड्स अ मॉडल एंड लीगल फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इट प्रोवाइड्स अ ड्यूटीज अबाउट व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट नॉट शुड बी डन, सिमिलर टू द धर्मशास्त्र। ओके, इसमें स्लेवरी के बारे में भी बताया गया है कि भाई फीमेल स्लेव के क्या राइट्स है, उसको क्या करना चाहिए, है ना, मास्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से विल फाइंड की चीजें देखने को मिलती रहती है, एंड स्लेव्स को कैसे इमेंसिपेट करना चाहिए। तो जैसे अर्थशास्त्र ने बताया था पहले की क्लास के अंदर, या धर्मशास्त्र ने जो राइटिंग बताई थी उसकी कंटिन्यूएशन है, बट क्या ये 100 पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें चल रही थी, नहीं था। डिवोर्स के बारे में भी पता चलता है, मायके चली जाओगी तुम देखते रही हो सर, ठीक है, हस्बैंड के ऐसे थोड़ी जाने देंगे तुम, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आपको, ना, विल नॉट अलाउ यू टू, विल फाइंड की गोस। तो इसमें मैन वुमेन हस्बैंड वाइफ रिलेशंस के बारे में पता चलता है। डिवोर्स की इंटरेस्टिंग कहानी आपको मिलती है सर, है ना, तो उसको डॉक्यूमेंट्स में दिखा गया है कि लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है उसमें डिवोर्स बड़ा कॉमन था, क्योंकि वो बेसिकली सोशल ऑर्डर को फॉलो नहीं करते थे। बट जो हायर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि डिवोर्स नॉर्मली नहीं देखने को मिलता था, ठीक है, लेकिन ओके, इसमें ही जजमानी सिस्टम के बारे में पता चलता है। मैंने आपको बताया था जजमानी सिस्टम क्या है, याद है कि नहीं आपको सर? ओके, तो नॉर्थ इंडिया में जजमानी चलती थी, महाराष्ट्र में बलुका सिस्टम चलती थी, और कर्नाटक में आइगर सिस्टम चलती थी, है ना, समझे कि नहीं समझे? तो वी हैव डिस्कस कि लेखा पद्धति टॉक्स अबाउट the village life as well. So, okay. So under the village life, we will find that the jajmans or the host, they were the big peasants and the landlords of the village. They were inviting the service providers of the village. उनको करूकार के रूप में कहते हैं। करूकार मतलब जो काम करके दे रहे थे। तो इसमें ब्लैकस्मिथ थे, कारपेंटर थे, पॉटर थे, है ना, टेनरस मतलब जो लेदर का काम कर रहे थे, प्रोफेशनल्स थे, वीवर्स थे, है ना, समझे? और इन सब लोगों के साथ जजमान के क्या संबंध थे, जजमान को कैसे रिपे करते थे, वो पता चल रहा है, ठीक है ना, समझे? So there is a prevalence of jajmani system, and it talks about the presence of 5 karukas or more than 5 karukas. क्यों? क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर्स उनको करूकास कहा गया। जैसे गांव में वहाँ पे आइगर कहते थे, महाराष्ट्र में उसको बालूटा कहते थे, है ना? तो वहाँ से बलूटादार या बलूटादारी सिस्टम आपको मिलती है सर। ओके, तो वही सिस्टम आपको यहाँ से मिलेगी सर। ओके, तो इसमें कोई ब्लैकस्मिथ था, कोई पॉटर था, कोई कारपेंटर था, इसके बारे में हमें पता चलता है। और ये अलग-अलग प्रकार की सर्विसेज देके गाँव की जो भी डिमांड है या जो भी सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस है, तो हमें जजमानी सिस्टम के बारे में पता चला अंडर द लेखा पद्धति। वी कैन राइट डाउन दिस पार्ट एज़ वेल। ओके, इसी के अंदर से वी विल फाइंड कि हमें अलग-अलग डिपार्टमेंट के बारे में पता चलता है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट भी थे, मैंने आपको बताया सर, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट में जुडिशियरी के डॉक्यूमेंट थे इसके अंदर से, और हमें ये भी पता चला कि रेवेन्यू डॉक्यूमेंट थे, टैक्स कलेक्शन के थे। तो लेखा पद्धति आल्सो गिव्स अस द डिटेल अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, समझे कि नहीं समझे? तो चालुक्य और बेसिकली जो सोलंकी चालुक्य, एक्चुअली सोलंकी इसका नाम चालुक्य है सर, मैं बताया चालुक्य कहते थे उनको, तो इट इज मोर चालुक्य, है ना, बोला जाता है चालुक्य पर है चालुक्य। तो ये सोलंकी वाघेला या चालुक्य वाघेला डायनेस्टी के बारे में हमें पता चलता है, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स को करनास कहते हैं सर, ठीक है ना, समझे? तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे चीफ सेक्रेटरी की पोजीशन थी, अकाउंटिंग कैसे चलता था, कौन-कौन ट्रेड एंड कॉमर्स को रेगुलेट करता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज के बारे में पता चलता है। मंडपिका की करना की बात की, मंडपिका की करना का मतलब क्या है कि मंडपिका मतलब मार्केट प्लेस, अगर आपको याद होगा हट्टी का मंडपिका हमने डिस्कस किया था सर। ओके, तो उसकी मार्केट को कैसे चलाना है, किस तरह से काम करवाना है, उसके बारे में हमको पता चलता है ऑफिशियल्स के बेसिस के रूप में। ये भी बताने की कोशिश करता है कि वसाल्स और हायर ऑफिशियल्स को एक करना चाहिए, है ना, समझे? एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस से कि एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा ठीक रहेगा। ये इकोनॉमिकली उस टाइम पे भारत के व्यापार की बात करता है, खास करके गुजरात के जो समुद्र किनारा था, वो हॉर्मुज से लेके पर्शियन गल्फ तक के विस्तार में कितना इकोनॉमिक इन्वॉल्व था सर, ठीक है? तो वी विल फाइंड कि इट टॉक्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड एंड इकोनॉमिक साइड ऑफ दैट टाइम एंड व्हाट वर द सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर द स्टेट एंड द फॉरेन ट्रेड एंड इंटरनल ट्रेड आल्सो टेकिंग प्लेस। इट आल्सो टॉक्स अबाउट अ सिग्निफिकेंट डिपार्टमेंट कॉल्ड श्रेणी करना। श्रेणी करना का मतलब क्या है कि एक स्पेशल डिपार्टमेंट जो श्रेणियों का ध्यान रखता है। मतलब लेखा पद्धति के समय पे भी श्रेणी एग्जिस्ट कर रही थी गुजरात में, है ना? जब ये 12वीं-13वीं शताब्दी का ट्रांजिशन था, और श्रेणी तो मैंने बताया था पहले भी मर्चेंट गिल्ड्स हुआ करते थे। तो एक नोशन ऐसा था कि सल्तनत तक आते-आते श्रेणियों का पतन हो गया। हिस्ट्री के अंदर मार्क्सिस्ट ऑथर्स लिखते हैं कि वो तो डिक्लाइन हो गया, फिर वो है ना, घी दूध की नदियाँ बहती है। तो रीजनल स्टेट्स के अंदर वी विल फाइंड कि श्रेणी स्टिल यूज्ड टू एग्जिस्ट। जैसे खिलजी ने सब कुछ कंट्रोल कर दिया था व्यापारियों को, तो उसमें श्रेणी सबको ज़्यादा नहीं ग्रोथ करती थी। तो श्रेणीज़ थी, है ना? आप देखिए बहमनीज़ में भी थी, विजयनगर में भी थी। बहमनीज़ में मलिक तुजार कौन था सर, ना? वो श्रेणी का ही चीफ था सर अल्टीमेटली। चीफ मर्चेंट था जो बेसिकली श्रेणी को भी चलाता था कारवा के रूप में। यहाँ पे भी हमको श्रेणी के बारे में पता चलता है। तो लेखा पद्धति के टेक्स्ट के अंदर श्रेणी के बारे में पता चला। ये भी हिस्टोरिकल टेक्स्ट है हमारे लिए सर, ठीक है? इसमें मनी लेंडर्स के बारे में पता चलता है। मनी लेंडर्स वर दोज़ पीपल जो पैसा ब्याज पे दे रहे थे सर, ठीक है ना, समझे? तो उससे भी हमको ये पता चल रहा है कि कैसी सिग्निफिकेंट पार्ट थी सर। ओके, इसमें मैंने आपको बताया कि व्यवहार पत्र है, जो डेट पैसा उधार पे लिया है मॉर्गेज के रूप में, उसके बारे में पता चला है। और इंटरेस्टिंग कहानी आपको ये भी देखने को मिलती है कि किसी ने पैसा लिया है अपना घर ब्याज मॉर्गेज के ऊपर रख के, या किसी ने पैसा लिया है अपने विटनेसेस को मॉर्गेज करके, अपने विटनेसेस की एश्योरेंस देके, है ना? कि जैसे मुकेश को पैसा चाहिए था तो मुकेश आया मेरे पास, मैंने बोला कि पैसा तो दूंगा पर कोई विटनेस लेके आओ। तो उसके बाद फिर ये अमित और दर्शक को लेके आए, बोले सर देखो ये गारंटी है। उसमें इन दोनों की इंप्रेशन अच्छी थी। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, ना देखो तुम दोनों की गारंटी है, ये बंदा बिल्कुल सी की भागा नहीं चाहिए। फिर एक दिन मैंने मुकेश को फोन किया, मुकेश फोन उठाना बंद कर दिया। मैंने अमित और दर्शक को पूछा, बोला कहाँ गया मुकेश? बोले सर वो तो हमने तो खाली बोला था अच्छा बंदा है, वो तो तुम्हें डिसाइड करना था कि पैसा देना है कि नहीं देना है सर, ठीक है ना, समझे? तो बंदा तो अच्छा था पर वो पैसा ना दे, ऐसा इसकी कहानी हमने बताई थी सर, ठीक है? समझ गए ना? तो ये सब चीजें लेखा पद्धति में लिखी गई है। इंटरेस्टिंग कहानी ओसवाड़ समाज के बारे में लिखा गया है। इनफैक्ट आज के बिरला से लेके जितने भी मारवाड़ी बिजनेसमैन बियानी आपको देखने को मिलते हैं, सब ओसवाड़ कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं सर, ठीक है ना? बियानी मतलब बिग बाजार वाले अपने सर, क्या बिग बाजार बेचारा तो हाथियों के बीच में पिस गया। अपना देसी वॉलमार्ट था बेचारा, है ना? वो हाथियों के बीच में बेचारा पिस गया। कोविड नहीं साहब, कॉर्पोरेट गेम होगी उसके साथ, है ना? एक इंडियन जायंट और एक वेस्टर्न जायंट, इन दोनों की गेम के अंदर सर उसकी दुकान के ऊपर ताला लग गया, वरना ठीक था सर। फिर डीमार्ट भी आया फिर उसके बाद तो, है ना? तो डीमार्ट भी ठीक ठाक, डीमार्ट ने बहुत स्मार्टनेस यूज़ की सर। डीमार्ट आप देखिए प्राइम लोकेशन पे नहीं मिलता है, गाँव के बाहर सस्ते में जमीन उठाओ, है ना? बड़ा सा वेयरहाउस लेंगे, फिर उधर ही सब कुछ डाल देंगे, कोई ज़्यादा चकामका नहीं चाहिए, समझे? सस्ते में माल उठाओ, क्वांटिटी में बेचो सर। यू सी डीमार्ट बहुत प्रॉफिटेबल है, बाकी कोई रिटेल बिजनेस में नहीं चल पा रहा है, सबका धंधा लॉस में है सुपरमार्केट वाली गेम में सर। मैं बहुत चलाया हुआ है सर सुपरमार्केट। हाँ, तो अलग ही कहानी है सर, बहुत लोग कूदे, सब लोग जल गए उसमें सर। खैर, तो विल फाइंड ये ओसवाड़ आपको मिलेंगे, ओसवाड़ एज़ अ कम्युनिटी राजस्थान से बिलॉन्ग करती है, राजस्थान गुजरात वाले रीजन से, एंड ये लोग आके वी विल कम टू नो की श्योरिटीज़ दे रहे थे, तो इसके बारे में हमें पता चला, कम्युनिटी के बारे में मैंने बताया हाउस मॉर्टगेज के बारे में हमें पता चला, तो वी कम टू नो अबाउट मेनी डिटेलिंग पार्ट, है ना, समझे? तो इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट्स में ये मैंने थीम बताई ना मैंने आपको सर, ठीक है? कि कैसे मॉर्गेज है, कैसे लोन्स ली जा रही है सर, ओके ना, समझे? रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की कहानी है, तो काफ़ी सारा डिटेल्स हमको मिलता है व्हिच वाज़ नॉट फाउंड इन द चालुक्यन डॉक्यूमेंट्स, समझे? आप देखिए कि इकोनॉमी के अंतर्गत हमें इतनी सारी डिटेल कहाँ कोई डॉक्यूमेंट के अंदर मिली? एज़ अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री आप देखिए क्या पूछा गया? लेखा पद्धति एज़ अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री इन 13th सेंचुरी विद स्पेशल रेफरेंस टू गुजरात, क्योंकि गुजरात सेंट्रल डॉक्यूमेंट थे। समझ में आया कि नहीं आपको? बिकॉज़ दिस डॉक्यूमेंट्स वर सेंटर्ड अराउंड द स्टेट ऑफ गुजरात। तो इट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू गुजरात, क्योंकि देखो ये है, ये कहानी है, इस तरह से ये डेवलपमेंट हुआ है, एंड वी विल कम टू नो कि इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें क्लैरिटी पता होनी चाहिए कि क्या-क्या चीज़ें हुई सर। समझ गए ना? अंडरस्टूड दिस पार्ट? व्हाट इज़ लेखा पद्धति? व्हाट इज़ इट्स सिग्निफिकेंस? हाँ, समझे? एंड वी विल फाइंड कि अरे जीपीएससी में भी नहीं आता है, जीपीएससी का लेवल नहीं है सर बच्चों का, समझे? आप ये मत सोचिए सर, ये यूपीएससी ये रीजनल कल्चर पूछता है। जैसे ये पूछ लिया चालुपंशिका एंड जैन स्टाइल ऑफ पेंटिंग, कैन चालुपंशिका कैन बी द प्रीकर्सर ऑफ पोथी फॉर्मेट?
क्यों? क्योंकि भारत के अंदर पहले जो लिटरेरी ट्रेडिशंस जो थे, ये लिटरेरी ट्रेडिशंस की खासियत क्या थी सर? ठीक है ना? हमने बेसिकली जब लिखने की शुरुआत की ना, पोथी समझ में आ रहा है? पोथीज़ बुक में बेसिकली कॉलम वाइज़ लिखा जाता है। ये लिखा, एक कॉलम ये लिखी, एक कॉलम ये लिखी, राइट और रॉन्ग? ये बेसिकली पैराग्राफ में आज की तारीख में ना, एक पैराग्राफ ये लिखा, फिर दूसरा पैराग्राफ ये लिखा, तीसरा पैराग्राफ लिखा जाता है, राइट सर? ठीक है। इन द ट्रेडिशनल ये पोथी फॉर्मेट जो था, ये पहले इस तरह से साहित्य भारत में लिखा ही नहीं जाता था। क्यों? प्रॉब्लम क्या था? क्योंकि बिफोर द एडवेंट ऑफ द वी कैन से पोथी फॉर्मेट, द ट्रेडिशनल इंडियन लिटरेचर वाज रिटन इन बर्च, है ना? ट्री बर्च में, लीफ में लिखा जाता था, पाम लीफ में लिखा जाता था, है ना? समझे नहीं समझे? वी विल सी कि है ना, स्टोन की इंस्क्रिप्शंस और उसके ऊपर आपको लिखा जाएगा। तो उसकी लिमिटेशंस थी कि नहीं थी सर? है ना? समझे? तो बाकी सारे मटेरियल के ऊपर लिखा जा रहा था। तो जैसे ही पेपर का एडवेंट होना शुरू हुआ, तो पेपर के एडवेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैन्युस्क्रिप्ट्स बननी शुरू हो गई। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स बेसिकली अलग-अलग फॉर्मेट में लिखी गई। ये फॉर्मेट के अंदर जब मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी गई, तो इनिशियली ये जो पोथी फॉर्मेट है, जो बुक फॉर्मेट है, मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्मेट प्रॉपर्ली हम लोग कहते हैं, कॉलम वाइज़ जो बेसिकली लिखना है, वो ऐसे नहीं आया। इसके पहले यहाँ पे वी विल फाइंड कि नैरेटिव मैन्युस्क्रिप्ट लिखने की शुरुआत हुई। नैरेटिव या पेंटिंग बेस्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स बनती है। इसको कहते हैं चारुपंचशी का स्टाइल। चारुपंचशी का मूलतः से बिल्हान करके एक स्कॉलर के द्वारा साहित्य लिखा गया था, जहाँ इन्होंने एक साइड के ऊपर लिखना और दूसरी साइड के ऊपर चित्र बनाए थे। ये क्यों बनाए थे? क्योंकि बिल्हान एक बार एक क्वीन के प्यार में आ जाता है, ऐसी कहानी है। और उसके बाद वो क्वीन मतलब कोई महारानी थी, उनके प्यार में पड़ जाता है। और उसके बाद स्टेट को पता चला, समझे? ये जो बिल्हान नामक जो ऑथर है, इन्होंने ये कांड कर दिया। तो राजा ने कहा कि उठवा दो इनको। बोले क्या करेंगे? बोले उठवाओ। बोले कैसे उठवाएंगे? बोले इनको फांसी पे लटका दो। तो बिल्हान फफड़ाट में आ गए, बोले गए अपन तो सर, ठीक है ना? तो इस बेसिस के रूप में बिल्हान ने वी विल फाइंड कि लिखा, और लिखने के ऊपर उसकी जो नरेशन थी उसके ऊपर से पेंटिंग्स बनने शुरू हो गए। समझे नहीं समझे? ये पेंटिंग्स के अंतर्गत वी विल सी कि ऊपर आपको स्क्रिप्ट मिलेगी और नीचे आपको चित्र मिलेंगे। समझ में आएगी नहीं आपको? ये चारुपंचशी का स्टाइल जो थी, उसमें मैन्युस्क्रिप्ट बेस्ड पेंटिंग्स थे। ग्रेजुअल सेंस में ऐसा हुआ कि इसमें से खाली मैन्युस्क्रिप्ट रही पर पेंटिंग गायब हो गया। इसके लिए यूपीएससी ने पूछा कि डिस्कस द चारुपंचशी एंड जैन स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स। कैन चारुपंचशी का स्टाइल ट्रूली बी कॉल्ड एज अ प्रीकर्सर टू पोथी? अंडरस्टूड और नॉट? क्या पूछा कि भाई इन दोनों के ऊपर डिस्कस करिए, और ये डिस्कशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये भी बताना है कि क्या सच्ची में बेसिकली प्रीकर्सर टू पोथी था? वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्टिंग कहानी है कि पोथी पहले से चलती आ रही थी। समझे नहीं? पोथी पहले से जल्दी आ रही थी सर ना, पाम लीफ के ऊपर भी लिखी जा रही थी, ये वो है सर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बेसिस के रूप में कुछ ऑथर्स ने कहा कि ये प्रीकर्सर है, कुछ ने कहा कि ये सक्सेसर है। पोथी यूज्ड टू एग्जिस्ट इन द पाम लीफ एंड अदर थिंग्स, ओके? पर चारुपंचिका ने जो रिवॉल्यूशन किया, उसके कारण वी विल सी कि नए तरह की एडिशन ऐड हुई, इसमें पेंटिंग्स भी ऐड होने की शुरुआत हुई। एंड देन ग्रेजुअल सेंस के अंदर हमें ये पता चलता है इन दोनों का मर्जर हुआ, फिर धीरे-धीरे फिर पोथी ही आपको मिलता है। इट इज नॉट टू बी सीन एज अ प्रीकर्सर डायरेक्टली, क्योंकि पोथी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही थी, चारुपंचिका भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। समझे नहीं समझे? है ना? तो वी विल फाइंड कि ये ऐड अप था, इसमें पेंटिंग ऐड हुआ था। ये थोड़ा बहुत वेरिएशंस आपको मिलता है सर, है ना? समझे? तो पोथी स्टाइल इज द इमिटेशन ऑफ पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट ऑन पेपर। पाम लीफ के ऊपर मैन्युस्क्रिप्ट बहुत पहले से लिखी जा रही थी। वी विल फाइंड कि इसके अंदर जैन स्टाइल और चारुपंचिका स्टाइल, ये दोनों की दोनों आपको यहाँ से मिलेगी। और इन दोनों के अंदर आपको इस प्रकार की कहानी मिलती है कि इधर चित्र बना हुआ है, इधर कुछ लिखा हुआ है। कैरिंग ऑन, ओके? एंड वी विल फाइंड कि जैनिज्म में भी इस प्रकार की चीजें थी, क्योंकि जैन में अब्रहम स्कूल ऑफ पेंटिंग कहते हैं, वो डेवलप हुआ। पर जैसे पोथी आया, तो पोथी ने धीरे-धीरे पेंटिंग को कम कर दिया, और सीधे बेसिस के रूप में वी विल कम टू नो कि इन्होंने उसको डेकोरेट करके लिखने की कोशिश की। तो पेपर के ऊपर लिखने की शुरुआत होती है, मार्जिन्स बनते हैं सर, ठीक है ना? समझे? वी विल फाइंड कि पेपर की लेंथ बढ़ती है और पोथी के रूप में सर ना, बुक के रूप में ये पूरी कंपोजिशन हुई सर, ओके? कैरिंग ऑन, ओके? इस तरह से इसका डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई। इसके अंदर फिर पेंटिंग्स आए, और पेंटिंग्स के अंदर वी विल फाइंड कि इसके अंदर बहुत प्रकार की सिमिलैरिटीज आपको मिलेगी, मतलब काइंड ऑफ आप देखोगे तो पोथी में भी कुछ जगह के ऊपर इमेजेस बनने की शुरुआत हुई, डेकोरेशन होने की शुरुआत हुई। इसके अंदर भी अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो स्त्री पुरुष के चित्र बनने की शुरुआत हुई। तो किसी ने कहा कि भाई ये पोथी में जो डेकोरेशन हुआ, जिस प्रकार की इवोल्यूशन हुआ, ये तो पहले बिल्हान करके गया था। समझ में आया कि नहीं आपको? बिल्हान ने भी यही किया ना कि देखो यहाँ पे बेसिकली लिखा, नीचे चित्र बना। ये चित्र में रूप की रानी चोरों का राजा की कहानी थी सर, एक्चुअली इसमें बिल्हान का ही पात्र है। मतलब कहानी में ये लिखा गया कि बिल्हान खुद थे जो रानी को अपने प्यार में लेके गए। तो फिर इसके रानी के फादर को पता चला सर ना, प्रिंसेस के, कि भाई देखो ये बिल्हान कुछ गड़बड़ी करते हैं। बिल्हान को फिर फांसी देने की बात की गई सर, उनको लटका दिया जाए। तो कहानी में ये है कि जब उनको फांसी दी जा रही थी, तब उन्होंने कविता गाई। तो कविता गा के जो मुख्य राजा था उसको अच्छा लगा कि यार ये बंदा जेन्युइन लग रहा है ना, इसका इमोशन सही है, गलत नहीं करेगा, तो उसको माफ कर दिया गया। समझे? ये पूरी फोक स्टोरीज के अंदर ऐसी बाइक चलती है सर, ओके? सवाल ये है कि वी विल फाइंड कि चारुपंशी का बिल्हान की तरह 10th सेंचुरी के बाद कंपोज की गई। पोथी जो है वो 11th 12th सेंचुरी के बाद निकल गया, जब प्रॉपर सेंस के अंदर मैन्युस्क्रिप्ट्स और पेपर का डेवलपमेंट हुआ। पोथी एंड चारुवंशिका हैज अ डिफरेंस बट दे हैव सिमिलरिटीज, क्योंकि पोथी में पहले लिखना ही था, फिर इसमें बॉर्डर्स और इलॉन्गेशन और पेंटिंग्स बने। इसके लिए काफी लोगों ने कहा कि भाई चारुवंशिका जो है वो प्रीकर्सर के रूप में भी था, उसके पहले से ही चल रहा था, पर पोथी की अपनी भी आइडेंटिटी है। समझ में आया कि नहीं आपको? दो टॉपिक है ना इसके अंदर, वन इज प्रीकर्सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? कि कैन चारुवंशिका कॉल्ड प्रीकर्सर टू पोथी? तो पोथी इज अ फॉर्मेट ऑफ राइटिंग ऑन मैन्युस्क्रिप्ट्स, मेनली पेपर मैन्युस्क्रिप्ट, पहले पाम लीफ पे था। पहले लिखा ही जाता था, उसमें पेंटिंग्स आए, बॉर्डर्स आई, इलॉन्गेशन हुआ, चकामका हुआ, डेकोरेशन हुआ। तो इसने कहा कि चारुवंशिका ही है। तो देखो चारुवंशिका इज अ सिंगल फॉर्म ऑफ राइटिंग। चारुवंशिका एक ही बार बना, ये पूरी पूरी कविता 50 स्टैंजास ऑफ लव पोएट्री कहते हैं चारुवंशिका को। whereas पोथी इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। पोथी इंक्लूड्स रिलीजियस डिस्कशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स एंड आल्सो द लव स्टोरीज एज़ वेल। बहुत सारी चीजें हैं पोथी के अंदर। तो वैसा नहीं था कि पोथी में खाली एक ही सब्जेक्ट की मैटर थी, एज अ पार्ट ऑफ लिटरेरी ट्रेडिशंस, ओके? इट नो डाउट कंटेन पेंटिंग्स बट दे वर नॉट सिमिलर, है ना? जैसे यहाँ तो आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल लिखा गया, नीचे चित्र है। वहाँ तो प्रॉपर बेसिकली एक स्क्रॉल टाइप बनता है, आपने देखा होगा ना पुराने टाइम के अंदर, पेपर होते हैं A4 साइज से बड़े होते हैं, और फिर यूं करके उसको पलटाना होता है, समझे? पलटाने के बाद यू कैन रीड आउट इन द कॉलम्स एंड साइमल्टेनियसली कुछ ना कुछ लिखा होगा उसके ऊपर से। तो इस वजह के रूप में जब इनको हम लोग ओरिजिन के रूप में देखेंगे या इसको प्रीकर्सर के रूप में देखोगे तो हमें अलग मिलेगा सर, ठीक है ना? समझ? ओके? सो इट्स अ लव स्टोरी ऑफ अ रॉबर वेटिंग एग्जीक्यूशन बिकॉज़ ही लव्ड द किंग्स डॉटर, है ना? शी वाज अ प्रिंसेस। और उसके बाद ये भाई साहब ने गाया गाया गाया, ऐसा गाया तो राजा उससे प्रभावित हुआ, और उसकी जो कहानी थी उसके ऊपर पेंटिंग बनाई सर, ठीक है ना? ओके? ये ऑब्लॉन्ग फॉर्मेट में थे, टेक्स्ट रिवर्स साइड के ऊपर थी, और उसके बाद वी विल सी कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसी की ही सक्सेशन पोथी में आई सर, है ना? समझे? काफी लोगों ने कहा कि देखो वेस्ट इंडिया के अंदर जो पोथी फॉर्मेट में आया वो कंटिन्यू हुआ सर, ठीक है? क्यों? क्योंकि काफी सारी सिमिलरिटीज थी, है ना? सिमिलरिटीज में किसी ने कहा कि भाई देखिए इसने भी पेंटिंग बनाया, उन्होंने भी पेंटिंग बनाया, है ना? इसने भी विल सी की कहानी लिखी और पीछे पेंटिंग बनाई, उन्होंने भी वैसा किया सर, ओके? बट देयर इज डिफरेंस एज़ वेल सर, समझ में आया कि नहीं आपको? तो नो डाउट द इंस्पिरेशन वुड हैव बीन टेकन, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? बट दे वर नॉट द सेम। कहने की बात हमारी ये है, ये जानबूझ के आपको पूछा गया था सर, ओके? कि भाई एक फॉर्मेट ऑफ राइटिंग दूसरे को इन्फ्लुएंस करेगा, है ना? पर वो प्रीकर्सर के रूप में नहीं था, क्योंकि चारुवंशिका इज अ सिंगल फॉर्म, उसके बाद उसका ग्रोथ भी नहीं हुआ। पोथी बहुत पॉपुलर हुई सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? इनफैक्ट जो जैन स्टाइल ऑफ पेंटिंग है वो भी ऐसी थी।
जैन स्टाइल ऑफ पेंटिंग, इसको अब्रम स्कूल ऑफ पेंटिंग कहते हैं, जो गुजरात, राजस्थान, एमपी में बहुत सारी जगह के ऊपर बनी, वो भी पामलिक मैन्युस्क्रिप्ट में भी थी। उसमें भी नैरेटिव आर्ट ही था। एक कथा थी जिसका नाम है कलकाचार्य कथा। कालकाचार्य आचार्य की कथा, काल के आचार्य की कथा। ये कालकाचार्य कथा के अंदर से भी पेंटिंग बना है सैकड़ों। अब्रम साहित्य जो हेमचंद्राचार्य कथा, उसके ऊपर भी मैन्युस्क्रिप्ट बेस्ड पेंटिंग बना है। बट वी विल फाइंड कि वो अलग थे और ये अलग थे। थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज आपको इसके अंदर से मिलेगी, समझ में आएगी आपको। तो पेपर को डेकोरेट करना आपको उसमें नहीं मिलता है। वी विल फाइंड कि मैन्युस्क्रिप्ट को सिंगल प्लेन के अंदर बनाना थोड़ा बहुत सिमिलर था, थोड़ा बहुत अलग था। जैसे यहाँ पे भी आपको सिंगल प्लेन सब्जेक्ट में बनाया गया। यहाँ के बैकग्राउंड बड़े प्राइमरी कलर से बनते थे। पोथी फॉर्मेट के अंदर जो बना उसमें बहुत ही अल्ट्रामराइन रेड कलर का यूज किया गया, समझिए। अब यहाँ आप देखोगे तो पेंटिंग्स के अंदर चारुवंशी का स्टाइल के अंदर वी विल सी कि थोड़ी जो आंखें थी या जो फॉर्मेटिंग था थोड़ा तरह से दिखाया गया। मतलब उसको भी मैंने फोटो दिखाया था, ये वाला था, ठीक है। अब इसको अगर आप, मैं कल आपको जैन स्कूल का पेंटिंग का बताऊंगा जो पोथी के अंदर आई है, उसमें आंखें बड़ी प्रोट्रूडिंग होती है, बाहर निकल के आ जाती है, इसमें आंखें बाहर नहीं आ रही। उसमें पॉइंटेड नोज होता है जैन पेंटिंग्स में, जो लेटर ऑन पोथी में भी आया। चारुवंशी का में आपको क्या कोई पॉइंटेड नोज और ये सब दिख रहा है? सो द सब्जेक्ट मैटर इज डिफरेंट, द थीम इज डिफरेंट। एंड चारुवंशी का की जो कंटेक्स्ट है वही और कंटेक्स्ट में लिखी गई थी। पोथी इज अ कंपाइलेशन ऑफ सैकड़ों मटेरियल, है ना, समझे समझे। उसमें बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से मिलती है। तो ये शुरू तो नो डाउट जैन पेंटिंग्स के अंदर से थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हो गया, चारुवंशी से का भी इन्फ्लुएंस हुआ था। बट चारुवंशी का कैन ट्रूली बी कॉल्ड एज अ प्रीकर्सर, तो हम मना करेंगे, है ना, समझे। कि देयर आर डिफरेंसेस बेस्ड ऑन दैट, गेटिंग अपॉइंट, डिफरेंसेस बहुत है। पोथी वाज मोर ऑफ अ सक्सेसर टू चारुवंशी को। आप देखिए कि पोथी वाले इन्फ्लुएंस हुए थे, चारुवंशी वाले कैसे बेसिकली प्रीकर्सर, मतलब इसके पहले ये आया, उससे इन्फ्लुएंस होकर इसने पहले बना दी। ये तो वही बात होगी ना कि मुकेश एक बाइक बना रहे थे, मुकेश की बाइक का जो विजन था उसको देख के दर्शन ने एक साइकिल बना दी। फिर कहा गया कि दर्शन साइकिल कैन बी सीन एंड इट कैन बी कॉल्ड एज अ प्रीकर्सर टू मुकेश बाइक। अरे भाई, हाउ कैन यू कंपेयर बाइक एंड, वो पहले बना दिया उसने, वो प्रीकर्सर हो गया, वो पूरा मॉडल अलग है, उसकी थीम अलग है, समझे। सिमिलरिटी उसका मतलब ये तो थोड़ा है ना, बैलेंस करके लिखा। थोड़ा बहुत पेंटिंग्स के ऊपर आपके और डिस्कस करूंगा सब कुछ, चारुवंशी का स्टाइल बड़ी सिग्निफिकेंट है, गेटिंग। तो इस तरह के ऐसे मतलब कभी-कभी ये एक्चुअली आर्ट एंड कल्चर में जीएस में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं चारुवंशी का जैन स्टाइल ऑफ पेंटिंग, है ना। तो वी विल फाइंड कि सिमिलरिटीज उसका मतलब ये थोड़ी है कि ये जैन पेंटिंग और चारुवंशी का ये दोनों के दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल बने 10th 11th सेंचुरीज में। एंड पोथी फॉर्मेट उसके बाद आया जब पेपर प्रॉपर बनना शुरू हो गया, है ना। क्योंकि पोथी मूल पेपर में ही लिखी है, बाकी तो आप पाम लीफ में कितनी पोथी बना पाओगे, है ना, पत्ते को तो दीमक खा जाएगा। आप क्या पाम लीफ से बना सकते हो, थाली नहीं बना सकते अपन पतराड़ा, समझे, उसमें सब्जी लीक हो जाती है सर, गेटिंग। तो उसमें कितना तुम साहित्य करोगे सर, पाम लीफ की थालियां बनती है ना सर, इको फ्रेंडली, बच्चों ने बहुत खाई सर, गेटिंग। सो द फॉर्मेटिंग ऑफ पोथी बिकेम प्रोमिनेंट, उसमें भी पेंटिंग आए, समझे नहीं समझे। बट देन दे आर क्वाइट डिफरेंट हो गए। तो इस तरह के कल्चरल हिस्ट्री से सवाल बहुत आए इस पीरियड में। नेक्स्ट टाइम मेरे को लग रहा है ओवरऑल ओवरऑल पूछेगा। और प्रोविंशियल किंगडम्स के अंतर्गत आपको रीजनल आर्ट एंड कल्चर के ऊपर से सवाल आएगा अलग से ही, 15 मार्कर का या 20 मार्कर का, सर, ना, अलग से ही मांडू उधर इकट्ठा करते हुए सब कि इसमें लिटरेरी ट्रेडिशंस के बारे में बताए, सोशियो रिलीजियस कंडीशंस के बारे में बताए, सोशियो कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, समझे। बनाना लीफ ठीक है सर, हमारे यहाँ बनाना मिलता नहीं है तो लीफ कहाँ से मिलेगा सर। तो हमको तो बाकी सारे जो पत्ते होते हैं उसको इकट्ठा करके उसको, है ना, सील के उसकी थाली बनानी पड़ती है, गेटिंग अपॉइंट। कंक्लूजन में हम यही लिखेंगे कि चारुवंशी का स्टाइल इनिशिएटेड अर्ली, द पोथी फॉर्मेट डेवलप्ड इन द लेटर पीरियड, नो डाउट दे हैड सिमिलरिटीज, समझे। बट चारुवंशी का हैड अ वेरी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, है ना, इट वाज मेनली अपॉन पेंटिंग। चारुवंशी का स्टाइल ऑफ पेंटिंग ही है, पोथी को कभी पेंटिंग फॉर्मेट में देखा ही नहीं हमने, अंडरस्टूड द पार्ट। तो कंक्लूजन इस तरह से गुजरात में नहीं, गुजरात में मिलता है ऐसा थोड़ी नहीं मिलता, है ना। अभी तो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट सब लेके आता है ना, साउथ इंडियन जैसे एक वड़कम करके जगह, वड़कम, वड़कम वाला वो सब जगह पे खिलाता है, वो पाम लीफ के ऊपर, मतलब केरला के ऊपर तो सब लगाते हैं। पहले नहीं था ना सर, ठीक है। अब तो क्या साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन सात्विक है सर, मतलब व्हेनेवर आई ट्रैवल आई टेंड टू ईट साउथ इंडियन फूड, मगजमारी नहीं चाहिए सर, इडली सांभर डोसा खाओ, मौज करो जीवन के अंदर। हाँ, ये जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग है, इसमें भी आपको सेम दिखता है। देखिए ये साहित्य आया, ये पेंटिंग आया, है ना। इवन पाला में भी सेम मिलेगा, आप देखोगे पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग में भी सेम मिलता है 8th सेंचुरी से, सर, 8th एंड 9th सेंचुरी, उसमें भी यही था कि यहाँ पेंटिंग आएगा, यहाँ लिटरेचर आएगा, बंगाली लिटरेचर। तो सो मच ऑफ सिमिलरिटीज। बहादुर शाह को डुबा दिया, किसने डुबाया है? अपना तपड़ी में पहुंच डुबा दिया। किसका पेंटिंग है? तो कहाँ गया बहादुर शाह, किधर गया, किधर गया? अरे ये रहा, इनमें से कोई एक होगा सर। ये मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ यही लग रहा है सर, रेड वाला है ना सर, लग ही रहा है सर, मैं समझ इसको। तो तलवार वलवार निकाल, बचाओ बचाओ, पहुंच धक्का मार दिया इसको, है ना। तो गोलू है ना सर, ओके। देखो यूपीएससी ने पूछा था हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट टाइम एज अ फेलियर एंड सेकंड टाइम ऐसा कुछ पूछा था, निबंध पूछ लिया था, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। उसके बाद उसने दो आगे की लाइन लिखी थी, नॉट एबल टू रिकॉल, सेकंड इज अ फर्स्ट इज अ विक्ट्री एंड सेकंड इज अ फेलियर, ऐसा कुछ था कहानी। नहीं, वो तो सीरीज ऑफ विक्टर्स था, व्हाट वाज द एसे दैट यूपीएससी हैड आस्क्ड, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, उसका आगे की कहानी है ऐसा। दोस्त स्टोरी लाइन, ठीक है, नॉट एबल टू रिकॉल, 2020 के ऐसे में आया था। तो रिपीट बहुत हुई है सर, गलतियां बहुत शासकों ने की है। जलालुद्दीन खिलजी की गलती बहादुर शाह ने किया तो बढ़ गया, वही गलती देखो छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं करेंगे। आगरा बुलाया गया तो ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कि क्या करना है। छत्रपति न्यू अबाउट दिस पार्ट कि आगरा जाएंगे तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि हाँ, ये आया था ना, फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी एंड सेकंड एज अ फार्स, मैंने बताया ना, फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी। तो द सेम ओल्ड स्टोरी वाज रिपीटेड व्हेन औरंगजेब कॉल्ड, ही वाज छत्रपति वाज गिवन द एश्योरेंस बाय जयसिंह, है ना। तो छत्रपति हैड ऑलरेडी डिमार्केटेड द रूट कि क्या करना है, ही ऑलरेडी हैड एंटिसिपेटेड दिस वाज बाउंड टू हैपन, ये कुछ करेगा उल्टा सीधा। और उस टाइम पे फिर निकलना कैसे है सर, ओके। तो वो देखो रिपीट नहीं हुआ फिर थर्ड टाइम पे। यू फाइंड हिस्ट्री से नहीं ना कि व्हाट वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री वी शुड नॉट लर्न फ्रॉम इट, ओके। सो इट रिपीट्स एज अ ट्रेजेडी एंड सेकंड एज अ फार्स, पहली बार ट्रेजेडी हुई, फार्स। ब्रिटिश कंक्वेस्ट में भी यही हुआ, इधर बहादुर शाह में भी यही हुआ सर, ठीक है, सब जगह पे यही होता है। इनफैक्ट आप ऑप्शनल के विद्यार्थी तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप हिस्टोरिकल निबंध ही लिखना सर, एक निबंध हिस्टोरिकल 125 मार्क आपके रोकड़े, 120 मार्क्स आप कैचिंग कर सकते हो आराम से, समझे। क्योंकि इवन जीएस के स्टूडेंट ने लिखा है ना, आई नो सर्टेन स्टूडेंट जो पिछली बार उनका ऑप्शन भी लिखा, पर हिस्ट्री इतना कॉम्प्रिहेंसिव अपने जीएस में थोड़ा डेप्थ में पढ़े, एनालिटिकल डिस्कशन ज्यादा करते, तो दे वर एबल टू रिकॉल आउट थिंग्स, बोले सर तो जीएस के एग्जांपल लिखो, अच्छा लिखा, अच्छा से मार्क्स भी आया, पिछली बार एक स्टूडेंट का मैसेज आया, मतलब ऑप्शनल हो बोले नहीं सर, ओके। तो यूजिंग हिस्टोरिकल नॉलेज इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स ना, देखो यू प्रिपेयर इन सच अ वे कि इट शुड हेल्प यू आउट इन द एप्लीकेशन इन ऑल द अदर प्रिपरेशंस, जीएस 3 जीएस 4 ऐसे, है ना, एवरीवेयर। डोंट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ,
है ना, कि भाई मैं खाली हिस्ट्री नहीं नहीं नहीं, इसको अलग से पढ़ूंगा, एक बार पढ़ लो, इंटरकनेक्ट करके थोड़ा थीम लिखो, समझ जाओ, मार्क्स मिलने चाहिए। अरे यार पेपर 2 का एनालिसिस का टाइम ही नहीं मिला ऑनेस्टली, अभी इतना बैक टू बैक काम चल रहा है, समझे? तो पर मैं प्लान ये कर रहा हूँ कि एक बार पेपर 2 अपना शुरू हो जाए ना, उसके पहले कर देंगे अपन सर, ऐसे के ऊपर लेते हैं एक बार, थोड़ा सिलेबस तो कंप्लीट होने दो। चलिए इसको पहले से प्लान मत करो, कुछ नहीं होगा, मतलब गजब बेइज्जती है, गजब बेइज्जती है। आप ठीक है ना, तो छोटा मोटा बड़ी बात हो जाएगी सर, ओके, पर आप पीवाई की उठा के कोई भी देख लीजिएगा, है ना, कोर एरियाज में से आप में से बहुत लोग को लग रहा होगा हम लोग बहुत सारे टॉपिक को या इधर उधर की बातें टच नहीं कर पा रहे, है ना, बट इफ यू सी द पीवाई क्यूज यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल एरिया जो आपका लेफ्ट आउट होगा, उतना मैं आपको एश्योरेंस करके दूंगा। फिर प्रैक्टिस आपको करनी है, अभी डीएपी भी हमने शुरू कर दिया इसके लिए, तो बाय द टाइम नेक्स्ट ईयर ये पीवाई क्यूज और डीएपीस हम इकट्ठा करेंगे। एक भी देखो मैपिंग में मैं उतना भार देता हूँ, उतना ऐसा नहीं कि नहीं दे रहा हूँ, चलो लोगों को लग रहा है मैपिंग को लेके प्रॉब्लम होती है, पर मैपिंग है ना जैक इन द बॉक्स है, समझ में निकला है ना, फटा पोस्टर निकला हीरो या निकला जीरो है, उसमें 60% एरिया ऐसे होंगे जो प्रैक्टिस से आ ही जाएंगे, खाली उसकी ग्रिड बनाना सीख लोगे तो कुछ एरिया ऐसे है जहाँ आपको काम करना पड़ता है तगड़ा वाला सर, ना, और जो मेन कोर एरिया वो यही है, इसको समझ जाओगे तो मैपिंग की लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है ना। अब आपको एक लोकेशन, ये चोला मैं आपको पूछी थी इस बार, मुवाड़ कोविल, तो मुवाड़ कोविल अगर आपको अलवर के बारे में थोड़ा बहुत पता है ना, चोला कल्चर के बारे में पता है, तो आप लिख पाओगे सर, ओके, बाकी मसाला क्या करोगे, तो मेन स्टैटिक पोर्शन है, मैपिंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ इट, एक एप्लीकेशन, चलो एक मैप का भी करते हैं, आई गिव द लोकेशंस टू द, वो मैप का भी करते हैं इनिशियली, हां आई डू वन मैपिंग का भी 1 घंटे का करवाता हूँ, वो अच्छा आइडिया दिया आपने, है ना, लेट अस डू इट वन से ये भी कर देते हैं, समझे? थोड़ा मजा, फिर उसके ऊपर आई डू अ ग्रिड सेशन, है ना, अपना मैप करके उसको कराओ तो ज़्यादा ठीक रहेगा, वो भी चीज़ है। चलिए सर, मैं कल मिलता हूँ, अभी 2 दिन है हमारे पास, 10, 11, 12, है ना, 10, 11 एंड 12 भी होगा, 3 डेज़ आई गेस, 12 को सुबह दिवाली की अपन यहाँ पे सेशन कंप्लीट करके फिर खत्म करेंगे सर। चलिए सर, बाय बाय, प्लीज़ टेक